यो कसो होमीज। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, मैंने जितनी भी सीरीज शुरू की है उनको जल्द से जल्द कंप्लीट करूंगा। बस बदले में तुम्हारा एक छोटा सा सपोर्ट चाहिए। हम 100 के सब्सक्राइबर्स के बहुत क्लोज हैं और अगर ये महीना खत्म होने से पहले हमारे 100 के हो गए तो मैं दूसरे मानवा यूट्यूबर्स की वो इनकम्प्लीट सीरीज भी अपने चैनल पर कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा, जिनके सेकंड पार्ट कभी नहीं आने वाले। बस कमेंट में बता देना कि कौन सी सीरीज देखनी है, मैं उसे ढूंढ कर एक्सप्लेन कर दूंगा। और वीडियो को लाइक और हाइप जरूर करना ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा व्यूज गेन कर सके। चलो अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा मेरी बीवी के साथ झगड़ा हो जाता है। हमारा झगड़ा इसलिए शुरू हुआ था क्योंकि मैंने जो पैसे कंपनी के एम्प्लॉयज को सैलरी देने के लिए बचा के रखे थे, उसने वो पैसे अपने मेकअप और अपनी शॉपिंग पे खर्च कर दिया। ये सुनने के बाद मुझे काफी गुस्सा आता है। मैं उससे कहता हूँ काफी सारे लोग अपनी सैलरी का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें पैसे देने के लिए हमने जो घर पिछले साल खरीदा था उसे बेचना पड़ेगा। ये सुनने के बाद मेरी बीवी गुस्से में कहती है हम वो नहीं बेच सकते। मैं उससे कहता हूँ वो घर मैंने अपने खुद के पैसों से खरीदा था, तो तुम मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है। पर तभी मेरी बीवी मुझे बताती है मैंने वो घर मेरे छोटे भाई को दे दिया। उसके बाद वो अपना पर्स उठाती है और गुस्से में मुझसे कहती है तुम मेरे सामान को हाथ नहीं लगा सकते। मुझे काफी गुस्सा आता है और उससे वो पर्स मैं छीनने लगता हूँ। मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उससे वो पर्स छीन लेता हूँ और उस पर्स को चेक करने लगता हूँ क्योंकि उस घर के डॉक्यूमेंट्स उसके पर्स में थे। पर जैसे ही मैं पर्स चेक करता हूँ मुझे कुछ नहीं मिलता। मेरी बीवी मुझे बताती है मैंने तुमसे कहा तो मैंने वो घर अपने भाई को दे दिया है, हम उस घर में उसकी शादी करेंगे, तुम वैसे भी मुझे पैसे नहीं देने वाले थे। ये सुनने के बाद मेरा दिमाग चलना बंद हो जाता है, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मैं उससे कहता हूँ मैं तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूँ। ये सुनते ही मेरी बीवी हैरान हो जाती है। वो कहती है आखिर तुम क्या कह रहे हो। मैं सोफे से उठता हूँ और कहता हूँ मुझसे अब और नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता। मैं सच में तुम्हारे प्यार में अंधा हो चुका था। और ये कहकर मैं अपने घर से निकल जाता हूँ। मैं रास्ते में चलते चलते काफी सोच विचार में था। मैं इतनी गहरी सोच में था कि मुझे पता भी नहीं चलता कि मैं कब रोड के बीच में आ चुका हूँ। मैं रोड पर चल ही रहा होता हूँ तभी एक कार मुझे आकर ठोकर मार देती है। मेरा फोन उस टक्कर की वजह से मेरे हाथ से छूटकर हवा में उड़ने लगता है। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। मुझे कुछ चीजें दिखाई देती हैं। एक आवाज मुझे सुनाई देती है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तभी सब कुछ शुरू होता है। और जैसे ही आवाज बंद होती है मुझे एक लाइट दिखाई देती है और अचानक से मेरी आंखें खुलती हैं। मैं तुरंत घबराया हुआ उठता हूँ। मेरे मन में एक ही सवाल था, मैं जिंदा कैसे बच गया। मेरा ध्यान अपनी आसपास की चीजों पर जाता है। मैं एग्जाम रूम में बैठा हुआ था। मुझे याद आता है ये एग्जाम तो मैंने कॉलेज लाइफ शुरू होने से पहले दिया था। मेरा ध्यान मेरे टीचर की तरफ जाता है। वो बिल्कुल वैसे ही थे जैसे वो हुआ करते थे। मैं अपने क्वेश्चन पेपर को देखता हूँ जिसमें डेट पड़ी होती है और ये कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम होता है। मैं कसकर अपने पैर पर पंच करता हूँ और मुझे दर्द महसूस हो रहा था। ये पहली बार था जब दर्द होने पर भी मुझे खुशी होती है। मैं काफी एक्साइटेड हो जाता हूँ क्योंकि इस मोमेंट पर मुझे पता चल चुका था मैं टाइम में पीछे आ चुका हूँ। अब मैं अपनी गलतियों को दोबारा नहीं दोहराऊंगा। मैं तुरंत घड़ी की तरफ देखता हूँ। एग्जाम खत्म होने में 45 मिनट बचे थे क्योंकि अब मैं समय में पीछे आ चुका हूँ, इसीलिए मुझे टाइम का अच्छे से इस्तेमाल करना होगा। मैं तुरंत अपना पेपर लिखना शुरू कर देता हूँ। ये एग्जाम इंग्लिश का होता है। मुझे इंग्लिश इतने अच्छे से तो नहीं आती। पिछली बार मेरे एग्जाम खराब जाने की वजह से मैं एक बेकार के कॉलेज में चला गया था। मैं वो गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा। मैं क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देखने लगता हूँ क्योंकि मेरे पास मेरी पिछली जिंदगी की मेमोरीज है, इसीलिए मैं याद करने की कोशिश करने लगता हूँ कि सही आंसर्स कौन से हैं। मैं अपने दिमाग पर काफी ज्यादा जोर डालता हूँ और धीरे धीरे करके मुझे सारे आंसर सही याद आने लगते हैं। मैं हर एक आंसर को सही लिखना शुरू कर देता हूँ। मैं अपने मन में सोचे जा रहा था, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मुझे सारे आंसर याद आ गए। शायद से भगवान ने मुझे एक और मौका दिया है। मैं तुरंत अपना एग्जाम लिखना शुरू कर देता हूँ बिना किसी देरी के। टीचर सारे लोगों पर ध्यान दे रहे होते हैं ताकि कोई चीटिंग ना कर सके। मेरा पेपर कुछ देर में हो जाता है। मैं अपने मन में सोच रहा होता हूँ इस बार मैंने पूरा पेपर सही करा है, अब मुझे उस बेकार के कॉलेज में नहीं जाना पड़ेगा। पूरा पेपर करने के बाद मैं बैठकर आराम करने लगता हूँ। तभी एग्जाम की जो बेल होती है वो बज जाती है, यानी एग्जाम खत्म हो चुका है। मैं तुरंत एग्जाम रूम से बाहर आता हूँ और हॉल में चलते हुए सोच रहा होता हूँ इस बार मुझे फ्यूचर में क्या बनना चाहिए। मैं गया जो कि पिछली जिंदगी में मेरी बीवी थी, मैं इस बार उसे अपनी जिंदगी खराब करने नहीं दूंगा। मेरा नाम है शुयान और मैं टाइम में पीछे आ चुका हूँ। मेरे चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान होती है, मानो जैसे मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। जब मैं स्कूल से निकल कर आगे जा रहा होता हूँ तभी पीछे से कोई मुझे आवाज देता है, अरे ओए शुयान मेरे लिए तो रुको। मैं तुरंत पलट कर देखता हूँ और मैं देखता हूँ मेरा एक पुराना दोस्त मेरी तरफ भागते हुए आ रहा होता है। वो कह रहा होता है, शुयान आखिर तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो, तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं करा। मैं अपने उस दोस्त को देखकर खुश हो जाता हूँ। अरे मेरे भाई वे तुम कहाँ रह गए थे। वे मेरे पास आता और मेरे कंधे पर हाथ रखता और कहता है, अरे यार मैं बस तुझसे कुछ ही दिन नहीं मिला था और तू मुझे भूल गया क्या, एग्जाम ने तेरा दिमाग खराब कर दिया। मैं उससे मुस्कुराते हुए कहता हूँ, अरे नहीं यार सब ठीक गया, चलो चलते हैं। वे मेरा स्कूल टाइम का बेस्ट फ्रेंड है और जरा इसको अभी देखो तो ये कितना जवान लग रहा है। इस बेचारे को पता भी नहीं कि आगे चलकर इसका पेट बाहर आ जाएगा और इसकी किस्मत इसको कितना परेशान करने वाली है। वे शुयान से पूछता है, तो तेरा टेस्ट कैसा गया। मैं उसे बताता हूँ। वो काफी ज्यादा अच्छा गया, मुझे पूरा यकीन है कि मैं किसी टॉप कॉलेज में जा सकता हूँ। ये सुनने के बाद मेरा दोस्त वे कहता है, क्या मजाक कर रहे हो यार, तुम और टॉप कॉलेज, ठीक है अगर तुम टॉप कॉलेज में चले गए तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा। ये सुनने के बाद मैं कहता हूँ, ठीक है फिर तो तैयार हो जाओ मेरे गुलाम बनने के लिए। ये सुनने के बाद वे हैरान हो जाता है और वो कहता है, यार तुम तो काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हो। उसके बाद वे मेरे पास भागते हुए आता है और मुझसे कहता है, चल आजा दूसरे स्कूल के भी चक्कर लगा लेते हैं। मैं उससे कहता हूँ, पर क्यों। वे कहता है, क्यों से तेरा क्या मतलब है, मैं गया को देखने और क्या। तुम हर टेस्ट देने के बाद उसे देखने नहीं जाते थे उसके स्कूल में, क्या तुम ये भी भूल चुके हो।
मैंग्याओ का नाम सुनकर मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और मैं कहता हूँ नहीं, मुझे उसे देखने नहीं जाना। और ये कहने के बाद मैं जल्दी जल्दी आगे जाने लगता हूँ। वह पीछे से आते हुए कह रहा होता है, हे इतनी तेज भी मत भागो। वो मुझे रोक कर कहता है, यार मैंग्याओ तो तेरी 3 सालों की क्रश है, तुम हर सुबह उसके लिए ब्रेकफास्ट भी लेकर आते थे, वो भी 3 सालों तक लगातार, तो अचानक से तुम्हें क्या हो गया? ये सुनने के बाद मैं वे से कहता हूँ, नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बस अपने घर जाना चाहता हूँ ताकि मैं अपने पेरेंट्स के साथ डिनर कर सकूँ। ये सुनने के बाद वे कहता है, शुयान आज तुम काफी अजीब लग रहे हो, तुम्हें आखिर हुआ क्या है? मैं उससे कहता हूँ, हाँ मुझे भी लगता है कि मैं थोड़ा वियर्ड बन चुका हूँ। तभी मुझे किसी और पर्सन की आवाज आती है। मैं तुरंत उधर पलट कर देखता हूँ। तब मैं देखता हूँ मेरी आंखों के सामने मेरी मॉम खड़ी होती हैं। वो मुझे अपने पास बुलाती हैं। मैं वैसे कहता हूँ, आज के लिए बहुत हो गया भाई, चल कल रात नेट कैफे में मिलते हैं, मैं अभी जा रहा हूँ। ये कहकर मैं वहां से जाने लगता हूँ। वे पीछे से कह रहा होता है, यार ये बातों को कितनी जल्दी बदलता है। मैं अपने पेरेंट्स के पास भागते हुए चला जाता हूँ। मेरे मॉम एंड डैड दोनों मुझे लेने के लिए आए होते हैं। मैं उनके साथ कार में बैठ जाता हूँ। मेरी मॉम मुझसे टेस्ट के बारे में पूछती हैं। ये सुनने के बाद मेरे डैड जो कि कार को ड्राइव कर रहे होते हैं वो कहते हैं, हमने एग्री करा था कि हम उससे इस बारे में नहीं पूछेंगे, तुम उस पर प्रेशर मत डालो। मेरी मॉम ये सुनने के बाद कहती है, मुझे बस मेरे बेटे की चिंता है, ना कि आपके बिजनेस की। मैं आराम से कार में बैठा होता हूँ और मैं अपने मॉम डैड से कहता हूँ, आप लोग चिंता मत करिए, मैंने काफी अच्छा करा है। ये सुनने के बाद मेरी मॉम कहती है, क्या तुम सच कह रहे हो? मैं उनसे कहता हूँ, मेरे नंबर एवरेज से ज्यादा आएंगे, मेरे नंबर्स के साथ मैं टॉप यूनिवर्सिटी में भी जा सकता हूँ। ये सुनने के बाद मेरे डैड खुश हो जाते हैं और वो खुशी में कहते हैं, चलो चलते हैं इसी बात पर कुछ खाकर आते हैं। मेरे बेटे आज रात मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक करूंगा। मेरी मॉम भी काफी खुश होती है और वो कहती है, मुझे पहले से पता था मेरा बेटा बहुत ही ज्यादा समझदार है। मैं अपने मन में सोच रहा होता हूँ, मेरी पिछली जिंदगी में मैंने बहुत सारी बेवकूफी करी थी, इसीलिए आप दोनों को बहुत सारी मुश्किलें उठानी पड़ी थी। मैं दोबारा वो सब गलतियां नहीं करूंगा। बाहर खाना खाने के बाद हम अपने घर पर वापस आ जाते हैं। मैं टॉवल से अपना चेहरा पोंछ रहा होता हूँ। मैं मिरर में खुद को देखने लगता हूँ। अपने मन में सोचता हूँ, मुझे काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरी बॉडी वापस से पहले जैसी हो गई है। मैं मिरर में खुद को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता हूँ। मैं वॉशरूम की लाइट्स को टर्न ऑफ करता हूँ और अपने मन में सोच रहा होता हूँ, मैं गया तुम इतनी भी कुछ खास नहीं थी, पर पता नहीं क्यों मुझे तुमसे प्यार हो गया, क्योंकि उसने मुझे कभी मना नहीं करा था, इसीलिए मुझे लगा था कि वो मुझे पसंद करती थी। पर अब मुझे समझ आ रहा है कि वो बस मुझे बेवकूफ बना रही थी, मैं बस उसका बैकअप प्लान था। मैं अपने कमरे में जाकर एक चेयर पर बैठ जाता हूँ और अपने फोन को चेक करने लगता हूँ। मैं देखता हूँ मैंने मैंगियो का नाम बेबी करके सेव कर रखा था, जो कि मुझे अब काफी ज्यादा क्रिंज लगता है। मैं तुरंत सेव इट कॉन्टैक्ट्स में जाकर वो नाम हटा देता हूँ। तभी मुझे मैंगियो का मैसेज आता है, जो कि उस मैसेज में कह रही होती है, तुम आज मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? मैं अपने मन में सोचता हूँ, फाइनली इस महारानी को रियलाइज हो गया कि मैंने इसका पीछा करना बंद कर दिया है। मैं मैंगियो का जवाब देते हुए कहता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं था। हम मैंगियो को देखते हैं जो कि अपने घर पर बैठी होती है और वो ये मैसेज देखकर गुस्सा हो जाती है और वो कहती है, तुम कैसे बेवकूफ हो, अगर तुम ऐसे ही मुझसे बात करने वाले हो तो मैं तुमसे बात करना बंद कर दूंगी। ये कहकर मैंगियो अपना फोन रख देती है। मैं तुरंत उसका ये मैसेज देखता हूँ और रिप्लाई में कहता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैं भी अपना फोन रख देता हूँ और जाकर विंडोज की तरफ खड़ा हो जाता हूँ। मैं अपने आप से कह रहा होता हूँ, कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम सिर्फ मेरा पहला स्टेप है। इन दिनों सिर्फ डिग्री से कुछ नहीं होता। काश मुझे लॉटरी के नंबर्स याद आ जाए। ई कॉमर्स भी काफी बढ़िया चीज है। मैं यूट्यूबर बनकर वीडियोस भी बना सकता हूँ और लाइव स्ट्रीम भी कर सकता हूँ, पर वो सब अभी से करना काफी जल्दी हो जाएगा। अभी 2040 चल रहा है। ओह मुझे याद आया, एक स्टॉक काफी ज्यादा फटा था 2014 से लेकर 2015 तक। हाँ मुझे सही चीज याद आई, स्टॉक मार्केट। वो स्टॉक्स 2000 पॉइंट से बढ़कर 5000 पॉइंट्स तक पहुंच गए थे। अगर कोई गधा भी वो स्टॉक्स खरीद लेता है तो वो बहुत अमीर बन जाएगा, पर स्टॉक को खरीदने के लिए मुझे पैसे चाहिए होंगे। मुझे किसी भी तरह पैसों का जुगाड़ करना होगा। मैं अपने कमरे से बाहर निकलता हूँ और मैं देखता हूँ मेरी मॉम हॉल में सोफे पर बैठकर किताब पढ़ रही होती हैं। मैं तुरंत उनके पास जाता हूँ और जमीन पर बैठ जाता हूँ और उन्हें मस्का लगाते हुए कहता हूँ, मेरी प्यारी और अच्छी मदर मेरी बात सुनिए, क्या मैं आपसे किसी चीज के बारे में बात कर सकता हूँ? मेरी मॉम कंफ्यूज हो जाती है और वो कहती है, तुम्हें किस बारे में बात करनी है? मैं उनसे कहता हूँ, क्योंकि अब एग्जाम खत्म हो चुके हैं, क्या मुझे कुछ पैसे मिल सकते हैं? और ये कहते हुए मैं कुछ आंसू भी बहा देता हूँ। ये सुनने के बाद मेरी मॉम कहती है, ठीक है मैं तुम्हें 500 दूंगी, जाओ और उन पैसों को मेरे पर्स से निकाल लो। ये सुनने के बाद मैं मेरी मॉम से कहता हूँ, मॉम अगर मैं टॉप यूनिवर्सिटी में चला जाता हूँ तो मेरे ग्रैंडपा और ग्रैंड माँ और सारे लोग मुझे पैसे देंगे और मुझे ग्रेजुएशन पार्टी में भी काफी सारे पैसे मिलेंगे गिफ्ट में। क्या मैं वो सारे पैसे खुद यूज कर सकता हूँ? ये सुनने के बाद मेरी मॉम थोड़ा गुस्सा होती है और वो कहती है, तुम शैतान बच्चे, तुम्हारे एग्जाम अभी अभी खत्म हुए और अभी से तुम्हारी नजर पैसों पर पड़ गई है। ठीक है चलो मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, अगर तुम टॉप यूनिवर्सिटी में जा पाए तो वो सारा पैसा तुम्हारा है। मेरी मॉम से ये सारी बातें करने के बाद मैं अपने बेड पर जाकर सो जाता हूँ और डायरेक्ट सुबह ही मेरी आंखें खुलती हैं। मैं तुरंत उठता हूँ और अपने रूम से बाहर आ जाता हूँ। मैं फ्रिज में से कुछ एग्स लेता हूँ और किचन में आकर ब्रेकफास्ट बनाने लग जाता हूँ। मैं अपना ब्रेकफास्ट खुद से ही बना रहा था। ये करते हुए मुझे मेरी मॉम देख लेती हैं। वो मेरे डैड को बुलाते हुए कहती हैं, जरा यहाँ आइए, देखिए तो जरा हमारा बेटा क्या कर रहा है। मेरे डैड आते हैं और वो मुझे किचन में देखकर काफी हैरान होते हैं और वो कहते हैं, ये तो ब्रेकफास्ट बना रहा है। मैं अपने मन में कह रहा होता हूँ, मैं क्या शादी के बाद कभी भी किचन में नहीं आई थी। मैंने बहुत कोशिश करी थी उसे कुकिंग सिखाने की, वो बस मुझसे गुस्से में कहती थी, अगर तुम घर पे हो तो मुझे खाना बनाने की क्या जरूरत है? अगर मैंने तुमसे शादी करी है तो मैं खाना क्यों बनाऊं? मैं अपने मन में कहता
कहता हूँ क्या पागल औरत थी वो। मैं अपने हाथों से बनाया हुआ खाना टेस्ट करता हूँ और वो काफी अच्छा बना होता है। मैं टेबल पर सबके लिए ब्रेकफास्ट लगा देता हूँ। मेरी मॉम डाइनिंग टेबल पर बैठकर मेरे डैड से कहती है क्या ये हमारे बेटे का कोई डुप्लीकेट तो नहीं है। मैं उन लोगों से कहता हूँ जल्दी से अपना नाश्ता फिनिश करिए वरना आप लोगों को काम के लिए देर हो जाएगी। मेरे डैड को मेरे हाथों का खाना काफी अच्छा लगता है और वो कहता है शुयन ये सब तुमने काफी मजेदार बनाया। आखिर तुमने कुकिंग करना कब सीखा। मैं अपने फोन को हाथ में उठाता और कहता हूँ मैंने खाना बनाना फोन पर देखकर सीखा है। मैं अपने मन में कहता हूँ अभी तक मैंने बस एक बार ही ब्रेकफास्ट बनाया है और ये लोग इतना ज्यादा खुश हो गए। मैं पहले कितना बेकार बेटा हुआ करता था। मैं बाहर वालों की सेवाएं करता था और अपनी फैमिली को बेकार ट्रीट करता था। तभी मेरी मॉम मुझसे पूछती है शुयन छुट्टियों के लिए तुम्हारा क्या प्लान है। तभी सीन शिफ्ट होता है मैंगियाओ पर। वो अपना फोन उठाती है और शुयन के साथ अपनी चैट्स देखती है। शुयन ने अभी तक उसको कोई भी मैसेज नहीं किया होता। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर शुयन को हुआ क्या है। वो शुयन को मैसेज करते हुए कहती है आखिर चल क्या रहा है। क्या तुम आज भी मुझसे मिलने नहीं आने वाले हो। अगर तुम आज नहीं आए तो मैं कभी भी तुमसे बात नहीं करूंगी। मैंगियाओ काफी ज्यादा गुस्सा होती है। सीन वापस से शुयन के ऊपर शिफ्ट होता है। शुयन अपना फोन चला रहा होता है और वो कहता है मैं इस बार अपनी लाइफ को एंजॉय करूंगा। वो अपने दोस्तों से बात कर रहा होता है और उनसे कहता है ठीक है मैं तुमसे वहीं पर मिलूंगा जहाँ पर मैं तुमसे हमेशा मिलता हूँ। सीन वापस से मेंग्याओ के ऊपर शिफ्ट होता है। वो घर पर लेटी टीवी देख रही होती है। फिर वो अपना फोन उठाती है और अपनी एक दोस्त को कॉल करती है और उसे बताती है पता नहीं शुयन के साथ क्या हुआ है। पहले वो मुझे हर दिन गुड नाइट और गुड मॉर्निंग के टेक्स्ट भेजा करता था पर कल से तो उसने मेरा रिप्लाई भी नहीं किया है। वो मुझे नखरे दिखा रहा है। मेंग्याओ की दोस्त कहती है उसे इग्नोर करो और फिर वो भागता भागता खुद तुम्हारे पास आ जाएगा। जब उसे पता चलेगा कि तुम्हें इग्नोर करके उसे कुछ नहीं मिलने वाला तो वो तुम्हें और ज्यादा स्पॉइल करेगा। मेंग्याओ कहती है इन ट्रिक्स का यूज करके वो मेरी अटेंशन लेना चाहता है। मैं कुछ ज्यादा ही स्मार्ट हूँ उसके इस छोटे से गेम में फंसने के लिए। तभी सीन शिफ्ट होता हमारे एमसी और उसके दोस्त वे के ऊपर। वे काफी हैरानी में कहता है आखिर तुझे आज हुआ क्या है। तुम पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट कर रहे हो। मैं उससे कहता हूँ तुम्हें क्या लगता है हम पढ़ाई क्यों करते हैं। वे जवाब में कहता है हम पढ़ाई एक अच्छे कॉलेज में जाने के लिए करते हैं ताकि हम एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जा सके। मैं वे से कहता हूँ तुम एक अच्छे कॉलेज क्यों जाना चाहते हो। वे कहता है ताकि हमें एक अच्छी जॉब मिल सके। मैं उससे कहता हूँ तुम्हें जॉब क्यों करनी है। वे थोड़ा हैरान होता और कहता है ताकि हम पैसे कमा सके। मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ और उससे कहता हूँ अब तुम आए हो ना काम की बात पे। पैसा कमाना ही मैटर करता है। ये सुनने के बाद वे हैरान हो जाता है। मैं आगे चलते हुए उससे कह रहा होता हूँ अगर तुम अभी कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं ढूंढ लेते तो जब कॉलेजेस की छुट्टियां चालू होंगी तब तुम्हें कोई भी जॉब नहीं मिलने वाली। मैं एक शॉप पर रुकता हूँ और उनसे कहता हूँ प्लीज हमारे लिए 2 लेमन नेट्स लेकर आइए। वो शॉपकीपर कहती है आपकी 2 ड्रिंक्स के हुए $16। ये सुनने के बाद मैं वे से कहता हूँ चल बे वे पैसे निकाल। आज मेरी ड्रिंक के पैसे तुम दोगे। जब मैं अमीर हो जाऊंगा तब मैं तुम्हें $30 की स्टारबक्स की कॉफी पिलाऊंगा। वे बेचारे को घंटा को समझ नहीं आता। वो ड्रिंक्स के पैसे दे देता है। ये लोग आगे चलकर एक जगह पर बैठकर अपनी ड्रिंक्स पीने लगते हैं। अरे शुयन मैं तुझे कुछ बताना चाह रहा था। मेरे पेरेंट्स ने मुझसे कहा है कि अगर मैं टॉप कॉलेज में चला जाता हूँ तो वो मुझे अच्छे खासे पैसे देंगे। ये सुनने के बाद मैं कहता हूँ पर तुम अच्छे कॉलेज में नहीं जाने वाले, उम्मीद छोड़ दो। वे कहता है तुम्हें कैसे पता मैं टॉप कॉलेज में नहीं जाने वाला। मैं उससे कहता हूँ असल में मुझे कल रात सपना आया था कि बहुत मुश्किल से ही तुम सेकंड ईयर पर पहुंचे हो और मैंने अपने सपने में तुम्हारी बीवी को भी देखा और ये भी देखा कि वो तुम पर चीट कर देती है। ये सुनने के बाद वे गुस्सा हो जाता है और वो कहता है अबे तेरी तो तू क्या बात कर रहा है। तू अब अपने दोस्त को श्राप देगा। ये सुनने के बाद मैं हंसता हूँ और कहता हूँ अरे ठीक है यार कोई ना होता है चलो उस जगह पर भी चलते हैं। मैं अपने हाथ को पॉइंट आउट करता हूँ एक मीट म्यूजिक पब की तरफ। वे कहता है नहीं यार मैं नहीं जाऊंगा मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ। मैं मुस्कुराते हुए उससे कहता हूँ ठीक है अगर तुम्हें नहीं जाना तो तुम मत जाओ मैं तो जा रहा हूँ। उसके बाद मैं उस शॉप में आ जाता हूँ। मैं उनसे पूछता हूँ हाय क्या आप समर वर्कर्स को हायर कर रहे हैं। एक एम्प्लॉय टेबल को क्लीन करते हुए कहती है हमारे बॉस अभी पीछे वाले रूम में, आप थोड़ा इंतजार करिए। ये कहकर वो एम्प्लॉय बॉस को बुलाने चली जाती है। तभी मेरे पीछे से कोई बोलता और कहता है हे हैंडसम जरा इधर देखो। मैं जब उधर पलट कर देखता हूँ तो वो एक लड़की होती है जो कि काफी सुंदर दिख रही होती है। वो मुझसे कहती है क्या तुम जॉब ढूंढ रहे हो। मैं उस लड़की से कहता हूँ हाँ मैं इस समर के लिए जॉब ढूंढ रहा हूँ। मैंने कुछ टाइम पहले अपने कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम को फिनिश करा है इसीलिए अब मैं फ्री हूँ। वो लड़की सोफे पर बैठ जाती है और कहती है क्या तुम्हारे पास कोई स्किल्स है। मैं उससे कहता हूँ हाँ मेरी स्किल्स काफी ज्यादा है। ये सुनकर वो लड़की हंसती है और मुझसे कहती है ठीक है मैं अब तुमसे मजाक करना बंद करती हूँ। तुम खड़े क्यों हो, तुम भी बैठ जाओ। मैं सोफे पर बैठ जाता हूँ। वो लड़की कहती है हमारी शिफ्ट 5 बजे से लेकर 11 बजे तक है। सैलरी 2800 से ज्यादा होगी और अगर तुम कोई भी छुट्टी नहीं करते हो तो 150 एक्स्ट्रा मिलेंगे। ये ऑफर कैसा है। ये सुनने के बाद मैं अपने मन में सोचने लग जाता हूँ इस हिसाब से मुझे हर दिन 6 घंटे काम करना पड़ेगा। ये जॉब बाकी की जॉब से इजी है और सैलरी भी काफी ज्यादा है। मैं बिना देर करे उस लड़की से कहता हूँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है तो मैं काम कब से शुरू कर सकता हूँ। वो लड़की मुझसे कहती है तुम आज से ही काम स्टार्ट कर सकते हो। मैं ये सुनकर थोड़ा हैरान होता हूँ और उस लड़की से कहता हूँ क्या मैं कल से नहीं शुरू कर सकता। असल में मुझे पहले अपनी फैमिली से बात करनी होगी। वो लड़की कहती है ठीक है कोई बात नहीं। मैं उस लड़की को अपना नाम बताता हूँ और उससे कहता हूँ आपका नाम क्या है बॉस लेडी। वो कहती है मेरा नाम पे यूवी है। मैं उस शॉप से निकलते हुए कहता हूँ तो मैं आपसे कल मिलता हूँ मिस यूवी। जब हमारा एमसी यहाँ से जा रहा था तब वो लड़की यानी यूवी अपने मन में कह रही होती है एक्चुअली हमारे पास लोगों की कमी नहीं है पर इस जैसे लड़के का यहाँ होना काफी मजेदार होगा। मैं तुरंत अपने दोस्त वे के पास जाता हूँ और उससे कहता हूँ मुझे नौकरी मिल गई चलो अब यहाँ से चलते हैं। वे ये सुनने के बाद काफी हैरान होता और वो कहता है तूने क्या कहा, क्या जॉब पाना इतना ईजी होता है। मैं उससे कहता हूँ
और क्या, तुमने मौका गवा दिया। जो वहाँ की ओनर है वो काफी ज्यादा हॉट है, वो काफी ज्यादा सुंदर है और उसकी आवाज काफी प्यारी है, उसके बाल बहुत लंबे हैं और वो खुद भी काफी लंबी है। ये सुनने के बाद वी कहता है, अरे यार मुझे भी उससे मिलवाओ। ये सुनने के बाद मैं कहता हूँ, हाँ हाँ सपने मत देखो, खुद से जाओ अगर तुम्हें उसे देखना है तो। ये सुनने के बाद वे कहता है, अरे यार चलो भी ना। मैं वे से कहता हूँ, हे वे, तुम अमीर बनना चाहते हो? वे कहता है, ऑफ कोर्स यार। मैं वे से कहता हूँ, तो मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, ऐसा तो मेरे दोस्त भी करते हैं मेरे साथ। खैर स्टोरी पर वापस आते हैं। मैं वे से कहता हूँ, मैं तुम्हें अगले साल डबल पैसे वापस करूंगा। वे कहता है, तुम क्या करने वाले हो? मैं उससे कहता हूँ, मुझे एक जगह के बारे में पता है, एक इंटरनेट कैफे जहाँ पर अगर तुम 500 डिपॉजिट करोगे तो तुम्हें 1000 का बोनस मिलेगा। वे ये सुनने के बाद कहता है, तुम मुझसे मजाक करना बंद करो। मैं वे को एक पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहता हूँ, तुम्हें वो पत्ती दिख रही है जो सबसे ऊपर है? अगर तुमने उसे छू लिया तो तुम बॉस हो। वे और मैं तुरंत जाकर उस पत्ती को छूने के लिए जंप करने लगता है। मुझे काफी मजा आ रहा था ये करने में। तभी वे उस पत्ती को छू लेता है। हम बैठ जाते हैं। वे मुझसे कहता है, हे शुयन, तुमने वो देखा ना, मैंने उस पत्ती को टच कर लिया था। हम दोनों ही घास पर बैठकर हंसने लगते हैं। तभी मैं वे से कहता हूँ, वे, तुम काफी लकी हो क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ इस लाइफ में। अगर मैं कभी अमीर बनता हूँ तो तुम भी मेरे साथ हो गया। ये सुनने के बाद वे कहता है, वो तो हमारा फ्यूचर ही बताएगा। सीन शिफ्ट होता है मेरे घर पर। मैं अपने मॉम एंड डैड के साथ बैठा होता हूँ और उन्हें अपनी जॉब के बारे में बता देता हूँ। ये सुनने के बाद मेरी मॉम कहती है, नहीं, तुमने अभी कॉलेज एग्जाम फिनिश करा है तो तुम अभी से ही काम क्यों करना चाहते हो? तुम आराम से बस घर पर मजे करो। मैं मेरी मॉम से कहता हूँ, मॉम, मुझे बस 2 महीनों के लिए काम करना है और उसके बाद जो पैसे मैं कमाऊंगा उससे मैं ट्रैवल करूंगा। ये सुनने के बाद मेरी मॉम कहती है, तुम कहाँ ट्रैवल करना चाहते हो और उसके लिए तुम्हें कितने पैसे चाहिए? वो पैसे मैं तुम्हें दूंगी। मैं अपना सर पकड़ लेता हूँ। मॉम को मनाना कितना मुश्किल है। मैं अपने डैड को आवाज देता हूँ ताकि वो इस मैटर के बीच आ सके। मेरे डैड मेरी बात इशारों से ही समझ जाते हैं। वो मॉम से कहते हैं, शुयान अब बड़ा हो चुका है, काम करने से उसे एक्सपीरियंस मिलेगा, इसीलिए ज्यादा चिंता करना बंद करो। ये सुनने के बाद मॉम कहती है, तो अब तुम दोनों आपस में मिल गए हो? वो गुस्सा हो जाती है। मैं मॉम से कहता हूँ, मॉम रिलैक्स हो जाइए, अगर डैड और आपकी फाइट होती है तो मैं आपकी साइड लूंगा। ये सुनने के बाद डैड कहते हैं, अरे तुम कितने पलटू आदमी हो यार, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए बात कर रहा हूँ और तुम मेरे ही खिलाफ चले गए। इस फैमिली मूवमेंट में सब हंसने लगते हैं। तभी शुयन को उसके दोस्त का मैसेज आता है। उस मैसेज में लिखा होता है, क्या तुमने ग्रुप चैट चेक करी? 2 दिनों बाद क्लास के सारे लोग मिल रहे हैं, हम वहाँ पर कैरियोके जाएंगे और साथ में डिनर भी करेंगे। शुयन अपने दोस्त से कहता है, मैं अभी बिजी हूँ, तुम पार्टी के लिए भी बिजी हो? मैंग्याओ भी वहाँ पर आएगी? मैं रिप्लाई में अपने दोस्त को कहता हूँ, वो आए या ना आए मुझे उससे क्या। मेरा दोस्त मुझे कहता है, बस भी कर यार, नॉन चैलेंट बनने की एक्टिंग मत कर। अगर ऐसा ही है तो दोबारा तो कभी महंगियाओं से बात मत करना। मैं अपने फोन को साइड में रख देता हूँ और अपने कंप्यूटर को देखने लग जाता हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है अगले दिन उसी शॉप में। शुयन यहाँ पर आ चुका होता है। वो कहता है, बॉस मैं आ गया। मेरी बॉस कहती है, ओह तुम तो सच में आ गए। इस जमाने के बच्चे कोई काम को ज्यादा दिनों तक नहीं करते हैं। मैं ये सुनने के बाद उनसे कहता हूँ, मैं हमेशा अपने प्रोमिसेस निभाता हूँ। ये सुनने के बाद मेरी बॉस स्माइल करती है और मुझसे कहती है, तुम्हारा काम सिंपल है, बस कुछ ड्रिंक्स को सर्व करना और बाकी साफ सफाई करना। जाओ और पहले जाकर यूनिफॉर्म पहन लो। बॉस की ये कहने के बाद मैं चेंजिंग रूम में आ जाता हूँ और काम पर की यूनिफॉर्म पहन लेता हूँ। मैं बाहर निकलता हूँ और सारी चीजों को सेट करना शुरू कर देता हूँ। मैं देखता हूँ यहाँ पर बहुत सारे कस्टमर्स आए होते हैं। 2 लड़कियां ड्रिंक्स कर रही होती हैं और एक कपल भी आया होता है। तभी मेरी बॉस मुझसे पूछती है, शुयान तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मैं उनसे कहता हूँ, नहीं मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। उस कपल को देखते हुए मैं अपने मन में सोचता हूँ, पहले मेरा प्यार सिर्फ और सिर्फ मैंग्याओ के लिए हुआ करता था, मैं किसी और पर ध्यान भी नहीं देता था। मेरी बॉस मुझसे कहती है, पर तुम तो बहुत हैंडसम हो, क्या स्कूल में लड़कियां तुम्हारे पीछे नहीं पड़ी थी? मुझे पक्का पता है तुम्हारे पीछे बहुत सी लड़कियां पागल होंगी, इसीलिए मुझसे झूठ मत बोलो। मैं ये सुनने के बाद बॉस से कहता हूँ, अरे कसम से मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अगर मैं सच बोलूँ तो मुझे नहीं लगता किसी को डेट करना कोई अच्छी चीज होती है। ये सुनने के बाद मेरी बॉस कहती है, तुम्हें डेटिंग करना पसंद नहीं है तो फिर तुम्हें क्या करना पसंद है? मैं मेरी बॉस से कहता हूँ, मुझे पैसे पसंद है, और मैं हंसने लगता हूँ। ये सुनने के बाद मेरी बॉस कहती है, तुम सच में कितने बड़े पागल हो पैसों के पीछे, जबकि अभी तुम बस एक हाई स्कूलर हो। तभी यहाँ पर एक पर्सन आता है जिसके पास गिटार होता है। वो तुरंत माइक की ओर जाता है और परफॉर्म करना शुरू कर देता है। एक एम्प्लॉय बॉस से कहती है, मैडम ये आज फिर से देर से आया है। बॉस कहती है, अरे छोड़ो, इन दिनों अच्छे सिंगर्स को ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। वो सिंगर अपना परफॉर्मेंस शुरू कर देता है। मैं तुरंत बॉस के पास जाता हूँ और कहता हूँ, आखिर ये बंदा एक दिन में कितने कमा लेता होगा? मेरी बॉस मुझसे कहती है, ये 2 घंटे गाना गाने का $150 चार्ज करता है। तुम्हें इससे जलन तो नहीं होगी? वो सिंगर अपने स्टेज पर आराम से परफॉर्म कर रहा होता है। उसकी सिंगिंग को सुनकर मैं अपनी बॉस से कहता हूँ, पर वो इतना भी अच्छा नहीं गा रहा है। ये सुनने के बाद मेरी बॉस कहती है, अगर तुम्हें लगता है कि ये अच्छा नहीं गा पा रहा है तो कैसा रहेगा आज रात इसके बाद तुम गाओ, अगर तुम इससे बेटर गाते हो तो मैं तुम्हें $100 एक्स्ट्रा दूंगी। ये सुनने के बाद मैं थोड़ा सोच में पड़ जाता हूँ और अपने मन में कहता हूँ, पिछली जिंदगी में मैंने कुछ सालों तक गिटार की प्रैक्टिस करी थी ताकि मैं मैंग्याओ को इम्प्रेस कर सकूं। तो हाँ, मैं गिटार बजा सकता हूँ। मैं बॉस से कहता हूँ, हाँ ये ठीक है, मैं कर लूंगा। तभी मेरे फोन पर किसी का मैसेज आता है और मैं अपने फोन को पलट कर रख देता हूँ। ये देखने के बाद मेरी बॉस कहती है, तुम रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हारी गर्लफ्रेंड को तुम्हारी चिंता हो रही होगी। मैं अपनी बॉस को बताता हूँ, वो नोटिफिकेशन क्लास रियूनियन की थी, मैंने उनसे कह दिया कि मैं नहीं आने वाला। ये सुनते ही मेरी बॉस कहती है, तो ये बात है, हाई स्कूल रियूनियन जल्दी नहीं हुआ करता है, तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए। क्या
तुम काम से छुट्टी मांगने के लिए शर्मा रहे हो? मैं टेबल को साफ करते हुए कहता हूँ, नहीं ऐसा नहीं है, असल में मुझे रियूनियंस काफी बोरिंग लगता है। मेरी बॉस मुझसे कहती है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें छुट्टी दे रही हूँ, तुम कल काम पर मत आना। वैसे भी अगर एक पर्सन गायब होगा तो शॉप को कोई नुकसान नहीं होगा। ये सुनने के बाद मैं मेरी बॉस से कहता हूँ, ठीक है मैं समझ गया, आपका शुक्रिया। मैं ड्रिंक्स के गिलास को अपने हाथों पर पकड़े होता हूँ और अपने मन में कहता हूँ, ठीक है मंग्याओ, टाइम आ चुका है जब तुम एक नए शुयान से मिलोगी। मैं वो ड्रिंक सारे कस्टमर्स में सर्व कर देता हूँ। मैं वापस आकर बॉस से बातें कर रहा होता हूँ, तभी वो सिंगर अपना परफॉर्मेंस खत्म करके यहाँ से जाने लगता है, पर मेरी बॉस उसे रोक लेती है और कहती है, हे देखो हमारे यहाँ पर एक नया समर वर्कर आया है, इसका नाम शुयान है और ये गाना भी गा सकता है, क्या तुम बैकअप में इसके साथ गाना गाओगे? ये सुनने के बाद वो सिंगर गुस्सा हो जाता है और वो कहता है, मैं इसके लिए प्ले करूंगा। मैं उस सिंगर से कहता हूँ, हे भाई क्या मैं कुछ समय के लिए तुम्हारा गिटार ले सकता हूँ? वो सिंगर गुस्से में मुझसे कहता है, तुझे ये बजाना भी आता है? मैं भी थोड़ा एटीट्यूड में कहता हूँ, हाँ मुझे आता है। वो सिंगर मुझे अपना गिटार दे देता और कहता है, ये लो और इसे खराब मत कर देना। मैं उस गिटार को लेकर स्टेज पर पहुंच जाता हूँ और उससे बजाना शुरू कर देता हूँ। मेरी उंगलियां गिटार के स्ट्रिंग्स को छू रही थी। मैं अपने मन में सोच रहा होता हूँ, मुझे कौन सा गाना गाना चाहिए। मुझे कोई मॉडर्न गाना चूज करना चाहिए जो कि यहाँ पर सबको पसंद आए। ठीक है, अब मैं गाना शुरू करता हूँ। मैं गाना गाना शुरू करता हूँ। मेरी बॉस मुझे देखने लग जाती हैं और सिर्फ मेरी बॉस ही नहीं बल्कि वहाँ के हर एक कस्टमर का ध्यान मुझ पर आ जाता है। मैं अपनी पुरानी मेमोरीज को याद करते हुए गाना गा रहा होता हूँ, इसीलिए मेरी आवाज में इमोशंस होते हैं जो कि उस सिंगर तक को हैरान कर देते हैं। उस शॉप की वेट्रेस भी मुझे देखने लग जाती है। मेरा पूरा फोकस गाने पर होता है। कुछ देर में गाना खत्म हो जाता है और जैसे ही गाना खत्म होता है सारे लोग मेरे लिए तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। शॉप का हर एक कस्टमर मेरी तारीफ कर रहा होता है। मेरी बॉस भी मेरे लिए क्लैपिंग करने लगती है। मैं स्टेज से उतरकर बॉस के पास आ जाता हूँ। मैं काफी शर्मा रहा होता हूँ। मैं मेरी बॉस से कहता हूँ, आखिर सब लोग मुझे ही क्यों देख रहे हैं? मेरे साथ काम करने वाली दूसरी वेट्रेस मुझसे कहती है, शुयान तुम काफी अच्छा गाना गाते हो। मेरी बॉस कहती है, ये गाना सिर्फ अच्छा ही नहीं था बल्कि शुयन इस गाने को पूरे इमोशंस के साथ गा रहा था। वो सिंगर मुझसे आकर तुरंत अपना गिटार छीन लेता है और शॉप से तुरंत चला जाता है। मैं बॉस से पूछता हूँ, क्या वो सिंगर ठीक है? मेरी बॉस कहती है, उसके बारे में चिंता मत करो, मेरे पास आओ, अपना फोन बाहर निकालो और मुझे अपने वीचैट की आईडी दो, चलो हम एक दूसरे को ऐड करते हैं। मैंने तुम्हें $100 का बोनस देने के लिए कहा था। मैं अपनी आंखें नीचे करके बॉस से कहता हूँ, उसकी कोई जरूरत नहीं है बॉस, आपको मुझसे फॉर्मल तरीके से बात करने की जरूरत नहीं है। मैं तुरंत अपना फोन निकाल लेता हूँ। मेरी बॉस कहती है, फिर भी मैंने जो कह दिया वो कह दिया, मैं अपने वादों से पीछे नहीं हटती। तभी से ही शिफ्ट होता है मंग्याओं के ऊपर, जो कि सोच रही होती है, आखिर उसने मुझे अभी तक मैसेज क्यों नहीं करा? वो कर क्या रहा है? क्या वो मुझे पसंद नहीं करता? वो अपने लैंप को ऑन करती है और अपना फोन उठाकर शुयान को मैसेज करते हुए कहती है, क्या तुम कल रात रियूनियन में आ रहे हो? वो मैसेज शुयान के फोन पर आता है। इस वक्त वो वॉशरूम में नहा रहा होता है। मेंग्याओ उसके मैसेज का बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। शुयान जाकर अपना फोन उठाता है। मेंग्याओ अपने फोन को घूरे जा रही होती है। शुयान अपने टेबल पर आकर बैठता है और मैसेज में कहता है, इसके बारे में कल बात करते हैं। उसका रिप्लाई देखकर मेंग्याओ उससे पूछती है, क्या तुम कल शाम को फ्री हो? शॉपिंग पे चलना चाहोगे? शुयान कहता है, देखते हैं, और ये कहकर शुयान सो जाता है। मेंग्याओ भी अपने बेड पर लेटी होती है, पर वो काफी गुस्से में होती है। वो अपने बेड से उठ जाती है और कहती है, मुझे काफी गुस्सा आ रहा है, वो बदल गया इसीलिए मैंने पहले उसे मैसेज करा, पर उसने मुझे अच्छे से रिप्लाई भी नहीं दिया। मेंग्याओ ये सब अपनी दोस्त को बता रही होती है। उसकी दोस्त मैसेज में रिप्लाई देती है और कहती है, तुम होल्ड बैक क्यों नहीं कर पा रही हो? तुम बस उसे इग्नोर करो, वो बस नखरे दिखा रहा है। मेंग्याओ अपनी दोस्त से कहती है, तो अब मैं क्या करूँ? उसकी दोस्त कहती है, अब तुम्हारी बारी है नखरे दिखाने की। उसकी दोस्त मैसेज में मेंग्याओ से कहती है, कल के क्लास रियूनियन में तुम वहाँ पर डुआन के साथ जाना। जब शुयन तुम्हें उसके साथ देखेगा तो उसे जेलसी होगी। मेंग्याओ ये सुनकर कहती है, हाँ तुमने सही कहा। सीन शिफ्ट होता है और हम वे को देखते हैं जो कि अपने बालों में स्प्रे मार रहा होता है और अपने बालों को सेट कर रहा होता है। वो अपने कोट को सही करता है और वापस से अपने बालों को सही करता है। वो मिरर के सामने खड़े होकर खुद को देखता है और अपने रूम से बाहर आता है। हम देखते हैं सोफे पर शुयान बैठा होता है। जैसे ही वे रूम से निकलता है वे शुयान से पूछता है, तो चल बता मैं कैसा लग रहा हूँ, क्या आज मैं अच्छा दिख रहा हूँ? शुयान कहता है, मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकता कि तू अच्छा दिख रहा है, पर अच्छा दिखने से ज्यादा तुम्हारे में एनर्जी ज्यादा लग रही है। तुम एकदम आज एक एनर्जेटिक पर्सन दिख रहे हो। ये सुनने के बाद वे कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा। वे भी जाकर सोफे पर बैठ जाता है। शुयन अपना फोन चला रहा होता है। वे उससे कहता है, आखिर तुम फोन में क्या कर रहे हो? क्या तुम किसी लड़की से बात कर रहे हो? पर जैसे ही वे फोन में झांक कर देखता है वो हैरान हो जाता है और कहता है, तुम प्रैक्टिस टेस्ट को सॉल्व कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? हमारे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम खत्म हो चुके हैं। ये सुनने के बाद मैं कहता हूँ, अरे यार तुम खुद से कुछ भी मत सोचा करो, ये फॉर्म ड्राइविंग टेस्ट के लिए है। जब हम कॉलेज चले जाएंगे तो इन सब के लिए हमारे पास टाइम नहीं होगा। ये सुनने के बाद वे थोड़ा घबरा जाता है और वो कहता है, हे शुयान, क्या मेंग्याओ ने तुम्हें छोड़ दिया है और उसी वजह से तुम पागल हो गए हो? मैं अभी भी फोन में फॉर्म भर रहा होता हूँ और वे से कहता हूँ, मैंने तुमसे कहा तो था मुझे मेंग्याओ से कोई मतलब नहीं है। ये सुनते ही मेरा दोस्त वे कहता है सच में? मुझे यकीन नहीं होता। सीन शिफ्ट होता हाई स्कूल के बाहर। सारे स्टूडेंट्स रियूनियन के लिए यहाँ पर आ चुके होते हैं। शुयान अभी भी अपने फोन में लगा होता है। वे मॉनिटर से कहता है, मॉनिटर ऑलरेडी 5 बज चुके हैं, चलो भी अब कुछ खाने चलते हैं।
मॉनिटर किसी को फोन लगा रहा होता है। वो वे से कहता है अभी भी मियोंग और शियान और डुआन मिसिंग है, तुम लोगों को पता है वो कहाँ पर है? ये सुनने के बाद शुयान कहता है मुझे कैसे पता होगा। तभी बाकी के कुछ मिसिंग स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाते हैं, पर यहाँ पर अभी भी मेंग्याओ और डुआन नहीं आए होते हैं। ये देखने के बाद वे हैरान होता है। शुयान अभी भी अपने फोन में कुछ कर रहा होता है और वो इतना ध्यान नहीं देता। तभी मॉनिटर को डुआन की कॉल आती है। वो कॉल पर मॉनिटर से कहता है वो और मेंग्याओ साथ में है, उन्हें आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। ये सुनने के बाद मॉनिटर कहता है ठीक है, तो हम लोग पहले पहुंच जाते हैं एंड कुछ खाने के बाद हम कैरियोके जाएंगे। सेम शिफ्ट होता है, ये लोग किसी बढ़िया से रेस्टोरेंट में होते हैं। वे अपनी ड्रिंक को उठाकर कहता है चलो सारे के सारे चीयर्स करते हैं। सब लोग यहाँ पर डिनर एंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। उसके बाद ये लोग कैरियोके में जाते हैं। सब लोग बारी बारी से गाना गा रहे होते हैं और एकदम हंसी मजाक का माहौल बना होता है। तभी वे इस बीच शोएन के पास आता है और वो शोएन से कहता है आखिर तुम बूढ़े आदमियों जैसे बैठकर यहाँ पर क्या कर रहे हो, चलो भी हमारे साथ गाना गाओ। शोयान ये सुनने के बाद कहता है मैं बस थोड़ी देर और यहाँ पर हूँ, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। वह शोयान के पास वाली सीट पर बैठ जाता है और उससे कहता है मेंग्याओ भी अभी तक नहीं आई है। तभी एक बंदा दरवाजा खोलकर अंदर आता और कहता है लिनजिया बाहर किसी से बहस कर रहा है, ऐसा लगता है जल्दी ही लड़ाई होने वाली है। मॉनिटर तुरंत उठता है और कहता है चलो चलते हैं, देखते हैं वहाँ पर क्या हो रहा है। वे भी बाहर जाने लगता है। वो शोयन से कहता है ओए तू क्या कर रहा है वहाँ पर बैठा हुआ, जल्दी करो चलो नीचे। हम देखते हैं ये लिनजिया नाम का स्टूडेंट अपने से काफी बड़े बंदे से भिड़ रहा होता है। वो मस्कुलर बंदा कहता है क्या बे छोटे तुझे जीने से प्यार नहीं है? यहाँ पर मॉनिटर आता है और वो कहता है अरे मेरे बड़े भाई उसने बहुत ज्यादा पी ली है, मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। वो मस्कुलर बंदा कहता है अब तू कौन है चिरकुट, चला जा यहाँ से वरना पिट पिट जाएगा। हम देखते हैं असल में ये फाइट वॉशरूम में हो रही होती है। सारे लोग वॉशरूम के बाहर भीड़ लगा देते हैं। शोयान उस भीड़ में से होकर अंदर जाता है। शोयान यहाँ का नजारा देखकर अपने मन में कहता है लिनजिया कुछ ज्यादा ही बन रहा था, हल्का सा उसने ड्रिंक क्या कर लिया, उसे लगने लगा वो किसी से भी भिड़ सकता है। और ये मस्कुलर बंदा ये भी शराब के नशे में पागल हो चुका है। शोयान उनके बीच में जाता और कहता है अरे यार हमारे क्लासमेट से जरा सी गलती हो गई, असल में हमने कुछ टाइम पहले कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम को फिनिश करा है, तो यार माफ कर दो हमें। वो मस्कुलर बंदा चिल्लाते हुए कहता है अब तू कौन है बे, मेरे रास्ते से हट जा। ये सुनने के बाद शोयान को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है यार तुम अच्छे से बात नहीं कर सकते हो क्या, तुम क्या ये बात भूल रहे हो कि हम अभी तक स्टूडेंट्स हैं? अगर तुम सच में सीन को बढ़ाना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम्हें क्या लगता है जब पुलिस आएगी तो वो किसकी साइड लेगी, तुम्हारी या फिर हम स्टूडेंट्स की? जरा सोचो इसके बारे में। ये सुनने के बाद उस मस्कुलर बंदे को गुस्सा तो आता है, पर वो इतना जान चुका था कि शोयन सही कह रहा है। शोयन दोबारा से कहता है चलो भी भाई अब इस मामले को खत्म करते हैं। वो मस्कुलर बंदा कहता है ठीक है जाओ, तुम लोगों को माफ करा, मैं वैसे भी आज अच्छे मूड में हूँ, मुझे अपना टाइम खराब नहीं करना बच्चों के साथ बहस करके। शोयन मुस्कुराते हुए कहता है तुम्हारा शुक्रिया बड़े भाई, अपना ध्यान रखना। वो मस्कुलर बंदा वहाँ से चला जाता है। सब लोग वापस से कैरियोके में आ जाते हैं गाना गाने के लिए। दो लड़के व्हाइट शर्ट में बैठे होते हैं और वो लोग शोयन के बारे में बुरा भला कह रहे होते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं शोयन एकदम डरपोक बंदा है। वे की नजर उन दोनों पर पड़ जाती है। दूसरा व्हाइट शर्ट वाला बंदा कहता है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, शोयन बिल्कुल फट्टू है। इनकी बातें सुनने के बाद वे को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है जरा देखो तो कौन बातें कर रहा है, जब लफड़ा हुआ था तब तुम लोग तो भाग गए थे और अब तुम लोग यहाँ पर आकर अपना मुंह चला रहे हो, जबरदस्ती के टफ गए होने की एक्टिंग कर रहे हो। ये सुनने के बाद वो दोनों लड़के शर्मिंदा हो जाते हैं, पर शोएन इन सारी चीजों पर ध्यान नहीं देता। वे शोएन से कहता है यार वो लोग तुम्हारे बारे में बकवास कर रहे थे, पता नहीं वो लोग तुम्हें फट्टू क्यों कह रहे थे। शोएन कहता है जब बातों से सब कुछ सॉल्व हो सकता है तो लड़ाई करने की क्या जरूरत है, उन्हें आगे चलकर समझ आ जाएगा कि लड़ाई करने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, अभी ये सब बच्चे हैं। ये सुनने के बाद वे कहता है यार आजकल तुम कुछ ज्यादा ही बड़ों वाली बातें नहीं कर रहे हो। शोएन कहता है अरे यार मैं बड़ा ही तो हूँ, मैं तुम्हारा पापा हूँ, भूल तो नहीं गए तुम। ये सुनने के बाद वे कहता है अबे तू साले चुप रहा कर। शोएन अपनी ड्रिंक को एंजॉय कर रहा होता है और वे भी। ये लोग बार बार ड्रिंक करे जा रहे होते हैं। शोएन थोड़ी देर में कहता है यार अब मैं इससे ज्यादा नहीं पी सकता, और ये कहकर वो सो जाता है। तभी वे उसे उठाते हुए कहता है ओए शोएन जल्दी उठ, मैनग्याओ आ चुकी है। ये सुनने के बाद शोएन धीरे से अपनी आंखें खोलता है। उसके सामने मैनग्याओ खड़ी होती है और वो कहती है क्या तुम्हें लगा मैं और डुआन डेट कर रहे हैं इसीलिए तुमने इतनी ज्यादा पी ली? पर शोयन इसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और वो कहता है मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो। ये सुनने के बाद सब हैरान हो जाते हैं। वे कहता है शोयन उठ जा, तेरे सामने मैनग्याओ खड़ी है। शोयन जब दोबारा से अपनी आंखें खोलता है तो उसे छोटी वाली मैनग्याओ की जगह बड़ी वाली मैनग्याओ दिख रही होती है जो कि उसकी बीवी थी। शोयन अपने सर पर हाथ रखता और कहता है मैंने कुछ ज्यादा ही पी लिया इसीलिए अब मैं घर जा रहा हूँ। ये कहने के बाद वो मैनग्याओ के सामने से निकल जाता है। मैनग्याओ और उसकी दोस्त काफी हैरान हो जाती है। मैनग्याओ की दोस्त उससे कहती है कोई बात नहीं मैनग्याओ, वो बस जेलस है और तुम्हें चिढ़ाने के लिए नाटक कर रहा है। पर मैनग्याओ की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो कहती है शायद से तुम सही कह रही हो। हम शोयन को देखते हैं जो कि एक नदी के पास खड़ा होता है। एक लड़की उसके पास में गिटार बजा रही होती है। शोयन अपनी सोच में डूबा होता है, पर तभी उसे उल्टी जैसा फील होने लगता है। वो पास में बैठी लड़की से कहता है हे तुम्हारे पास टिश्यू होगा क्या? वो लड़की उसे टिश्यू दे देती है। शोयन अपना मुंह साफ करता है और उस लड़की को शुक्रिया बोलता है। वो लड़की वापस से अपना गिटार बजाने लगती है। शोयन नदी को देखने लगता है।
और वो लड़की जो गिटार बजा रही होती है वो उसे सुन रहा होता है। आखिर में वो भी सीढ़ियों पर बैठ जाता है। वो उस लड़की को कहता है, तुम स्ट्रिंग्स पर कुछ ज्यादा ही प्रेशर डाल रही हो और तुम्हारी टाइमिंग भी सही नहीं है, पर वो ट्यून काफी अच्छी है। वो लड़की शोएन को देखती है। शोएन थोड़ा हैरान हो जाता है। तभी वो लड़की अपना गिटार शोएन को देने लगती है। शोएन कहता है, आखिर तुम क्या कर रही हो? लग रहा है तुम्हें मेरी बातों का बुरा लग गया। क्या तुम देखना चाहती हो कि मैं क्या कर सकता हूँ? शोएन उठता है और उससे वो गिटार ले लेता है और सीढ़ियों पर बैठकर उसे बजाना शुरू करता है। जैसे जैसे उसकी उंगलियां गिटार पर चल रही होती हैं, वो लड़की शोएन को हैरानी से देखती है। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है, जैसे मानो उसे शोएन का गाना पसंद आ रहा हो। शोएन भी फुल इमोशंस के साथ गिटार को बजा रहा होता है। वो लड़की उसकी गिटार की स्किल्स को देखकर काफी हैरान हो जाती है। शोएन खड़ा होता है और कहता है, मैंने अभी तक खुद को इंट्रोड्यूस नहीं करा, मेरा नाम शोएन है। वो उस लड़की को उसका गिटार वापस देता है, पर वो लड़की शोएन से कुछ भी नहीं बोलती। तभी दूर से एक कार की आवाज आती है। वो मुझे अपना हाथ दिखाती है, जैसे मुझे बाय बोल रही हो। उसके बाद वो पलट कर चली जाती है। मैं भी उसे बाय बोलता हूँ और अपने मन में सोचता हूँ, ये लड़की कितनी प्यारी थी, पर उसने मुझसे कुछ बोला नहीं। शोएन को बुरा लगता है कि उस लड़की ने उसका जवाब नहीं दिया, पर वो देख नहीं पाता कि वो लड़की यहाँ से जाते वक्त स्माइल कर रही होती है। शोएन वापस से सोच में पड़ जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है अगली सुबह। वो अपने बेड पर सो रहा होता है। तभी उसके फोन पर मेनग्याओ का मैसेज आता है। उस मैसेज की आवाज से उसकी आंखें खुलती हैं। वो अपने बेड से उठता है और अपना फोन उठाकर उन मैसेजेस को देखता है। उन मैसेजेस में मेनग्याओ कह रही होती है, शोएन तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैं कल पूरा दिन अपनी दोस्त के साथ थी और मैं रास्ते में डुआन से टकरा गई थी। मैंने सुना एक नया आर्केड खुला है, क्या तुम आज शाम मेरे साथ जाना चाहोगे वहाँ? शोएन दूध पीते पीते उसके ये सारे मैसेजेस देख रहा होता है। शोएन उसके रिप्लाई में कहता है, तुम्हें ये सब मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, और मैं आज शाम बिजी हूँ और मैं काफी समय तक बिजी ही रहने वाला हूँ। मैन गया अपने घर पर होती है। मैन गया अपने मन में सोचती है, क्या अब मैं इससे पसंद नहीं हूँ? इसके बाद शोएन का कोई भी जवाब नहीं आता। मैन गयाओ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है शोएन की शॉप पर। वहाँ पर वो देखता है बॉस खुद से कुछ बॉक्सेस को उठा रही होती है। वो तुरंत भागते हुए उनके पास जाता है और उनसे कहता है, रुकिए मैं आपकी मदद करता हूँ। उसके बाद शोएन इस काम में उनकी मदद कराता है। वो एक एक करके सारे बॉक्सेस को उनकी जगह पर रख देता है। बॉस एक वेटरेस से कहती हैं, देखा शोएन हमारे कितने काम आ रहा है। वो शोएन के पास जाती हैं और कहती हैं, इसको ही टीम वर्क कहते हैं, इससे चीजें आसान हो जाती हैं। वो दोनों स्माइल करते हैं। पीछे से वेटरेस कह रही होती है, समर के बाद शोएन जॉब छोड़कर चला जाएगा, ये कितना बुरा होगा। शोएन की बॉस उससे कहती हैं, तुम किस कॉलेज में जाने का प्लान कर रहे हो? शोएन कहता है, मैं शंघाई में जाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सुनकर उसकी बॉस खुश होती है और उससे कहती हैं, उसके लिए तुम्हें टॉप स्कोर चाहिए। समझ में आया? अगर मेरी उम्र 10 साल कम होती तो मैं सच में तुम्हारे पीछे पागल होती। ये सुनने के बाद शोएन स्माइल करता और कहता है, एक्चुअली मुझे बड़ी औरतें भी पसंद है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बॉस कहती हैं, बस भी करो शोएन, तुम भी ना। तभी हम उस लड़की को देखते हैं जिसने शोएन को अपना गिटार दिया था बजाने के लिए। वो शायद से अपने घर पर होती है। उसके कानों में हेडफोन्स लगे होते हैं और वो म्यूजिक सुन रही होती है। तभी उस लड़की की माँ कहती है, चिंग चिंग क्या तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम कौन से म्यूजिक स्कूल जाना चाहती हो? उसकी मॉम उसके पास आकर बैठती हैं और कहती हैं, बेजिंग या फिर शंघाई? वो लड़की कहती है, मैंने अभी डिसाइड नहीं करा है। उसकी मॉम कहती हैं, अगर तुम बेजिंग जाती हो तो मैं तुमसे मिलने के लिए आती रहूंगी। वो लड़की कहती है, मॉम कुछ दिनों में मेरा बर्थडे आने वाला है। उसकी मॉम कहती है, तुम्हें जो भी गिफ्ट चाहिए मैं तुम्हें वो सब खरीद दूंगी। पर पता नहीं क्यों ये लड़की गुस्से में होती है और वो कहती है, मॉम मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं बस चाहती हूँ कि आप मेरे साथ रहें। उसकी मॉम थोड़ा निराश होती है और कहती है, चिंग चिंग मॉम को बिजनेस ट्रिप के लिए जाना है, और वो भी कल सुबह। वो लड़की कहती है, रहने दीजिए मुझे अब आदत हो गई है। ये कहकर वो लड़की अपने रूम में चली जाती है और सोने की कोशिश करने लगती है। अगली सुबह वो उठती है और खिड़की से बाहर देखने लगती है, पर उसका ये पूरा घर अकेला होता है। वो तो इसे घर भी नहीं कह सकती। वो जब डाइनिंग टेबल पर जाती है तो उसे एक लेटर मिलता है जिसमें उसकी मॉम उसे सॉरी बोल रही होती है बिजनेस ट्रिप पर जाने के लिए। चिंग चिंग उस कागज को फाड़ देती है और उसे कूड़े में फेंक देती है और अकेले बैठकर अपना नाश्ता करती है। और उसके बाद वो गिटार बजाने की प्रैक्टिस करती है। उसे ऐसा महसूस होने लगा था जैसे इस पूरी दुनिया में वो अकेली है। तभी यहाँ पर कोई अपनी कार से आता है और अंदर जाकर उस लिविंग रूम में उस लड़की को गिटार बजाते हुए देखता है। वो जो औरत यहाँ पर आई है वो कुछ भी नहीं बोलती और शांति से उस लड़की को देखती है। उसे थोड़ा उस लड़की के लिए बुरा लगता है। अगला दिन भी सेम होता है। घर में कोई भी मजा नहीं। वो जो औरत यहाँ पर आई थी वो घर में अपना काम करना शुरू कर देती है, पर वो उस लड़की को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करती। दोनों अपने अपने काम से मतलब रखता है। वो लड़की शोएन के बारे में सोचने लगती है। तभी वो जो काम करने वाली औरत होती है वो लड़की उससे कहती है, मुझे आज बाहर जाना है। वो औरत कहती है, तुम्हें कहाँ बाहर जाना है? सीन शिफ्ट होता उसी पार्क में जहाँ पर वो लड़की शोएन से मिली थी। वो कह रही होती है, वो लड़का उस दिन के बाद से इस पार्क में नहीं आया, मैं बस किस्मत से उससे मिल गई थी। वो औरत जो उस लड़की के साथ आई होती है वो कहती है, अब हमें घर चलना चाहिए। पर वो लड़की कहती है, चलो कुछ पीने चलते हैं, मुझे एक बार बियर ट्राई करनी है। वो औरत कहती है, मैं एक ऐसी जगह को जानती हूँ जहाँ ज्यादा भीड़ नहीं होती। वो लड़की कहती है, चलो चलते हैं। सीन शिफ्ट होता है शोएन की शॉप पर। वेट्रेस बॉस से कहती है, आज भी वो सिंगर नहीं आया। बॉस कहती है, अरे कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमारे पास यहाँ हमारा एक छोटा सिंगर भी तो है। शोएन कहता है, मेरी तरफ ऐसे मत देखो, मैं अभी भी एक बच्चा हूँ।
वो वेट्रेस कहती है, हाँ क्यों नहीं, बस कुछ 100 महीने पुराने बच्चे। तभी यहाँ पर वो गिटार वाली लड़की आती है। शोयन उसे देखते ही पहचान जाता है। शोयन को ऐसा कहते देख शोयन की बॉस उससे पूछती है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? शोयन कहता है, हम एक दूसरे को जानते हैं और नहीं भी, हम बस कुछ दिनों पहले ही मिले थे। ये कैसा इत्तेफाक है, हम दोबारा से मिल गए। शोयन और चिंग चिंग दोनों एक दूसरे को देखने के बाद काफी सरप्राइज होते हैं। जब वो सब एक टेबल पर बैठ जाते हैं तब शोयन उन्हें ड्रिंक्स ला कर देता है। बॉस शोयन से कहती है, क्या तुम आज कोई गिटार नहीं बजाने वाले? चिंग चिंग इस बात पर अपना सिर हिलाती है, जैसे वो शोयन से कह रही हो कि गिटार बजाओ। शोयन कहता है, ठीक है आज मैं गिटार बजाऊंगा, बस मुझे देखते जाइए, और मैंने सुना है कि आज रात कैश प्राइजेस भी हैं। बॉस कहती है, चिंता मत करो, तुम्हें प्राइजेस जरूर मिलेंगे। ये सुनने के बाद वहां से चला जाता है गिटार बजाने के लिए। वो जाकर स्टेज पर बैठ जाता है, और जब वो गिटार बजा रहा था सारे लोग आपस में बातें कर रहे थे। चिंग चिंग अपना ग्लास उठाती है, वो ड्रिंक को लेकर काफी क्यूरियस होती है। वो एक छोटी सी सिप लेती है। वो अपने मन में सोचती है, आखिर लोगों को ये क्यों पसंद है, ये ड्रिंक बेकार है। चिंग चिंग को ऐसा देखकर वहाँ की बॉस कहती है, क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आया? चिंग चिंग अपना सर हिलाती है। बॉस कहती है, इसी को तो ड्रिंक कहते हैं, सबको ये शुरू में बेकार लगती है पर फिर बाद में अच्छी लगने लगती है। शोयन मस्त अपना स्टेज पर गाना गा रहा होता है। चिंग चिंग के साथ जो औरत आई होती है वो शोयन को देखकर अपने मन में कहती है, आखिर ये इस गाने को इतने इमोशंस के साथ कैसे गा पा रहा है, ये तो अभी काफी छोटा है। वो शोयन को देख रही होती है। गाना खत्म होते ही शोयन स्टेज से नीचे आता है। उसकी बॉस कहती है, तुम भी आओ हमारे साथ ड्रिंक करो, तुम्हारा ग्लास उधर रखा है। ये सुनने के बाद शोयन खुश हो जाता है, पर वो गलती से जाकर चिंग चिंग का ग्लास उठा लेता है और उसे पी भी लेता है और उसे एक ही बार में खत्म भी कर देता है। बॉस इसे देखकर काफी हैरान हो जाती है। वो एक ऑकवर्ड स्माइल करने लगती है। चिंग चिंग ब्लश करने लगती है, उसके गाल पूरे लाल हो जाते हैं। वो तुरंत उठकर वॉशरूम की तरफ जाने लगती है। वो जो औरत चिंग चिंग के साथ आई थी उसका नाम वोंग है। वोंग शोयन को बताने ही जा रही होती है कि उसने अभी क्या करा है, पर वो सिचुएशन को देखकर रुक जाती है। बॉस शोयन से कहती है, तुम्हें क्या लगता है वो लड़की कैसी है? वो काफी सुंदर है ना? शोयन कहता है, हाँ वो काफी सुंदर है, मुझे बुरा लग रहा है कि वो बात नहीं कर सकती। ये सुनते ही वोंग कहती है, तुम क्या बात कर रहे हो, वो बस ज्यादा बोलती नहीं है, पर वो बोल सकती है। तभी चिंग चिंग वॉशरूम से आती है और वोंग से कहती है, चलो चलते हैं। उसकी आवाज सुनने के बाद शोयन कहता है, इसकी तो आवाज भी प्यारी है। बॉस शोयन से कहती है, जाओ इन्हें बाहर तक छोड़ कर आओ। शोयन कहता है, मैं समझ गया। शोयन उन्हें उनकी कार तक छोड़ने जाता है। वो चिंग चिंग के लिए कार का गेट भी खोलता है। शोयन चिंग चिंग से कहता है, रात में बाहर मत निकला करो, ये थोड़ा डेंजरस होता है। चिंग चिंग कहती है, मुझे तो तुम डेंजरस लगते हो, क्या तुम अपनी बात कर रहे हो? अभी अंदर शॉप में तुम मुझे घूरे जा रहे थे, यहाँ तक कि तुमने मेरे ग्लास से ड्रिंक किया। शोयन थोड़ा निराश होता और कहता है, ठीक है मैं मान लेता हूँ कि मैं तुम्हें देख रहा था, पर मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारा ग्लास है। चिंग चिंग कुछ नहीं कहती और यहाँ से चली जाती है। शोयन पीछे खड़े उसकी कार को जाते हुए देख रहा होता है। तभी हम कार के अंदर का सीन देखते हैं। चिंग चिंग हंस रही होती है और कहती है, तुम कितने बेवकूफ हो, तुमने सच कितनी जल्दी बोल दिया। हम देखते हैं शोयन को काफी बुरा लगता है, पर वो कुछ बोल भी तो नहीं सकता था। वो वापस से शॉप के अंदर जाता है। उसकी बॉस उससे पूछती है, क्या तुमने उसकी वीचैट की आईडी ली? शोयन कहता है, यार उसके बारे में बात मत करो, वो पक्का मुझे ठरकी समझ रही होगी। बॉस कहती है, मैंने तुम्हें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी थी, फिर भी तुम कुछ नहीं कर पाए। शोयन कहता है, अरे यार कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे ये सब नहीं करना है। ये सुनने के बाद उसकी बॉस हंसती है। सीन शिफ्ट होता है शोयन के घर पर। उसकी मॉम उससे पूछती है, तो आखिर तुम्हारी समर जॉब है क्या? तुम हर दिन घर देर से आते हो। शोयन कहता है, मैं बार में एक मेल मॉडल बन के काम कर रहा हूँ। ये सुनते ही उसके पेरेंट्स काफी हैरान हो जाते हैं। उसकी मॉम काफी गुस्सा होती है और कहती है, तुम्हें पढ़ाने के लिए मैंने इतनी मेहनत करी है और तुम एक ऐसी जॉब कर रहे हो, अब से मुझे मॉम मत कहना। तभी शोयन कहता है, मेरी सैलरी 8,000 है। सैलरी सुनते ही उसकी मॉम का बिहेवियर एकदम से बदल जाता है और वो कहती है, आखिर काम तो काम होता है, तुम्हें वो बस ईमानदारी से करना चाहिए। हम सब मेहनत करके पैसे कमाते हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बाय द वे, क्या हम तुम्हें वहाँ पर देखने आ सकते हैं? शोयन के डैडी सुनकर हैरान हो जाते हैं। तभी शोयन हंसता और कहता है, अरे मॉम मैं बस मजाक कर रहा था, मैं एक लॉन्च बार में बस एक वेटर हूँ। उसकी मॉम हैरान होती है और कहती है, तुम शैतान बच्चे। थोड़ी देर बाद शोयन अपने रूम में आ जाता है और वो अपने रूम में आकर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए रिसर्च करने लगता है। वो अपनी ड्राइविंग का स्कोर देखता है जो कि 90 होता है। शोयन खुशी में उठता है और कहता है, मैं आज शाम को कुछ जरूरी काम निपटा लूंगा। सीन शिफ्ट होता है चिंग चिंग पर, जो कि अपने शूज के लेस बांध रही होती है। वो अपनी केयर टेकर मिस वोंग से कहती है, मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रही हूँ। मिस वोंग उससे कहती है, और तुम कहाँ जा रही हो? चिंग चिंग कहती है, पहले तो मैं जाकर अपने डैड से मिलूंगी और उसके बाद कुछ चीजें खरीदने जाऊंगी। मिस वोंग कहती है, ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। क्या तुम्हारे डैड इस वीकेंड भी अपनी कंपनी में? चिंग चिंग कहती है, उन्हें वही होना चाहिए, वैसे भी वो घर से ज्यादा टाइम अपनी कंपनी में बिताता है। सीन शिफ्ट होता है चिंग चिंग के डैड के ऑफिस में और हम देखते हैं यहाँ पर चिंग चिंग आई होती है, पर उसके डैड ने उसे नोटिस भी नहीं करा होता। उसके डैड पीछे मुड़ते हैं और अपनी बेटी को देखते हैं। वो उससे कहते हैं, तुमने दरवाजे पर नॉक क्यों नहीं करा और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हारी माँ ने कहा कि तुम आर्ट स्कूल में स्टडी करना चाहती हो, पर मुझे लगता है कि तुम्हें अब्रॉड में स्टडी करना चाहिए। चिंग चिंग गुस्से में कहती है, आपको लगता है कि अगर मैं यहाँ रही
तो मैं आपके दूसरी औरतों के साथ अफेयर के बीच में आ जाऊंगी। चिंग चिंग के डैड कहते हैं, मैंने तुमसे पहले ही कहा था बेटा, तुम्हारी मॉम और मैंने डिवोर्स ले लिया एक दूसरे से, काम की वजह से। वो सब छोड़ो, आज तुम्हें मुझसे क्या काम है? चिंग चिंग कहती है, आज रात आप फ्री हैं? चिंग चिंग के डैड कहते हैं, आज रात मेरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है। चिंग चिंग कहती है, आप कभी फ्री भी होते हैं? और वो यहाँ से जाने लगती है, पर तभी उसके डैड उसका हाथ पकड़ लेते हैं। चिंग चिंग गुस्से में अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहती है, मुझे टच मत करिए, आपके लिए मीटिंग ज्यादा जरूरी है मुझसे। आपको तो ये भी नहीं पता कि आज क्या है। और ये कहकर चिंग चिंग यहाँ से चली जाती है। उसके डैड सोचते हैं, आज कौन सा दिन है? वो अपने दिमाग पर जोर डालते हैं याद करने के लिए कि आज क्या है, और फाइनली उन्हें याद आ जाता है कि आज उनकी बेटी का बर्थडे है। वो तुरंत कहते हैं, अरे आज तो उसका बर्थडे था। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम शोएन को देखते हैं जो कि बैंक आया होता है। वहाँ की एम्प्लॉय शोएन से कहती है, आपका सिक्योरिटी अकाउंट रेडी हो चुका है। और शोएन जिस बैंक में आया होता है वो बैंक और किसी का नहीं बल्कि चिंग चिंग के डैड का होता है। जब वो अपना काम करा कर यहाँ से जा रहा होता है, तभी सीढ़ियों से भागते हुए नीचे चिंग चिंग आ रही होती है। वो शोएन से टकरा जाती है। शोएन उसे देखता है और उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? अरे ये तो तुम हो। पीछे सीढ़ियों से चिंग चिंग के डैड आ रहे होते हैं। चिंग चिंग उन्हें देखती है और फिर वो शोएन से कहती है, कुछ मत कहना। वो शोएन का हाथ पकड़ लेती है। शोएन को कुछ भी समझ नहीं आता और वो अपने मन में कहता है, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? चिंग चिंग के डैड उसको शोएन के साथ देख कर कहते हैं, अब ये कौन है? चिंग चिंग तुरंत कहती है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है और अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। शोएन को कुछ समझ नहीं आता, वो काफी कंफ्यूज होता है। चिंग चिंग उसे अपनी कार तक ले जाती है। वो उसे अपने कार में बैठने के लिए कहती है और फिर वो मिस वांग से कहती है, आंट वांग अब चलिए चलते हैं। शोएन को चिंग चिंग के साथ देखकर मिस वांग अपने मन में कहती है, ये लोग एक साथ क्या कर रहे हैं? और अब तो ये लोग एक दूसरे का हाथ भी पकड़े हुए हैं। शोएन तुरंत चिंग चिंग से पूछता है, हे तुम्हें क्या हुआ है? तुमने मुझे अपना बॉयफ्रेंड कहा? सच में? मैंने कब तुम्हें हाँ कहा? चिंग चिंग कहती है, समझ लो तुमने मुझ पर एक एहसान करा। शोएन हैरान होता और कहता है, मैंने तुम पर एहसान करा? तुम्हारे में सच में कोई भी शर्म नहीं है। चिंग चिंग कहती है, तो फिर तुम्हें और क्या चाहिए? शोएन तुरंत अपना फोन निकालता और कहता है, पहला तो तुम अपने वीचैट पर मुझे ऐड करो और इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। शोएन भाई आईडी लेने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, पर कोई ना, मैं समझता हूँ। चिंग चिंग उसे अपनी आईडी दे देती है। शोएन उससे उसका नाम पूछता है और वो उसे अपना नाम बता देती है। तभी सीन शिफ्ट होता है चिंग चिंग के डैड के ऊपर। वो अपने मैनेजर से कहता है, वो जो बंदा अभी यहाँ पर आया था उसके बारे में पता लगा, वो कौन है? चिंग चिंग के डैड उसकी मॉम को कॉल करते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी बेटी किसी को डेट कर रही है? चिंग चिंग की मॉम कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? उसके डैड कहते हैं, अभी अभी वो यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई थी और वो उसका हाथ भी पकड़े हुई थी। उस लड़के का नाम शोयान है। चिंग चिंग की मोम पता नहीं क्यों एक्साइटेड हो जाती है और कहती है, वो लड़का दिखने में कैसा है? चिंग चिंग के डैड गुस्सा होते हैं और कहते हैं, वो कैसा दिखता है इससे तुम्हें क्या मतलब है? मुझे परवाह नहीं है, उसकी केयर टेकर को कॉल करो और उससे ये सब पूछो। चिंग चिंग की मोम कहती है, ठीक है मैं उससे पूछ लूंगी। ये कहकर वो कॉल कट कर देती हैं और वो तुरंत कॉल लगाती है मिस वोंग को। मिस वोंग जो कि कार ड्राइव कर रही होती हैं, उनके पास चिंग चिंग की मोम का कॉल आता है। उस फोन को चिंग चिंग उठा लेती है और तुरंत स्पीकर पर कर देती है। उसकी मॉम कहती है, मिस वोंग मुझे जानना है क्या चिंग चिंग किसी को डेट कर रही है? चिंग चिंग अपनी मॉम से कहती है, हाँ मैं जिसे डेट कर रही हूँ वो मेरे साथ ही बैठा है, क्या आप उससे बात करना चाहेंगी? शोएन भी पता नहीं क्यों कहता है, हाय आंटी आप कैसी हैं? उसके बाद चिंग चिंग कॉल कट कर देती है। शोएन अपने दिल पर हाथ रखे होता और कहता है, तुमने अचानक से मुझे डरा दिया। मुझे ये मत कहना कि तुम्हारे पेरेंट्स एक साथ मिलकर मुझे मारने वाले हैं। चिंग चिंग ये सुनकर हंसती है। फिर इनकी कार एक बहुत बड़े मॉल के सामने रुकती है। चिंग चिंग कार से उतरती है और शोएन से उतरने के लिए कहती है। शोएन कहता है, मैं नहीं उतरूंगा। पर कुछ टाइम बाद वो मॉल में चिंग चिंग के साथ घूम रहा होता है। वो चिंग चिंग से पूछता है, क्या तुम्हारे पेरेंट्स की डिवोर्स हो चुकी है? चिंग चिंग ये सुनकर हैरान हो जाती है कि उसे ये सब कैसे पता चला। शोएन कहता है, मैंने बस अंदाजा लगाया था, तुम्हारे में काफी चिड़चिड़ापन है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हें बहुत कम प्यार मिला है और जैसे तुम अपने पेरेंट्स से बात करती हो उसके हिसाब से तो ये बताना ईजी है। चिंग चिंग शोएन से कहती है, आज मेरा बर्थडे है। ये सुनने के बाद शोएन कहता है, तो तुम क्या चाहती हो? क्या मैं तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हारे पेरेंट्स से रिवेंज लूं? चिंग चिंग कहती है, हाँ मैं यही चाहती हूँ। ये सुनने के बाद पता नहीं क्यों शोएन के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वो चिंग चिंग से कहता है, चलो फिर चलकर मूवी देखते हैं और उसके बाद कुछ खाने चलेंगे और फिर हम बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करेंगे और तुम उन्हें सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देना। उसके बाद तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे, पर मैं पहले ही तुम्हें बता दूं, आज की हर एक चीज का बिल तुम दोगी। ये सुनने के बाद चिंग चिंग मजाक में कहती है, क्या तुम में बचपन से ही शर्म नाम की चीज नहीं है? वो कहता है, नहीं नहीं बेशर्म तो मैं अभी हुआ हूँ। उसके बाद ये लोग मूवी देखने जाते हैं। चिंग चिंग ड्रिंक्स और पॉपकॉर्न खरीदती है और क्योंकि चिंग चिंग ने एक ही पॉपकॉर्न का बॉक्स खरीदा होता है और एक ही ड्रिंक, इसे देखकर शोएन कहता है, तुमने बस एक के लिए ही क्यों खरीदा? चिंग चिंग कहती है, मैंने ये तुम्हारे लिए खरीदा है। मैं सोडा नहीं पीती और ना ही कोई जंक फूड खाती हूँ। ये कहने के बाद चिंग चिंग सिनेमा हॉल के अंदर जाने लगती है। पीछे से शोएन कहता है, हाँ हाँ आप तो फेरी क्वीन हो ना। उसके बाद वो दोनों थिएटर में बैठकर मूवी देख रहे होते हैं और जब चिंग चिंग स्क्रीन को देखती है तब उसके दिमाग में कुछ पुरानी यादें आ जाती हैं। जब वो छोटी थी और उसके पेरेंट्स उसे पिक्चर दिखाने लाया करते थे, उसे उन अच्छे दिनों की याद आती है। चिंग चिंग काफी देर से कुछ नहीं बोल रही होती। ये देखकर शोएन उससे कहता है, हे तुम इतनी देर से कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? तुम्हें फोटोज क्लिक नहीं करने क्या अपने पेरेंट्स को दिखाने के लिए?
चिंग चिंग थोड़ी निराश लग रही होती है। उसके बाद वो अपनी जेब से अपना फोन निकालती है और स्क्रीन की पिक्चर क्लिक करने लग जाती है। शोन ये देखकर कहता है, तुम स्क्रीन की पिक्चर क्यों क्लिक कर रही हो, हमें साथ में एक फोटो लेनी होगी। वो उससे उसका फोन ले लेता है और उसके साथ एक पिक्चर क्लिक करता है, पर फोटो खींचते ही चिंग चिंग उससे दूर हो जाती है। उस फोटो को देखने के बाद शोन थोड़ा उदास होता है और कहता है, अगर तुम्हें फोटो नहीं खिंचवानी तो ठीक है, तो मत खिंचाओ। तुम इतनी दूर क्यों बैठी हो, ऐसे हम फोटो नहीं खींच पाएंगे। उसके ये कहते ही चिंग चिंग उसके थोड़े पास आ जाती है। वो ब्लश कर रही होती है। शोन उसे और पास आने के लिए कहता है और उसे स्माइल करने के लिए कहता है, और फाइनली ये लोग एक अच्छी फोटो ले लेते हैं। तभी जो मूवी ये लोग देखने आए थे वो स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही मूवी शुरू होती है शोन सो जाता है। चिंग चिंग अपनी और शोन की पिक्चर को देखती है और फिर वो शोन को सोते हुए देखती है, और क्योंकि अब शोन सो चुका है इसीलिए वो उन दोनों की फोटोज को देखकर स्माइल कर सकती है। वो तुरंत अपना सोशल मीडिया खोलती है और उस फोटो को बिना किसी कैप्शन के पोस्ट कर देती है और अपने अकाउंट से किसी को भी हाइड नहीं करती है। उसकी मॉम जो कि अपनी बिजनेस ट्रिप पर अपने लैपटॉप पर बैठी काम कर रही होती हैं, उनके पास नोटिफिकेशन आता है कि चिंग चिंग ने कुछ पोस्ट करा है। वो तुरंत उसके पोस्ट को चेक करती हैं और वो हैरान रह जाती हैं। वो तुरंत चिंग चिंग को कॉल करती हैं, पर चिंग चिंग का फोन नहीं लगता। उसकी मॉम तुरंत अपने मैनेजर से कहती हैं, मेरे वापस जाने की टिकट तुरंत बुक करो। उसके फादर भी ये फोटो देख लेते हैं। उन्हें काफी गुस्सा आता है। वो शोन के फेस पर जूम करते हैं और उसे ध्यान से देखते हैं। शोन भाई बच के रहना, फील्डिंग सेट हो सकती है तुम्हारी। चिंग चिंग के डैड काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और वो कहते हैं, एक सुअर मेरी बेटी को चुराने की कोशिश कर रहा है, उसको उसकी औकात दिखानी होगी। आखिर वो मेरी बेटी के साथ घूम कैसे रहा है। चिंग चिंग के डैड शोन को कॉल करते हैं। शोन जो कि थिएटर में सो रहा होता है, वो अपने फोन के वाइब्रेशन से उठ जाता है। वो अपना फोन उठाता है। चिंग चिंग अपने डैड का नंबर देख लेती है। वो शोन से कहती है, कॉल को काट दो, ये मेरे डैड है। शोन अपने फोन की तरफ देखता और कहता है, उन्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला। अरे हाँ, मुझे याद आया, वो बैंक के प्रेसिडेंट हैं, वो किसी का भी नंबर निकलवा सकते हैं। तभी शोन को शौक लगता है। वो कहता है, अरे हाँ, तुम्हारे डैड तो प्रेसिडेंट है। और उसके बाद वो काफी खुश हो जाता है और कहता है, शायद से अब वो मुझे अपने पास बुलाएंगे और मुझे 1 मिलियन या शायद से 10 मिलियन देकर कहेंगे, मेरी बेटी से दूर हो जाओ, मैंने ये सब मूवीज में होते देखा है। शोन की ये बात सुनकर चिंग चिंग हंसने लग जाती है और कहती है, सपने देखना बंद करो। शोन कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं उनसे पैसे ले लूंगा। चिंग चिंग कहती है, तो क्या तुम्हारा पैसे लेने का इरादा है। शोन कहता है, अरे यार, मिलियन तो दूर की बात है, अगर वो मुझे $1000 भी देंगे तब भी मैं दूर चला जाऊंगा। चिंग चिंग ये सुनने के बाद हल्का सा उसे मारती है। उसके बाद वो लोग थिएटर से निकल आते हैं। इन लोगों ने मूवी देख ली होती है और फोटोज भी ले लिए होते हैं। शोन कहता है, अब मैं घर जा रहा हूँ। चिंग चिंग कहती है, तुम डिनर पे नहीं चलोगे मेरे साथ। शोन कहता है, अभी तो मेरा पेट भरा है, वैसे मुझे ये बताओ तुम कौन से कॉलेज जाने वाली हो। चिंग चिंग सोच में पड़ जाती है। शोन कहता है, ठीक है, भूल जाओ मैंने कुछ पूछा, वैसे मैं शंघाई में जा रहा हूँ। चिंग चिंग कहती है, मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। शोन वहाँ खड़ा रहकर उसका वेट करता है। वो इधर उधर देख रहा होता है। तभी उसे कुछ गेमिंग मशीन दिख जाती हैं। वो उन मशीन्स के पास जाते हुए सोच रहा होता है, मेरी पास लाइफ में मैंने टैडी निकालने की कितनी कोशिश करी थी ताकि मैं मेंग्याओ को इम्प्रेस कर सकूं, पर मैं बार बार फेल हो जाता था। पर जब आखिरकार मैं सक्सेस हो गया तो उसे उस टॉय से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। शोन जो था वो यहाँ पर खड़े होकर एक टॉय को बाहर निकाल लेता है। तभी चिंग चिंग आ जाती है। शोन वो प्लशी उसे दे देता है। वो कहता है, ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है, पर फिर वो वापस ले लेता और कहता है, ठीक है, इसे तुम मत लो। पर चिंग चिंग वो प्लशी उससे छीन लेती है और कहती है, मूवी के पैसे मैंने दिए थे और अब तुमने मुझे प्लशी दे दिया, अब हिसाब बराबर हुआ। शोएन भी कहता है, हाँ ठीक है, चलो अब यहाँ से चलते हैं। शोएन चिंग चिंग को उसकी कार में बैठा देता है और उसे बाय बोलता है। मिस वांग जो कि कार के अंदर बैठी होती है वो कहती है, तुम्हारी मॉम का मुझे कॉल आया था, वो आज रात वापस आ रही हैं और शायद से तुम्हारे डैड भी आएंगे। ये सारी बातें सुनकर चिंग चिंग काफी खुश होती है। उसने जो शोएन के साथ फोटो ली थी वो उस फोटो को अपने वॉलपेपर पर लगा लेती है। हम देखते हैं चिंग चिंग की मॉम अपने घर वापस आ चुकी होती है और वो अपने साथ एक गिफ्ट भी लाई होती है। चिंग चिंग भी अपने घर वापस आ चुकी होती है। उसकी मॉम उसके पास जाती है और कहती है, चिंग चिंग आखिर ये शोएन है कौन। चिंग चिंग कहती है, मैंने आपको कहा तो था वो मेरा बॉयफ्रेंड है, ये देखिए ये उसने मुझे गिफ्ट दिया है। उसकी मॉम कहती है, क्या हमने तुम्हें कभी किसी चीज की कमी होने दी है, तुम हमसे इतनी बदतमीजी कैसे कर सकती हो। चिंग चिंग चिल्लाते हुए कहती है, आपने सही कहा, सब मेरी ही गलती है, अगर मैं पैदा ही ना होती तो ये सब होता ही ना। ये कहकर चिंग चिंग अपने रूम में चली जाती है और अपने रूम में जाकर रोने लगती है। उसकी मॉम को ये देखकर बुरा लगता है। तभी उसके डैड आ जाते हैं और वो कहते हैं, तुमने पता करा क्या मैटर है, ये शोएन और चिंग चिंग वाला। चिंग चिंग की मॉम उसके डैड पर चिल्लाते हुए कहती हैं, ये सब तुम्हारी गलती है, तुम उसका बर्थडे भूल गए। उसके डैड कहते हैं, जरा देखो तो बोल कौन रहा है, तुमने उससे कुछ पूछा भी है। उसकी मॉम कहती है, नहीं, वो सीधी तरह से जवाब नहीं दे रही है। उसके डैड कहते हैं, तो अब हम क्या करेंगे। चिंग चिंग की मॉम कहती हैं, मैं खुद से उस शोएन नाम के लड़के को ढूंढूंगी और उससे इस बारे में बात करूंगी। सीन शिफ्ट होता है शोएन के ऊपर जो कि अपनी शॉप पर होता है।
और वो चैट पर चिंग चिंग से ही बात कर रहा होता है। वो उससे कह रहा होता है, मुझे अब रिग्रेट हो रहा है, मुझे तुम्हारे साथ डिनर कर लेना चाहिए था, अब मुझे काफी भूख लग रही है। चिंग चिंग भी अपने घर पर अपने पेरेंट्स के साथ डाइनिंग टेबल पर होती है। चिंग चिंग उसके मैसेज का रिप्लाई करते हुए कहती है, तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था, अब तुम भूखे ही रहो। खैर फिर भी वो शोएन से पूछती है, अच्छा बताओ मुझे तुम क्या खाना चाहते हो। तभी शोएन को उसकी बॉस बुलाती है, पर फिर भी शोएन फोन में लगा होता है। उसकी बॉस कहती है, तुम्हारे सामने कस्टमर्स हैं, बाद में बात कर लेना। शोएन जल्दी से फोन को छोड़कर कस्टमर्स के पास जाता है। सीन शिफ्ट होता है चिंग चिंग के घर पर। उसके बर्थडे का जो केक बचा था, चिंग चिंग मिस वोंग से कहती है, आंटी वोंग आप इस केक को उस बार में पहुंचा दीजिए जहां हम गए थे। ये सुनने के बाद चिंग चिंग के पेरेंट्स कहते हैं, तुम ये केक किसके पास भेज रही हो। चिंग चिंग कहती है, शोएन के पास। ये सुनकर उसके मॉम डैड हैरान हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, आंट वांग उस केक को लेकर शोएन की शॉप पर आ जाती है। शोएन की बॉस कहती है, देखो तो जरा कौन आया है। आंट वोंग कहती है, हाँ मैं कुछ डिलीवर करने आई हूँ। शोएन कहता है, आंट वोंग आप आ गई। आंट वोंग कहती है, चिंग चिंग ने मुझसे कहा था कि मैं इस केक को तुम तक पहुंचा दूं। ये सुनने के बाद शोएन थोड़ा शॉक होता है और वो कहता है, वो सच में शायद से थोड़ी सी पागल है। ये सब देखने के बाद शोएन की बॉस कहती है, मुझे सच सच बताना तुम दोनों डेट कर रहे हो है ना। शोएन कहता है, आप ये किस बारे में बात कर रही हैं, मैंने बस उसकी मदद करी थी, मैंने उससे कहा था कि मुझे भूख लगी है इसीलिए उसने मुझे ये केक भेज दिया। ये सुनने के बाद बॉस हंसते हुए कहती है, मुझसे मजाक मत करो, मुझे यकीन नहीं होता। तभी सीन शिफ्ट होता है हमारे वे भाई पे। काफी टाइम बाद दिखा ये लड़का। खैर इस टाइम पर वो कॉफी शॉप पर होता है मैन ग्याओ और उसकी दोस्त के साथ। वे उनसे पूछता है, तो तुम दोनों को मुझसे क्या काम है। मैन ग्याओ कहती है, मुझे बताओ कि आजकल शोएन क्या कर रहा है। वे बताता है कि वो पार्ट टाइम जॉब कर रहा है। ये सुनने के बाद मैन ग्याओ की दोस्त कहती है, मैं अब सब समझ गई, वो गरीब हो चुका है इसलिए तुम्हें इग्नोर कर रहा है, वैसे भी लड़कियों के पीछे भागने में पैसे खर्च होते हैं। वो ये सुनकर कहता है, नहीं नहीं तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो, वो अपने आने वाले ड्राइविंग टेस्ट के लिए बिजी है, वो हमारे साथ अब गेम भी नहीं खेलता। मैन ग्याओ कहती है, तो वो मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है शोएन पर, जो की अपने रूम में बैठा चैट पर चिंग चिंग से बातें कर रहा होता है। वो उसे कल के केक के लिए शुक्रिया बोलता है। चिंग चिंग भी उससे बातें करते हुए उसके रिप्लाई में कहती है, वो केक बहुत ही ज्यादा बड़ा था इसीलिए हम उसे खत्म नहीं कर पाए। तब मुझे समझ आया कि मैं उस केक को तुम्हें भी भेज सकती हूँ। शोएन चैट पर उससे पूछता है, चिंग चिंग तुम्हारे और दोस्त नहीं है क्या। ये सुनने के बाद चिंग चिंग थोड़ा शांत हो जाती है और कहती है, तुम्हें इससे क्या मतलब। शोएन कहता है, ऐसा लगता है मैंने सच बोल दिया, कल के केक की वजह से मैं तुमसे अच्छे से बोल रहा था, मैं तुम्हारा एक अच्छा दोस्त बन सकता हूँ। चिंग चिंग कहती है, तुम्हारा शुक्रिया पर इसकी जरूरत नहीं है। शोएन अपने बेड पर लेट जाता है और पूछता है, तुम क्या कर रही हो। चिंग चिंग बोलती है, तुम्हारा इससे क्या मतलब है। शोएन कहता है, मैं बस क्यूरियस हूँ तुम्हारे जैसे अमीर बच्चे अपना टाइम पास कैसे करते हैं। वो कहती है कि मैं कॉमिक्स पढ़ती हूँ, क्या तुम्हें भी वो पसंद है। शोएन कहता है, हाँ मुझे बहुत पसंद है। शोएन कहता है, मैंने जो कॉमिक्स पढ़ी है वो तुमने भी कभी नहीं पढ़ी होंगी। ये सुनने के बाद चिंग चिंग कहती है, आखिर तुम ऐसा क्या पढ़ रहे हो। शोएन कहता है, मैं तो एच मानवा पढ़ता हूँ। ये सुनने के बाद चिंग चिंग उसे ठरकी बोलती है। तभी सीन वापस से वे पर शिफ्ट होता है। वो गुस्से में मेनग्याओ से कहता है, पहले शोएन हर जगह तुम्हारा पीछा किया करता था, पर क्या तुमने कभी उस पर ध्यान दिया है। ये सुनने के बाद मेनग्याओ की दोस्त कहती है, तुम लड़कों को लगता क्या है, अगर तुम हमें अच्छे से ट्रीट करो तो हम तुम्हें हाँ कर देंगे। ये सुनते ही वे कहता है, अगर वो तुम्हें पसंद नहीं था तो तुम्हें उसे रिजेक्ट कर देना चाहिए था, पर तुम उसका फायदा उठाती रही, तुम उससे भी बातें करती रही और उसी टाइम पर तुम दूसरे लड़कों के साथ भी फ्लर्ट कर रही थी, आखिर इसमें तुम्हें मजा क्या आता है। मेनग्याओ की दोस्त कहती है, तुम ये क्या क्या कह रहे हो। वे अपनी कॉफी को उठाते हुए कहता है, तुम प्ले गर्ल्स ऐसे ही बात करती हो। तभी हम शोएन के डैड को देखते हैं, जो कि अपनी चाय के मजे लेते हुए न्यूज़पेपर को पढ़ रहे होते हैं। तभी यहाँ पर शोएन आ जाता है। वो अपने डैड से कहता है, डैड मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उसके डैड कहते हैं, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो अपनी माँ से मांग लो। ये कहकर वो वापस से चाय पीने लगते हैं। शोएन कहता है, असल में मुझे ड्राइविंग स्कूल के लिए साइन अप करना है। ये सुनने के बाद उसके डैड कहते हैं, मुझसे पैसे मत मांगो, मैं बहुत गरीब हूँ। पर तभी शोएन एक अजीब सी स्माइल के साथ कहता है, अरे डैड वो बाथरूम की सीलिंग वहाँ पर भी तो शायद पैसे थे और टीवी स्टैंड के नीचे भी पैसे थे। मुझे पता है कि आप पिछले 6 महीनों से पैसे जमा कर रहे हो। ये सुनते ही उसके डैड की चाय गिर जाती है और वो कहते हैं, तुम्हें ये सब कैसे पता। शोएन बस हंसता है। उसके डैड कहते हैं, ठीक है मैं कल लिविंग रूम के टेबल पर पैसे रख दूंगा। ये सुनने के बाद शोएन कहता है, ये हुई ना बात, मैं अब काम पर जा रहा हूँ। तभी वापस से सीन वे पर आता है। वो मैन ग्याओ और उसकी दोस्त से कहता है, तुम लोग पागल हो, पता नहीं किस तरह का लॉजिक इस्तेमाल कर रहे हो। मैन ग्याओ वे से कहती है, शोएन को मत बताना कि तुम मुझसे मिले थे और मुझे बताओ कि वो कहाँ पर काम करता है। वे उसकी बातों का जवाब नहीं देता और उसे इग्नोर करके यहाँ से जाने लगता है। वे अपनी ही बातों में लगा हुआ था। वो सोच रहा था यहाँ की दूध वाली चाय पहले जैसी नहीं रही। मेनग्याओ की दोस्त मेनग्याओ से कहती है, तुम ज्यादा सोचना बंद करो, कॉलेज में और भी क्यूट क्यूट लड़के मिलेंगे, शोएन को तुम्हें खोने के बाद पछतावा जरूर होगा। मेनग्याओ कहती है, मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि वो अचानक से क्यों बदल गया। तभी सीन शिफ्ट होता है चिंग चिंग की मॉम के ऊपर, जो कि शोएन के बार के सामने पहुंच चुकी होती है। वो आंट वांग को कॉल करती है और कहती है, मैं उस लड़के के बार के पास आ चुकी हूँ, अगर चिंग चिंग बाहर निकले तो मुझे तुरंत बता देना। ये कहकर वो फोन रख देती हैं। वो उस बार के अंदर जाने लगती हैं। वो बार के अंदर जाते ही बॉस को और एक वेट्रेस को देखती है और उस बार के अंदर सिर्फ एक ही लड़का होता है जो कि काम कर रहा होता है। उस लड़के को तुरंत देखते ही चिंग चिंग की मॉम समझ जाती है कि यही लड़का उनकी लड़की का बॉयफ्रेंड है। उसकी मॉम उससे जाकर कहती है, तुम्हारा नाम शोएन है ना। शोएन कहता है, हाँ वो मेरा ही नाम है, पर आप कौन है। वो जाकर एक टेबल के पास बैठने लगती है और कहती है, मैं चिंग चिंग की मॉम हूँ, क्या हम थोड़ी देर के लिए बात कर सकते हैं।
शोयन बिना कुछ कहे उनके पास जाकर बैठ जाता है। बॉस ये सीन देखकर वेट्रेस से कहती है, ये लो आ गई मुसीबत। चिंग चिंग की मॉम कहती है, तो मुझे बताओ तुम मेरी बेटी से कहाँ पर मिले थे? शोयन कहता है, हम एक लेक के पास मिले थे और फिर इस बार में एक बार मिले थे और मैं उससे तीसरी बार उसके बर्थडे पर मिला था। ये सुनने के बाद उसकी मॉम कहती है, तो तुम बस मेरी बेटी से 3 बार ही मिले हो और तुम लोग अभी से डेट करने लगे? ये सुनने के बाद शोयन कहता है, आंटी आप अपनी खुद की बेटी को नहीं जानती क्या? क्या उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि एक लड़के से 3 बार मिलने के बाद वो उसे डेट करने लगेगी? चिंग चिंग की मॉम शोयन को देखने लगती है। उनकी आंखें सरप्राइज से भरी होती हैं। शोयन उनसे काफी अच्छे से बात कर रहा होता है। खैर तभी अचानक से चिंग चिंग की मॉम कहती हैं, मुझे बताओ तुम कौन से कॉलेज में जाना चाहते हो? शोयन कहता है, मैं शंघाई में जाना चाहता हूँ, जो कि स्कूल ऑफ फाइनेंस है। ये सुनने के बाद चिंग चिंग की मॉम कहती हैं, तुम एक आम लड़के हो, तुम्हारे लिए फाइनेंस चुनना एक स्मार्ट चॉइस नहीं है। ये सुनने के बाद शोयन कहता है, मेरा गोल है बहुत अमीर बनने का। ये सुनने के बाद चिंग चिंग की मॉम के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आती है और वो अपने मन में कहती है, इसकी हाइट भी अच्छी है और इसका फेस भी और इसकी पर्सनैलिटी भी। अगर ये सच में अपने सपनों को पूरा कर लेता है तो शायद से मैं हाँ कर दूं। खैर आगे वो शोयन से कहती हैं, मैं यहाँ पर तुम्हें ब्लेम करने नहीं आई थी। मुझे कोई दिक्कत नहीं अगर तुम चिंग चिंग के दोस्त हो तो, पर मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम लाइंस को क्रॉस नहीं करोगे। तुम एक स्मार्ट बच्चे हो, तुम्हें पता होगा मेरा क्या मतलब था इससे। शोयन कहता है, फिक्र मत करिए आंटी, मैं सब समझ गया। चिंग चिंग की मॉम अपना फोन उठाती है और कहती है, क्या हम एक दूसरे को वी चैट पर ऐड कर सकते हैं? शोयन हाँ कर देता है। उसके बाद वो उस म्यूजिक बार से निकल आती है। वो अपनी कार में बैठी होती है और काफी ज्यादा थकी हुई लग रही होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है वे पर, जो कि अपने घर पर बैठा गेम खेल रहा होता है। असल में वो कॉल पे शोयन से बात कर रहा होता है। शोयन दूसरी तरफ से कहता है, वे चलो चलते हैं, कल ड्राइविंग स्कूल के लिए साथ में साइन अप करते हैं। ये सुनने के बाद वे कहता है, इतनी जल्दी? शोयन कहता है, जितनी जल्दी हम ये कर लेंगे उतनी ज्यादा हमारी टेंशन कम होगी। वे कहता है, ठीक है मैं अपने पेरेंट्स से पूछकर बताता हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है चिंग चिंग के घर पर। वो कुछ खा रही होती है, तभी उसकी मॉम आती है। वो अपनी बेटी से ऐसे ही कुछ बातें करती हैं। फिर आगे वो उससे पूछती हैं, तो तुम्हें कौन से कॉलेज जाना है, तुमने चूज करा? चिंग चिंग कहती है, मैं शंघाई में जा रही हूँ। ये सुनने के बाद उसकी मॉम अपने मन में कहती हैं, ये तो वही कॉलेज है जिसमें वो लड़का शोयन जा रहा है। वो अपनी बेटी से दोबारा पूछती हैं, क्या तुमने सच में डिसाइड कर लिया है? चिंग चिंग बालकनी की ओर जाते हुए कहती है, हाँ मैंने डिसाइड कर लिया है। हम वे को देखते हैं जिसको लेने के लिए शोयन आया होता है अपनी स्कूटी पर। वे उससे कहता है, तुम कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं आ गए? जल्दी पीछे बैठ जा, हमें चलना भी है। वे बताता है कि उसके डैड ने उसे 2800 युआन दिए हैं। शोयन बताता है, मेरे डैड ने मुझे 3500 दिए हैं। तेरे और मेरे पैसे मिलाकर 700 तो हो ही जाएंगे। ये हमारा पहला स्टेप होने वाला है मिलियनर बनने की ओर। वो लोग हंसते हुए जा रहे होते हैं। आगे ये लोग ड्राइविंग स्कूल पहुंच जाते हैं। वहाँ का कोच कोल्ड ड्रिंक पी रहा होता है। वो उन दोनों से कहता है, पहले जाओ और रास्ते की फील लेकर आओ। वे पहले गाड़ी में बैठता है और टेस्ट देने के लिए रेडी हो जाता है। शोयन पीछे वाली सीट पर बैठा होता है। वे कार ऑन करते हुए बोलता है, हे शुयन तू ट्राई करना नहीं चाहेगा? शुयन कहता है, नहीं मेरे लिए ड्राइव करना इजी है। ये सुनने के बाद कोच कहते हैं, बच्चे चीजों को देखना और उन्हें खुद से ट्राई करना अलग होता है। ये सुनने के बाद शुयन कहता है, अंकल क्या आपने लॉन्च कंट्रोल और ड्रिफ्टिंग के बारे में सुना है? ये सुनने के बाद वे और वो कोच दोनों ही हैरान हो जाते हैं। कोच हंसते हुए कहता है, बच्चे बकवास बंद करो और हमें दिखाओ अगर तुम ये सच में कर सकते हो तो। वो कोच कहता है, ये लो चाबी और ट्राई करना चाहोगे? शुयन कहता है, हाँ क्यों नहीं, चलो वे ड्राइवर की सीट से उतरो, मुझे ट्राई करने दो। शुयन ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाता है। वे काफी चिंता में होता और कहता है, शोयन क्या तुम सच में ये कर लोगे? तुम हमें ठोक तो नहीं दोगे ना कहीं? शोयन कहता है, रिलैक्स कर यार, तुझे पता तो है मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डालता मजे के लिए। चलो अंकल अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ लॉन्च कंट्रोल। वो कोच कहता है, अगर तुमने रिवर्स में पार्किंग कर ली तो तुम यहाँ पर आकर कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। शोयन कार को ऑन करता है और एक ही ट्राई में रिवर्स पार्किंग कर लेता है, जिसे देखकर वो कोच हैरान रह जाता है और वे भी। वो उससे कहता है, शोयन क्या तुम छुप छुप कर कार चलाना सीख रहे थे? शोयन कहता है, नहीं यार मुझ में बस नेचुरल टैलेंट है। ये कहकर वो दोनों टेस्ट देकर बाहर आ जाते हैं। वे अभी तक हैरान होता और कहता है, तुमने साइन अप करते ही रिवर्स पार्किंग कर ली, तुम कमाल क्यों यार। अगर तुम पास हो गए और मैं फेल हो गया तो ये काफी शर्म की बात होगी। शोयन कहता है, अरे नहीं यार तुम भी पास हो जाओगे और फिक्र मत करो, तुम्हें और भी मौके मिलेंगे मेरे सामने एम्बेरस होने के। तभी शोयन को किसी को कॉल आता है। वो कॉल को उठाता है और कहता है, कौन बोल रहा है? और वो कॉल असल में चिंग चिंग के फादर का होता है। शोयन उनसे कहता है, अंकल मेरी पहले ही चिंग चिंग की मदर से बात हो चुकी है, क्या आपको किसी और चीज के बारे में बात करनी है? तभी चिंग चिंग के फादर कहते हैं, क्या तुम आज शाम फ्री हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मुझे बस अपना एड्रेस भेज दो, मैं तुम्हें लेने के लिए एक ड्राइवर को भेज दूंगा। शोयन उन्हें बता देता है कि वो ड्राइविंग स्कूल में अभी, और ये कहकर वो फोन रख देता है। वे उससे आकर पूछता है, किसका फोन था भाई? शोयन कहता है, अरे मेरे होने वाले ससुर जी का। ये सुनते ही वे हैरान हो जाता है और कहता है, तुम सच में उस लड़की को डेट कर रहे हो? शोयन वे से कहता है, यार तुम खुद से ही घर चले जाना, असल में मुझे कहीं और जाना है। सीन शिफ्ट होता है चिंग चिंग के फादर के ऑफिस में। शोयन वहाँ पर आया होता है। वो शोयन से बैठने के लिए कहते हैं। शोयन कहता है, अंकल चैन मेरे और आपकी बेटी के बीच क्या चल रहा है? मैं वो सारी चीजें उसकी मॉम को समझा चुका हूँ। चिंग चिंग के डैड कहते हैं, मेरी बेटी ने डिसाइड करा कि वो शंघाई म्यूजिक एकेडमी जाना चाहती है। मैं चाहता हूँ कि तुम अलग कॉलेज को चूज करो, पर इस बात पर शोयन मना कर देता है। चिंग चिंग के डैड कहते हैं, इतनी जल्दी ना मत बोलो, अगर तुम मेरी बात मान लेते हो तो जब तुम ग्रेजुएट हो गए तो मैं एक अच्छी सी जॉब तुम्हारे लिए तैयार रखूंगा। शोयन को ये सुनकर थोड़ा गुस्सा आता और वो उठकर कहता है, बस
बस क्योंकि मैं उस कॉलेज में जा रहा हूँ जिसमें आपकी बेटी जा रही है। आप चाहते हो कि मैं अपना कॉलेज बदल लूं? अंकल चेन, क्या आप मुझे नीचा दिखा रहे हैं? आपकी बेटी और मेरे बीच कुछ भी नहीं है। हमारी तो जल्दी एक दूसरे से बात होना भी बंद हो जाएगी। पहले मैं हमेशा उस तरह जीता था जैसे लोग कहते थे, पर अब मैं एक अलग जिंदगी जीना चाहता हूँ। अब अगर कोई मुझे कोई काम करने को मना करता है तो मेरा उस काम को करने का और मन करता है। ये कहकर शोएन जाने लगता है। वो जाते जाते कहता है, आप जब भी लोगों से बात करते हो तो क्या आप खुद को उनसे अपर लेवल का समझते हो, या तो सिर्फ ये तब होता है जब आप मेरे जैसे किसी से बात कर रहे हो। ये कहने के बाद शोएन यहाँ से चला जाता है। अंकल चेन सोच में पड़ जाते हैं। वो तुरंत चिंग चिंग की मॉम को कॉल करते हैं और उनसे कहते हैं, मैंने उस लड़के से बात करी और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने चीजों को और खराब कर दिया। चिंग चिंग की मॉम उनसे कहती है, मैंने पहले ही कहा था वो आम लोगों जैसा नहीं है। तुम उससे खुद से बात करना चाहते थे, है ना? और अब तुमने कर ली और देखो क्या हो गया। अब तुम अपनी बेटी से क्या कहोगे? ये कहकर वो कॉल काट देती हैं। चिंग चिंग अपने घर पर बैठी गिटार बजा रही होती है। तभी उसके फोन पर शोन का मैसेज आता है और उस मैसेज में वो कहता है, क्या तुम आज बार में आओगी? मेरा आज गिटार बजाने का मन कर रहा है। चिंग चिंग कहती है, मुझे टाइम बताओ। शोन कहता है, मैं म्यूजिक बार में 11 बजे तक रहूंगा। अगर तुम आती हो तो मैं ओरिजिनल सॉन्ग बजाऊंगा तुम्हारे लिए। ये सुनते ही चिंग चिंग थोड़ा हैरान होती है। वो अपने मन में कह रही होती है, ओरिजिनल सॉन्ग? उसके बाद वो उसके मैसेज का रिप्लाई करते हुए कहती है, ठीक है मैं आऊंगी। शोएन कहता है, ठीक है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। चिंग चिंग काफी खुश लग रही होती है। तभी से ही शिफ्ट होता है बार में। चिंग चिंग अपने गिटार के साथ वहाँ आ जाती है। शोयन उसे देखने के बाद कहता है, तो तुम आ गई, जहाँ मन चाहे बैठ जाओ। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ और फिक्र मत करो, इस बार मैं तुम्हारे कप से पानी नहीं पीऊंगा। ये सुनने के बाद चिंग चिंग ब्लश करने लगती है। आगे वो उसे पानी लाकर देता है और उसके सामने बैठकर कहता है, चिंग चिंग पहले तो मैं तुमसे माफी मांगना चाहूंगा। मेरी तुम्हारे डैड से बात हुई थी आज शाम में। उन्होंने कुछ ऐसी चीजें कही थी जिससे मुझे काफी गुस्सा आया था। मैंने तुम्हें आज इनवाइट इसलिए किया ताकि मैं उन्हें गुस्सा दिला सकूं। ये सुनने के बाद चिंग चिंग कहती है, कोई ना, मुझे बुरा नहीं लगा। मैं जानती हूँ उन्होंने क्या कहा होगा। उसके बाद चिंग चिंग कहती है, तुमने कहा था कि तुम एक ओरिजिनल सॉन्ग प्ले करोगे मेरे लिए। शोएन उठता है और हंसता है और उससे गिटार मांगता है। तभी यहाँ पर चिंग चिंग की मॉम आ जाती हैं। वो इधर उधर देखने लगती हैं। शोएन जाकर स्टेज पर बैठ जाता है और सबसे कहता है, मैं अब एक ओरिजिनल सॉन्ग गाने जा रहा हूँ। ये गाना होने वाला है अगर एक दिन मैं रिच बन गया तो। चिंग चिंग की मॉम उसके पास आकर बैठ जाती हैं। ये सुनने के बाद चिंग चिंग हंसती है। उसके बाद शोएन गाना शुरू करता है। वो उस जगह पर सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। सारे कस्टमर्स को वो गाना सुनकर अच्छा लग रहा होता है। उस म्यूजिक बार में हर कोई एंजॉय कर रहा होता है। शोयन भी अपने सारे इमोशंस के साथ गाना गा रहा होता है। हर किसी की नजरें उसकी तरफ होती हैं। शोयन गाना खत्म करके चिंग चिंग और उसकी मॉम के पास आते हुए कहता है, देखा, मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि मैं एक जीनियस हूँ। चिंग चिंग उसकी तारीफ करते हुए कहती है, हाँ तुमने सही कहा, तुम्हारा वो ओरिजिनल गाना काफी अच्छा था। चिंग चिंग की मॉम कहती है, मैं इसके डैड की तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। शोयन कहता है, कोई बात नहीं, अगर उनकी जगह मैं होता तो मैं भी उनके ही जैसा कुछ करता। वो चिंग चिंग की मॉम को भी पानी देता है और कहता है, मुझे बस उनके बात करने का रवैया पसंद नहीं आया। वो ऐसे एक्ट करते जैसे वही सबसे ऊपर है, पर सोने के बाद मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। चिंग चिंग की मॉम शोएन से उसके सपने और उसके गोल्स के बारे में पूछती हैं। शोएन एक्साइटेड होकर कहता है, बहुत सारे, मतलब बहुत सारे, मेरा मतलब है बहुत सारे पैसे कमाना। ये सुनने के बाद चिंग चिंग की मॉम कहती हैं, बहुत सारे से तुम्हारा क्या मतलब है, तुम कितने पैसे कमाना चाहते हो? शोएन कहता है, इतने पैसे कि आपके जो एक्स हस्बैंड है उन्हें मुझसे कोई दिक्कत ना हो। उसकी मॉम कहती है, क्या पैसे तुम्हारे लिए इतने मैटर करते हैं? शोएन कहता है, गरीबों की ज्यादातर प्रॉब्लम्स पैसे ना होने की वजह से आती है और आजकल तो चीजें और खराब है। उसकी मॉम कहती है, कैसी चीजें खराब है? शोयन शर्माते हुए कहता है, अरे मेरा मतलब था जैसे शादी के रिश्ते आना और तुम्हें लड़की वाले रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि तुम कम पैसे कमाते हो। ये सुनकर चिंग चिंग की मॉम हंसने लगती है और वो कहती है, तो तुम्हारे हिसाब से एक अच्छा आदमी किसे कहते हैं? उसके पास कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए? शोएन कहता है, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। एक बंदा है जो कि KFC से $50 का खाना खाना चाहता है। उसके हिसाब से वो खाना बहुत ही महंगा है, पर अगर वही खाना उसकी वाइफ या फिर उसकी बच्ची मांगे तो वो बिना सोचे समझे उन्हें वो खिलाएगा। एक अच्छा आदमी ये होता है। ये लोग काफी देर तक आपस में बातें करते हैं, इतनी देर तक कि ये लोग टाइम देखना भी भूल जाते हैं। आखिर में शोएन इन्हें बाहर तक छोड़ने जाता है। चिंग चिंग की मॉम को धीरे धीरे शोएन पसंद आने लगता है। वो उसे एक्सेप्ट करना स्टार्ट करने लगती है। वो शोएन से कहती है, तुम्हारे साथ बात करके काफी अच्छा लगा। अगर कभी चिंग चिंग तुमसे दोबारा मिलना चाहेगी तो फिक्र मत करो, मैं उसके साथ नहीं आऊंगी। शोएन कहता है, आंटी आप परेशान मत होइए, मैं हमेशा अपने वादे निभाता हूँ। ये सुनने के बाद चिंग चिंग और उसकी मॉम कार में जाकर बैठ जाते हैं। शोयन खिड़की पर कहता है, चिंग चिंग तुम अपना गिटार बार में ही भूल गई। ये सुनने के बाद चिंग चिंग कहती है, तुम उस गिटार को रख सकते हो कुछ दिनों के लिए, पर हाँ मुझे वापस देना मत भूलना। वो उसे बाय बोलती है। शोएन कहता है, ठीक है फिर तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा अगली बारी का जब हम मिलेंगे। खैर उसके बाद उनकी कार यहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पर शोएन की बॉस आती है और वो कह रही होती है, लगता है ये एक रोम कॉम की शुरुआत है। शोएन उनकी तरफ देखता है। बॉस हंसते हुए कहती है, तुम अपनी सासू माँ से 2 बार मिल चुके हो और अभी भी नाटक कर रहे हो। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें इतनी प्यारी चिंग चिंग पसंद नहीं? ये सुनने के बाद शोएन कहता है, अगर आप खूबसूरती को प्रायोरिटी बनाकर ये सब चीजें कह रही हैं तो ऐसे तो मैं आपको भी पसंद करता हूँ। ये सुनने के बाद बॉस हंसने लगती है और कहती है, जाओ अपना गिटार पकड़ो और अंदर जाकर गाना
पुराना गाँव। सीन शिफ्ट होता है ड्राइविंग टेस्ट पर। वे गाड़ी चलाना सीख ही नहीं पा रहा होता। वो गाड़ी को इधर उधर घुमा रहा होता है। कोच भी उस पे काफी गुस्सा करता है। आखिर में वो गाड़ी से उतर जाता और कहता है, मुझे काफी अनोइंग लग रहा है, मैं कभी दोबारा तेरे साथ ड्राइविंग सीखने नहीं आऊंगा, मेरा सारा मोटिवेशन तेल लेने चला गया। शोएन कहता है, अरे यार तुम कितने बेकार हो इस चीज में। तभी वे शोएन से पूछता है, अच्छा मुझे बताओ तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसी दिखती है। शोएन कहता है, वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। दोनों ऐसे ही बातें करने लगते हैं। उसके बाद शोएन अपनी जॉब पर आ जाता है। वो वहाँ पर अपना फोन निकालता है। वहाँ पर वो ग्रुप चैट चेक करता है जिसमें स्कूल का एक स्टूडेंट कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि शोएन का टेस्ट भी काफी अच्छा गया है, पर क्या वो इंग्लिश में पास हो पाएगा? अगर कोई कॉलेज उसे लेता है तो मैं लाइव स्ट्रीम पर आकर टट्टी खाऊंगा। सब लोग बेसिकली शोएन का मजाक उड़ा रहे होते हैं, पर वे अकेला शोएन की तरफ से बोल रहा होता है और कह रहा होता है, शोएन के अच्छे नंबर्स आएंगे। वे में और बाकी के स्टूडेंट्स में बहस शुरू हो जाती है। वे अकेला शोएन की तरफ से लड़ रहा था। शोएन इन लोगों को बातें करते हुए देखता है और वो अपने मन में कहता है, ये लोग कितने ज्यादा चाइल्डिश हैं। वो ग्रुप चैट को बंद कर देता है और अपने मन में कहता है, कल रिजल्ट आ जाएंगे। वो चिंग चिंग को मैसेज करता है और कहता है, क्या तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम कौन से कॉलेज जाने वाली हो? चिंग चिंग बताती है वो शंघाई जाने वाली है। इनकी ऐसे ही थोड़ी बात होती है। चिंग चिंग उससे कहती है, मेरे गिटार के साथ कुछ होना नहीं चाहिए। शोएन कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं उसका ट्रेजर जैसे ध्यान रखूंगा, यहाँ तक कि मैं उसे गले लगा लेता हूँ जब भी मैं सोता हूँ। ये सुनने के बाद चिंग चिंग उसे ठरकी बोलती है। शोएन हंसता है और कहता है, मैं तुम्हें थोड़ी ना गले लगा रहा हूँ जो तुम मुझे ठरकी बोल रही हो। चिंग चिंग कहती है, अब बकवास बंद करो। उसके बाद चिंग चिंग कहती है, तुमने जो सॉन्ग लिखा था क्या तुम मुझे उसके लिरिक्स भेज सकते हो? शोएन कहता है, ठीक है, पर कॉपीराइट ना पाने के लिए आपको 10,000 देने पड़ेंगे। चिंग चिंग कहती है, ठीक है, हमारी डील रही। इनका ऐसे ही थोड़ा हंसी मजाक चलता है, पर जो अपना शोएन होता है वो सच में अपना अकाउंट नंबर भेज देता है, मतलब कॉपीराइट के पैसे लेने के लिए। वो असल में मजाक कर रहा होता है। उसे लगता है कि चिंग चिंग पैसे नहीं भेजेगी, पर वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसके अकाउंट पर मैसेज आता है, 10,000 आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो चुके हैं। ये देखने के बाद शोएन अपने मन में कहता है, ये लड़की कितनी खूबसूरत है और इसके पास पैसे भी है। चिंग चिंग कॉमिक्स पढ़ने लगती है। शोएन उसे अपने गाने के लिरिक्स भेज देता है। वो कहती है, अच्छा काम करा, अब तुम जा सकते हो। और वो वापस से कॉमिक्स पढ़ने लगती है। उसकी मॉम चिंग चिंग को मुस्कुराते हुए देखती है और अपने मन में सोचती है, क्या ये लड़की सच में सीरियस है? तभी सीन शिफ्ट होता है शोएन के घर पर, जहाँ उसकी मॉम बार बार घड़ी को देखे जा रही होती है और कहती है, टाइम बस होने ही वाला है, आखिर ये शोएन अभी तक उठा क्यों नहीं है? शोएन के डैड कहते हैं, वो कल रात घर लेट आया था। उसकी मॉम उसके डैड को उसे उठाने के लिए भेजती है और बार बार घड़ी को देखे जा रही होती है, पर अभी तक शोएन उठा नहीं होता है। उसके डैड वापस आ जाते हैं। उसकी मॉम कहती है, आखिर वो कर क्या रहा है? अगर उसके नंबर्स अच्छे नहीं आए होंगे तो वो गया। शोएन के डैड कहते हैं, उसकी एडमिशन टिकट टेबल पर रखी है, हम उन्हें खुद भी तो चेक कर सकते हैं। शोएन की मॉम थोड़ा गुस्सा तो होती है, पर फिर वो खुद से रिजल्ट चेक करने के लिए मान जाती है। शोएन के डैड लैपटॉप पर बैठकर उसका रिजल्ट चेक करने लगते हैं। शोएन की मॉम उसका रोल नंबर बता रही होती है। उसके डैड ऑनलाइन रिजल्ट चेक करते हैं। तभी यहाँ पर उठकर शोएन आ जाता है। वो पीछे से कहता है, तो क्या आप लोगों को मेरा रिजल्ट मिल गया? उसकी मॉम कहती है, वही ढूंढ रहे हैं, क्या ये इंटरनेट सही नहीं चल रहा है? शोएन अपना फोन निकालते हुए कहता है, एक सेकंड रुकिए, मैं अपने फोन पर चेक करता हूँ। और जब वो अपनी इन्फॉर्मेशन डालता है तब उसका रिजल्ट उसके फोन पर आ जाता है और शोएन का स्कोर आया होता 558, जिसे देखकर उसकी मॉम कुछ ज्यादा ही खुश हो जाती हैं। उसके इंग्लिश के नंबर्स देखकर उसके डैड इतने शौक हो जाते हैं कि वो कहते हैं, क्या तुमने इंग्लिश में चीटिंग करी थी? शोएन हंसते हुए कहता है, नहीं, मैं बस लकी था, मैंने हर एक चीज सही गेस करी थी। शोएन का जो रिजल्ट होता है वो टॉप टियर होता है, जिसे देखकर उसके पेरेंट्स काफी ज्यादा खुश होते हैं। शोएन की मॉम कहती है, जल्दी से इसके ग्रैंडपा और इसकी ग्रैंडमा को कॉल करिए और उन्हें ये खुशखबरी बताइए, और बाकी सारे रिलेटिव्स को भी। शोएन कहता है, मैंने तो पहले ही आपसे कहा था कि मैं टॉप ग्रेड लाने वाला हूँ। शोएन अपना फोन चेक करता है। उससे वे का मैसेज आया होता है जो कि उसे बताता है कि उसे 507 नंबर्स मिले हैं। वो शोएन से उसका रिजल्ट पूछता है और जब वो शोएन का रिजल्ट सुनता है वो हैरान रह जाता है। वो शोएन से कहता है, सच में तुम्हारे इंग्लिश में 125 कैसे आए? तुमने पक्की बात है चीटिंग करी होगी। तुम्हारे 558 आए, तुम सच में एक टॉप कॉलेज में जा सकते हो। वे शोएन के लिए खुश होता है। उनकी स्कूल की ग्रुप चैट में काफी शोर मच रहा होता है। वे अपने मन में कहता है, अभी तो मैं तुम लोगों को एक सरप्राइज देने वाला हूँ। तो मैं शोएन का रिजल्ट बताकर वो ग्रुप चैट में शोएन का रिजल्ट सेंड कर देता है और उसका रिजल्ट देखने के बाद पूरी की पूरी चैट क्रेजी हो जाती है। वो चैट फुल ऑफ रिएक्शन से भर जाती है। सब लोग शोएन की तारीफ कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम मेनग्याओ को देखते हैं जो कि अपने फोन पर उसी ग्रुप चैट को देख रही होती है और अपने मन में कह रही होती है, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? शोएन ने 558 स्कोर किया है। वो लड़का पहले मेरे पीछे पागल था और मैं उसे अटेंशन भी नहीं देती थी। आखिर ये सब कब चेंज हो गया? आखिर क्यों? वो मुझे छोड़ने के बाद और बेटर कैसे हो गया? ये कहते वक्त मेनग्याओ की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो अपने फोन को वापस से अपनी पॉकेट में रख लेती है और वो गहरी सोच में डूब जाती है। अगर तुम अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आ रही है। सो प्लीज वीडियो कंटिन्यू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही में हाइप का बटन भी दबा देना ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा व्यूज गेन कर सके और मैं बाकी दूसरी सीरीज को भी कंप्लीट कर सकूं। और हाँ, सब्सक्राइब कर दो यार, हम 100K के काफी क्लोज हैं। अब वीडियो में वापस चलते हैं। मैं अपने घर पे बैठा कॉफी पी रहा होता हूँ। उसी वक्त मैं अपनी मॉम से कहता हूँ, मॉम आपको याद है ना,
आपने मुझसे वादा किया था। मेरी मॉम ये सुनकर कहती है, आखिर तुम किस वादे की बात कर रहे हो? ये सुनते ही मैं पैनिक हो जाता हूँ कि आखिर मेरी मॉम मुझसे किया वादा भूल कैसे सकती हैं। मैं उनसे तुरंत कहता हूँ, आपने मुझसे कहा था कि अगर मैं अच्छे नंबरों से पास हुआ तो आप मुझे पैसे देंगी। ये सुनते ही मेरे डैड कहते हैं, अरे फिक्र मत करो बेटा, वो सब मैं संभाल लूंगा। मैं तुम्हें नया कंप्यूटर और फोन दोनों दिलाऊंगा और कांग्रेचुलेशन के तौर पर रिश्तेदार जितने भी पैसे देंगे वो भी मैं तुम्हें दे दूंगा। ये सुनते ही मैं अपने डैड से कहता हूँ, अच्छा डैड, आप जो पार्टी रखने वाले थे मेरे पास होने की खुशी में, क्या आप वो पार्टी कैंसिल करके उसके पैसे भी मुझे दे सकते हो? ये सुनते ही मेरे डैड कहते हैं, ठीक है जैसा तुम चाहो। दूसरी तरफ चिंग चिंग मुझे मैसेज करती है। वो मुझसे मेरे रिजल्ट के बारे में पूछती है। चिंग चिंग का रिजल्ट भी काफी अच्छा आया होता है। जब मैं उसे अपना स्कोर बताता हूँ तब वो मुझे बधाई देती है। मैं उसके सामने थोड़ा फ्लेक्स करने लगता हूँ। ये देखकर वो कहती है, तुम ज्यादा मत दौड़ो, तुम्हारे नंबर फिर भी मेरे से कम है। खैर उसके बाद वो मुझसे कहती है, मैं अपना सॉन्ग रिकॉर्ड करने के लिए स्टूडियो जा रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ आओगे? मैं उससे कहता हूँ, ये भी कोई पूछने की बात है, मैं जरूर चलूंगा। दूसरी तरफ वे आराम से बैठा गेम खेल रहा होता है। तभी मैं उसे कॉल कर देता हूँ और उसका अपोनेंट उसे इजीली गेम में हरा देता है। वे को काफी गुस्सा आता है। वेल मैं कॉल पर वे से कहता हूँ, वे आज मैं ड्राइविंग प्रैक्टिस पर नहीं आ पाऊंगा। ये सुनते ही वे थोड़ा हैरान होता है और मुझसे पूछता है क्यों। मैं उससे कहता हूँ, आज मेरी गर्लफ्रेंड मेरे साथ घूमना चाहती है। ये सुनने के बाद वे को यकीन नहीं होता। मैं उसे मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में थोड़ा बताता हूँ और कहता हूँ, वो दिखने में काफी प्यारी है और उसका स्कोर भी मुझसे ज्यादा है। ये सुनते ही वे कहता है, अच्छी फसल हमेशा कीड़े ही खाते हैं, और ये कहकर वो कॉल काट देता है और वापस गेम खेलने लग जाता है। मैं अपने मन में सोचता हूँ, ये साला जलता है मेरी खूबसूरती से। खैर उसके बाद मैं चिंचिंग के साथ स्टूडियो पहुंचता हूँ। वहाँ पर वो अपना सॉन्ग रिकॉर्ड करने लग जाती है। उसका सॉन्ग रिकॉर्ड करने में मैं भी उसकी हेल्प कर रहा होता हूँ। खैर उसके थोड़ी देर बाद सॉन्ग पूरा रिकॉर्ड हो जाता है। मैं उसे सिग्नल देता हूँ कि सब कुछ परफेक्टली हो चुका है। वो अपने हेडफोन्स उतारती है और मैं उससे कहता हूँ, तुमने बहुत बढ़िया करा। खैर उसके बाद स्टूडियो से निकलकर हम लोग वॉक करते हुए आगे जा रहे होते हैं। मैं बाहर का मौसम देखकर चिंचिंग से कहता हूँ, अभी हमें घर नहीं जाना चाहिए, हमें थोड़ा और घूमना चाहिए। डिनर पर चलने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? चिंचिंग मुझसे पूछती है, तुम डिनर में क्या खाना चाहते हो? मैं उससे कहता हूँ, रुको मुझे सोचने दो। फिर वो कहती है, क्या तुम हॉटपॉट खाना चाहोगे? ये सुनकर मैं उससे कहता हूँ, अगर तुम ज्यादा हॉटपॉट खाओगी तो तुम्हारी स्किन पर पिंपल आ जाएंगे। ये सुनकर वो हंसती और कहती है, फिक्र मत करो, मैं तुमसे खाने के पैसे नहीं लूंगी। ये सुनते ही मैं कहता हूँ, फिक्र मत करो, कभी कभी खाने से पिंपल्स नहीं आते हैं। खैर उसके बाद मैं चिंचिंग से कहता हूँ, चिंचिंग तुम मुझे गलत मत समझना, तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हारे पैसे खर्च करवा रहा हूँ, पर क्योंकि मैंने पहली बार चिंचिंग का नाम लिया इसीलिए उसने पैसों वाली बात को इग्नोर कर दिया। इसीलिए वो ब्लश करने लगी और मुझसे कहती है, एक सेकंड, क्या तुमने अभी मुझे मेरे पहले नाम से बुलाया? मैं उससे कहता हूँ, हाँ चिंचिंग। वो मेरे पैर पर कसकर अपना पैर मारती है। मुझे काफी तेज लगता है और मैं उससे कहता हूँ, एक सेकंड रुको, क्या तुम अपने हस्बैंड को मारना चाहती हो? और तुम्हारी मॉम भी तो तुम्हें चिंचिंग बुलाती है। ये सुनकर चिंचिंग कहती है, वो मेरी मॉम है, तुम नहीं, इसलिए तुम मुझे वो नहीं बुलाओगे। मैं एक पत्थर पर बैठ जाता हूँ क्योंकि मेरे पैर पर काफी जोर से लगी होती है। चिंचिंग का चेहरा थोड़ा उतर जाता है और वो मुझसे कहती है, क्या तुम चल सकते हो? मैं उससे कहता हूँ, नहीं। ये सुनकर वो कहती है, अगर तुम नहीं चल सकते तो कोई बात नहीं, पर मुझ पर चिल्लाओ मत। तभी एक बुजुर्ग आदमी हमारे पास से गुजरता है और हम लोगों से कहता है, तुम दोनों तो यहाँ पर खड़े होकर हस्बैंड वाइफ जैसे लड़ रहे हो, पर तुम लोगों को लड़ना नहीं चाहिए। ये नए नए शादीशुदा कपल्स भी ना कितना लड़ते हैं आपस में, मुझे भी अपने पुराने दिन याद आ गए। बुजुर्ग आदमी की बात सुनकर चिंचिंग अचानक से ब्लश करने लगती है और धीमे से कहती है, अंकल हम कपल्स नहीं है। जो चिंचिंग होती है वो मैसेज कर आंट वोंग को बुला लेती है और थोड़ी ही देर में आंट वोंग गाड़ी लेकर आ जाती है चिंचिंग को पिक करने के लिए। चिंचिंग तुरंत गाड़ी का डोर खोलकर अंदर बैठ जाती है और बिना मेरी तरफ देखे यहाँ से चली जाती है। जैसे ही मैं देखता हूँ कि वो कार में बैठकर यहाँ से जा रही है, मैं तुरंत कहता हूँ, अरे तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो? तुमने मुझे तो कार में बैठाया ही नहीं। गाड़ी के अंदर आंट वोंग चिंचिंग से कहती है, क्या तुम दोनों के बीच कोई लड़ाई हुई है? चिंचिंग कहती है, मुझे लगता है कि मैंने उसके पैर पर कुछ ज्यादा ही जोर से मार दिया। मुझे रास्ते पर एक बेंच दिखती है और मैं तुरंत जाकर उस पर बैठ जाता हूँ। उसने सच में मेरे पैर पर काफी जोर से मारा होता है। मुझे काफी दर्द हो रहा होता है, पर तभी अचानक मेरी बेंच के सामने चिंचिंग की कार आकर रुकती है। वो विंडो ओपन कर मुझसे कहती है, मुझे माफ कर देना, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें काफी जोर से मार दिया था। मैं तुरंत अपना दर्द भूल जाता हूँ और उससे कहता हूँ, तो क्या अब भी हम डिनर करने जाने वाले हैं? वो कहती है, हाँ क्यों नहीं। उसके बाद हम लोग एक रेस्टोरेंट आते हैं। मैं वहाँ पर अपना खाना काफी जल्दी जल्दी खा रहा होता हूँ। मुझे देखकर चिंचिंग हंसने लगती है और कहती है, तुम खाना खाते समय बिल्कुल एक पिग लगते हो। पर मैं उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और वापस से अपना खाना खाने लगता हूँ और उससे कहता हूँ, तुम भी मेरी तरह खाना खाया करो, यकीन मानो इसमें काफी मजा आता है। खैर चिंचिंग मुझसे कहती है, तुम्हारे पैर में अगर अब भी दर्द हो तो हम हॉस्पिटल जा सकते हैं। ये सुनकर मैं कहता हूँ, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं कल सुबह तक ठीक हो जाऊंगा। चिंचिंग थोड़ी सी उदास होकर कहती है, अगर मैं तुम्हें लेने नहीं आती तो क्या तुम मुझसे बात करना बंद कर देते हैं? ये सुनकर मैं एक स्माइल के साथ उससे कहता हूँ, नहीं, मैं तुमसे बात करना कभी बंद नहीं करूंगा। यकीन मानो मुझे भगवान ने भेजा तुम्हारा दोस्त बनने के लिए। मैं स्वर्ग से आया हुआ एक फरिश्ता हूँ। ये सुनकर चिंचिंग अपना सर थोड़ा नीचे करती है। उसका चेहरा लाल हो चुका होता है। खैर उसके बाद डिनर करने के बाद वो अपने घर वापस आ जाती है। वो अपनी बालकनी पर बैठी पानी पी रही होती है और जो चीज मैंने बोली थी उसके बारे में बार बार सोचे जा रही होती है। ये सब सोचकर वो वापस से ब्लश करने लगती है। वो तुरंत मुझे मैसेज करती है और मुझसे कहती है, मैंने फैसला कर लिया है। मैं उसका रिप्लाई करते हुए कहता हूँ, तुमने क्या फैसला करा है? वो कहती है, अब से मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। ये सुनकर मैं थोड़ा हैरान हो जाता हूँ और कहता हूँ, एक सेकंड, अब हम दोस्त हैं? तो इससे पहले हम
क्या थे? चिंग चिंग कहती है मुझे नहीं पता, मुझसे मत पूछो। मैं उससे कहता हूँ तो अब से मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, है ना? चिंग चिंग कहती है हाँ तुम मेरे फ्रेंड हो। मैं क्रीपी स्माइल के साथ कहता हूँ तो क्या अब मैं लोगों को बता सकता हूँ कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ? ये सुनते ही चिंग चिंग तुरंत कहती है नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेरे चेहरे पर अभी भी एक क्रीपी स्माइल होती है और मैं उससे कहता हूँ ठीक है मैं समझ गया। मैं अपने मन में कह रहा होता हूँ वैसे भी तुम तो मेरी वाइफ हो। चिंग चिंग दोबारा मुझे मैसेज करके कहती है मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ ना कि गर्लफ्रेंड, समझे? मैं हंसते हुए कहता हूँ हाँ मैं समझ गया। खैर हमारी बात यहीं पर खत्म हो जाती है। इसके बाद वो अपने कमरे में चली जाती है और अपने प्लशी को कूटने लगती है और कह रही होती है ये शोयान भी ना मुझे पागल कर देगा। खैर रात काफी ज्यादा हो जाती है। चिंग चिंग बैठकर अपने गाने को एडिट कर रही होती है पर वो अभी भी बार बार मेरे बारे में ही सोचे जा रही थी। वो जल्दी से अपना काम खत्म करके अपने लैपटॉप को बंद कर देती है और जाकर अपने बेड पर लेट जाती है। दूसरी तरफ मैं अपनी जॉब पर होता हूँ। मैं अपनी बॉस को अपने स्कोर के बारे में बताता हूँ। ये सुनकर मेरी बॉस कहती है तुम तो काफी अच्छे नंबर्स लेकर आए हो, इसी बात पर मुझे तुम्हें कोई रिवॉर्ड देना चाहिए, है ना? ये सुनते ही मैं कहता हूँ हाँ क्यों नहीं, आप मुझे 300 या $500 दे सकती हैं। यकीन मानिए अगर आप मुझे इतने पैसे देंगी तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगा। ये सुनकर मेरी बॉस कहती है तुम अभी इतने ज्यादा बड़े नहीं हुए हो और अभी से ही पैसों के बारे में इतना ज्यादा सोचते हो। मैं अपनी बॉस से कहता हूँ मैं बहुत गरीब हूँ, हमेशा चिंग चिंग मेरे डिनर के पैसे देती है, मुझे बार बार उसके पैसे खर्च कराने में शर्म आती है। ये सुनकर मेरी बॉस कहती है ओह तो ये चिंग चिंग के बारे में था, तो तुम लोग अभी तक कहाँ पर पहुंचे हो? मैं कहता हूँ हम बस अच्छे दोस्त हैं। ये सुनकर मेरी बॉस कहती है उस लड़की का फ्रेंड बनना ही बहुत बड़ी बात है, तुमने पहला स्टेप पार कर लिया है, ऐसे ही लगे रहो। और अब बहुत ज्यादा बातें हो चुकी हैं इसीलिए जाकर अपने काम पर ध्यान दो। मैं कहता हूँ मैं समझ गया, मैं अभी अपने काम पर वापस जाता हूँ। तभी यहाँ पर अचानक से मैंगियाओ और उसकी दोस्त आ जाती है। इन्हें देखकर मैं काफी हैरान हो जाता हूँ और कहता हूँ तुम लोग आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंगियाओ की दोस्त कहती है हम बस यहाँ पर ड्रिंक्स करने के लिए आए हैं। मैं मेरे साथ काम करने वाली दूसरी लड़की से कहता हूँ जाओ तुम इन कस्टमर्स को देख लो, मैं कोई दूसरा काम कर लूंगा। जाओ कहती है हाँ ठीक है मैं समझ गई। इसके बाद जाओ मैंगियाओ और उसकी दोस्त को टेबल तक ले जाती है। मैं काउंटर के पास आ जाता हूँ। मेरे एक्सप्रेशंस देखकर मेरी बॉस तुरंत समझ जाती है और मुझसे कहती है ये तुम्हारी वही एक्स है ना जो हमेशा तुम्हारा फायदा उठाती थी? मैं कहता हूँ हाँ पर अब मुझे उससे बात नहीं करनी, मुझे फालतू का कोई भी ड्रामा नहीं चाहिए। खैर मैंगियाओ और उसकी दोस्त लगातार बातें करते हुए मुझे ही देख रही होती हैं। तभी मैंगियाओ की दोस्त टेबल से उठकर मुझसे पूछती है हे शोयान तुम कौन से कॉलेज जाने वाले हो? क्या तुम इसी शहर में कॉलेज करोगे या फिर कहीं बाहर जाओगे? ये सुनकर मैं उससे कहता हूँ मुझसे बात मत करो, मुझे तुम लोगों से बात नहीं करनी। ये सुनकर मैंगियाओ की दोस्त थोड़ी गुस्सा हो जाती है और मुझसे कहती है आखिर तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो, मैं तुम्हारी क्लासमेट हूँ। तभी गुस्से में मैंगियाओ उठती है और कहती है शोयान क्या तुम भूल गए, तुमने कहा था कि तुम उसी कॉलेज में जाओगे जिसमें मैं जाऊंगी। ये सुनकर मैं काफी कोल्ड वे में उसका रिप्लाई करता हूँ मैंने जो भी कहा था वो भूल जाओ। ये सुनकर मैंगियाओ कहती है क्या हमारे बीच कोई लड़ाई हुई थी जो तुम ऐसा बिहेव कर रहे हो? ये सुनकर मैं कहता हूँ नहीं फिक्र मत करो, हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई थी, पर अगर मैं तुमसे बात करता हूँ तो मेरी गर्लफ्रेंड गुस्सा हो जाएगी। मेरे मुंह से गर्लफ्रेंड सुनते ही मैंगियाओ और उसकी दोस्त काफी हैरान हो जाती है। मैंगियाओ की दोस्त चिल्लाते हुए कहती है क्या तुम हमसे मजाक कर रहे हो? अभी अभी तुम्हारा कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम खत्म हुआ था, आखिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड कब बन गई? मैंगियाओ कहती है मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। ये सुनकर मैं कहता हूँ तुम लोगों को भरोसा करने की जरूरत भी नहीं है, मैं बस चाहता हूँ कि तुम मुझसे अब दूर रहो, मैं नहीं चाहता कि मेरी गर्लफ्रेंड को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। मैंगियाओ की दोस्त मैंगियाओ की तरफ देखते हुए कहती है मैंगियाओ इससे बातें ना बेकार है, चलो यहाँ से चलते हैं, ये पूरा का पूरा पागल हो चुका है। और ये कहकर वो दोनों यहाँ से जाने लगती हैं। पर मैं उन्हें पीछे से आवाज देकर रोकता हूँ और उनकी ड्रिंक्स की तरफ इशारा करते हुए कहता हूँ एक सेकंड रुक जाओ, तुम लोगों ने अभी तक पैसे तो दिए ही नहीं। ये सुनकर वो दोनों और गुस्सा हो जाते हैं। मैंगियाओ अपने कार्ड से पेमेंट कर देती है और मेरी तरफ देखते हुए कहती है शोयन बाद में पछताना मत। मैं एक स्माइल के साथ कहता हूँ फिक्र मत करो, मुझे पछतावा नहीं होने वाला। वो लोग मेरे बार से बाहर निकल जाते हैं। मैंगियाओ बाहर खड़े होकर रोने लगती है। उसकी दोस्त उसके गले लगकर उसे चुप कराती है और उससे कहती है अब रोना बंद करो, वैसे भी तुम उसके साथ टाइम पास कर रही थी। मैंगियाओ रोते हुए कहती है मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने किसी को खो दिया है, मुझे ये सोचकर ही काफी बुरा लग रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड सच में बन गई है? मैंगियाओ की दोस्त सर हिलाते हुए कहती है नहीं वो बस हमसे झूठ बोल रहा था, उसके पास किसी को डेट करने के लिए पैसे भी नहीं है। मैंगियाओ कहती है फिर भी हमें पता करना चाहिए। और वो तुरंत मेरे दोस्त वे को कॉल लगाती है और कॉल पर उससे पूछती है हे वे क्या शोयन की सच में गर्लफ्रेंड बन गई है? वे फोन की दूसरी तरफ से कहता है क्या तुमने उसको उसकी गर्लफ्रेंड के साथ देख लिया? वेल हाँ उसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी है, मुझे भी शोयन ने कुछ दिन पहले ही बताया था। ये सुनकर मैंगियाओ का फोन उसके हाथ से छूट जाता है और जमीन पर जा गिरता है। वे फोन की दूसरी तरफ से कह रहा होता है हे क्या हुआ, तुम्हें मेरी आवाज नहीं आ रही क्या, कुछ बोलो। अंदर मैं अपनी बॉस के साथ बैठा होता हूँ। मेरी बॉस कहती है अब मुझे अपनी एक्स के बारे में बता भी दो, आखिर तुम लोगों के बीच हुआ क्या था? मैं आखिरकार अपनी बॉस से कहता हूँ मैं उसके पीछे 3 साल से पड़ा था, पर मुझे बाद में पता चला कि मैं सिर्फ उसके लिए टाइम पास हूँ। एग्जाम्स के बाद मैंने फैसला कर लिया था कि मैं इससे ब्रेकअप कर लूंगा, बस यही बात थी। ये सुनकर मेरी बॉस कहती है तो बेसिकली वो तुम्हें अपने टाइम पास के लिए यूज कर रही थी, ये पता चलने पे तुम्हें काफी बुरा लगा होगा है ना? ये सुनकर मैं मेरी बॉस से कहता हूँ नहीं मुझे बुरा नहीं लगा, मेरे जैसे हैंडसम लड़के को तो कोई भी मिल जाएगी। ये सुनकर बॉस कहती है हैंडसम तुम मजाक बड़ा अच्छा करते हो, खैर तुम्हारा और चिंग चिंग का कैसे चल रहा है? मैं कहता हूँ हम बस दोस्त हैं, एक अच्छे दोस्त। ये सुनकर मेरी बॉस कहती है पर तुम दोनों साथ में काफी अच्छे लगते हो। ये सुनते ही मैं अपनी चेयर से उठता हूँ और मेरी बॉस के पास जाकर खड़ा हो जाता हूँ और मैं जाओ से पूछता हूँ हे जाओ तुम्हें नहीं लगता कि मैं और बॉस साथ में काफी अच्छे लगते हैं, हम दोनों को आपस में शादी कर लेनी चाहिए? ये सुनते ही मेरी बॉस हंसने लगती है और मुझे पीटने लगती है। मैं उनसे कहता हूँ मैं बस मजाक कर रहा था। खैर उसके बाद मैं कुछ दिनों तक अच्छे से काम करता हूँ, अपनी ड्राइविंग प्रैक्टिस पर भी जाता हूँ और भी बहुत सारे काम करता हूँ। ये सब करते हुए मुझे अच्छे खासे दिन बीत जाते हैं। कुछ दिनों बाद मैं वे के घर जाता हूँ। वे मुझसे पूछता है हे शोयान आखिर तुम शंघाई में
यही क्यों जाना चाहते हो, तुम्हें यहाँ पर भी एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। ये सुनकर मैं उससे कहता हूँ शंघाई एक बहुत बड़ा शहर है, वहाँ पर मुझे और भी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। और आगे शोयन एक बहुत अच्छी लाइन बोलता है, वो कहता है अगर अभी तुमने कंफर्ट चूज किया तो आगे चलकर तुम रिग्रेट करोगे। वह मुझसे कहता है मेरे घर वाले मुझसे कह रहे हैं कि मैं अपनी पसंद के कॉलेज में जा सकता हूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊँ। तुम ही बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं वैसे कहता हूँ तुम शंघाई के टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर सकते हो और मेरे साथ शंघाई चल सकते हो। मेरा यकीन करो आगे चलकर तुम्हें ही फायदा होगा। वे कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। मेरी बात मानकर वे तुरंत ही ऑनलाइन कॉलेज के लिए अप्लाई कर देता है। खैर उसके बाद मैं अपने घर वापस आ जाता हूँ। जब मैं गेट खोलकर अंदर आता हूँ तभी मैं देखता हूँ मेरी आंटी अपनी बेटी के साथ आई होती है। मेरी छोटी कजन सिस्टर तुरंत भागते हुए मेरे पास आती है। मेरी आंटी मुझे देखकर कहती है शोयन तुम वापस आ ही गए, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। मेरी छोटी बहन यूशिन भी मेरा इंतजार कर रही होती है। मैं उसके सर पर हाथ रखकर कहता हूँ मैं तुम्हें काफी समय बाद देख रहा हूँ, तुम तो काफी लंबी हो गई हो। वो मेरा हाथ अपने सर से हटाकर कहती है भैया मेरे सर को मत छुओ, मैं अभी इतनी भी ज्यादा लंबी नहीं हुई हूँ। अगर आप मेरे सर पर छुओगे तो मैं ज्यादा लंबी नहीं हो पाऊंगी। खैर आगे मेरी आंटी मुझे रेड एनवलप देती है, वही एनवलप जिसमें पैसे होते हैं। मैं बिना किसी शर्म के उनसे वो एनवलप ले लेता हूँ, उन्हें एक भी बार बिना मना करे। ये देखकर मेरी मॉम कहती है तुम दिन पर दिन बदतमीज होते जा रहे हो, तुमने अपनी आंटी को थैंक यू भी नहीं बोला और तुरंत एनवलप ले लिया। मेरी आंटी मुस्कुराती है और कहती है अरे कोई बात नहीं, हम तो एक फैमिली हैं और फैमिली वालों को थैंक यू नहीं बोला जाता। उसके बाद वो कहती हैं मुझे काफी लेट हो गया, अब मुझे जाना होगा। ये कहकर वो यहाँ से जाने लगती हैं। मैं और मेरी मॉम उन्हें बाय बाय करते हैं और उसके बाद दरवाजा बंद कर लेते हैं। पर जैसे ही मैं अंदर आता हूँ मैं देखता हूँ कि यूशिन अभी भी यहीं पर है, जबकि उसकी मम्मी जा चुकी है। मैं तुरंत अपनी मॉम से कहता हूँ मॉम आखिर यूशिन अभी तक यहाँ पर क्या कर रही है। मेरी मॉम मुझे बताती है तुम्हारी आंटी शहर के बाहर गई है, इसीलिए जब तक वो नहीं आ जाती यूशिन हमारे ही घर पर रहेगी। ये सुनते ही मैं मेरी मॉम से कहता हूँ पर हमारे घर में तो बस 2 ही कमरे हैं, आखिर यूशिन कहाँ सोएगी। ये सुनते ही मेरी मॉम कहती है ऑफ कोर्स वो तुम्हारे रूम में सोएगी और कहाँ। ये सुनते मैं काफी हैरान हो जाता हूँ और कहता हूँ मॉम लड़का और लड़की को एक ही रूम में नहीं सोना चाहिए। ये सुनते ही मेरी मॉम कहती हैं आखिर तुम क्या सोच रहे हो, वो तुम्हारे रूम में सोएगी पर तुम लिविंग रूम में सोफे पर सो गया। ये सुनते ही मैं हैरान रह जाता हूँ, क्या आप सच कह रही हैं। यूशिन ये सुनकर हंसने लगती है और वापस से खेलने लगती है। रात में मैं फैन ऑन करके सोफे पर बैठा होता हूँ पर मुझे काफी ज्यादा गर्मी लग रही होती है। मैं चिल्लाते हुए कहता हूँ मॉम मेरी बात सुनिए, यहाँ पर कुछ ज्यादा ही गर्मी हो रही है, लिविंग रूम में तो एसी भी नहीं है, मैं यहाँ पर नहीं सो सकता। मेरी मॉम किचन में बर्तन धो रही होती है और वो कहती है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, आई डोंट केयर। मैं मेरी मॉम से कहता हूँ मैं जा रहा अपने रूम में अपने बेड पर सोना, यूशिन मेरे रूम में जमीन पर सो सकती है। ये सुनते मेरी मॉम को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है मेरा लड़का इतना बदतमीज कब से हो गया, कोई बात नहीं मैं यूशिन को अपने बेड पर सुला लूंगी और तुम्हारे डैड जमीन पर सो जाएंगे। मैं कहता हूँ हाँ ये आइडिया कमाल का है। मेरी मॉम अपने मन में सोचने लगती है इसके एग्जाम अभी अभी खत्म हुए हैं और ये दिन ब दिन बदतमीज होता जा रहा है, मुझे इसका कुछ करना होगा। तभी यूशिन भी अचानक से मेरे रूम से बाहर निकलती है और कहती है मुझे शोयन भैया के रूम में नहीं रहना, इनके रूम से काफी बदबू आ रही है। मैं उससे कहता हूँ वो बदबू नहीं है, वो असल में मेरे जैसे मैजेस्टिक पर्सन की खुशबू है, तुम्हारे जैसे छोटे लेवल के लोग नहीं समझ पाएंगे। ये सुनकर यूशिन कहती है साफ साफ मान लो ना कि तुम बहुत गंदे हो। खैर उसके बाद मैं अपने रूम में आ जाता हूँ और बैठकर अपने फोन पर स्टॉक मार्केट को चेक करने लगता हूँ। मैंने जिन स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करा था उनसे मुझे काफी अच्छा रिटर्न मिला है, पर मिलियनेयर बनने के लिए इतना काफी नहीं है, मुझे और भी कुछ करना होगा। और जब भी मेरे पास पैसे नहीं होते तो चिंग चिंग मुझे अपने पास से डिनर करा देती है। मैं अपने बेड पर लेटा ही होता हूँ कि तभी चिंग चिंग का मुझे मैसेज आ जाता है। वो मुझसे पूछती है कि क्या मैं सो गया। मैं उससे कहता हूँ मैं इतनी जल्दी भी नहीं सोता और आगे कहता हूँ अगर मैं मैसेज नहीं करता पहले तो तुम भी मेरे साथ चैट स्टार्ट नहीं करती। चिंग चिंग कहती है आखिर मैं तुम्हें मैसेज क्यों करूँ। मैं उससे कहता हूँ हम तो अच्छे दोस्त है ना, इसलिए हमें तो एक दूसरे से ज्यादा बातें करनी चाहिए। चिंग चिंग ब्रश कर रही होती है और मुझसे कहती है कल मैं अपने घर पर नहीं रहना चाहती, चलो कल हम साथ में डिनर करेंगे। मैं अपने फ्रिज का डोर बंद करते हुए कहता हूँ तुम अचानक से मुझे ट्रीट क्यों दे रही हो। इस पर चिंग चिंग कहती है क्योंकि तुम खाते समय एकदम पिघलते हो। मैं चिंग चिंग को बताता हूँ कल मैंने अपनी कजन से वादा किया कि मैं उसे कल शॉपिंग पर ले जाऊंगा, तुम भी हमारे साथ चलना चाहोगी। चिंग चिंग कहती है तुम्हें तो पता है कि मुझे ज्यादा लोगों में अच्छा नहीं लगता। मैं चिंग चिंग को बताता हूँ कि वो बस एक छोटी बच्ची है। कुछ देर बाद चिंग चिंग मान जाती है और मुझे गुड नाइट बोलकर सो जाती है। वो हमारी चैट्स को दोबारा से देखती है, अपने मन में कुछ सोचती है और फिर मुस्कुराकर फोन वापस रख देती है। मैं भी मुस्कुराते हुए अपने फोन को रख देता हूँ और सो जाता हूँ। पर जैसे ही मैं सो जाता हूँ मुझे सपने में यूशिन की आवाज सुनाई देने लगती है। वो सपना मेरे लिए नाइटमेयर से कम नहीं था, मेरी पूरी बॉडी पर पसीना आने लगता है और जैसे ही मैं अपनी आंखें खोलता हूँ मैं देखता हूँ यूशिन मेरे बेड के पास में ही खड़ी है। उसे देखकर मैं तुरंत अपने बेड से उठ जाता हूँ और काफी ज्यादा डर जाता हूँ। वो मुझसे कहती है भैया आखिर आप इतनी देर से सो क्यों रहे हो, टाइम देखो कितना लेट हो चुका है। मैं वापस से अपने बेड पर लेट जाता हूँ और उससे कहता हूँ कल रात मैं देर से सोया था, प्लीज मुझे थोड़ा और सोने दो। खैर उसके थोड़ी देर बाद मैं उठ जाता हूँ और अपना ब्रेकफास्ट करने लगता हूँ। यूशिन मुझसे पूछती है भैया हम शॉपिंग पर कब जाएंगे। मैं उससे कहता हूँ अभी नहीं शाम में। वो मुझसे टाइम पूछती है और मैं उससे कहता हूँ शाम के 4-5 बजे तक। वो काफी एक्साइटेड होकर आगे पूछती है हम लंच में क्या करने वाले हैं। मैं उससे कहता हूँ लंच में हम कद्दू की सब्जी खाएंगे। ये सुनते ही वो हैरान रह जाती है। खैर आगे मैं यूशिन को लेकर घर से बाहर आ जाता हूँ। वो काफी एक्साइटेड होकर मुझसे पूछती है भैया आपकी कौन सी दोस्त हमारे साथ शॉपिंग पर चलने वाली है, क्या आपकी वो दोस्त सुंदर है, मुझे बताइए ना, मुझे जानना है। उसके बाद यूशिन बोलना शुरू करती है तो रुकी ही नहीं। उसकी बातें सुनते सुनते मेरे
कान दर्द करने लगते हैं। एक तो मैं रात भर सोया नहीं, ऊपर से ये लड़की मेरे कानों को टॉर्चर कर रही है। वो मेरे पास आकर बैठ जाती है और वापस से बोलना शुरू करती है। मैं उसे उंगली दिखाकर कहता हूँ, अब अगर तुमने एक भी शब्द बोला तो मैं तुम्हें शॉपिंग पर लेकर नहीं जाऊंगा। मेरी बात सुनकर यूशिन चुप हो जाती है, पर आगे वो मुझे हिट करते हुए कहती है, आप एक बुरे भैया हो और पागल भी। तभी चिंग चिंग की कार भी मेरे अपार्टमेंट के बाहर आ जाती है। मैं यूशिन से कहता हूँ, अब जाने का समय हो चुका है। चिंग चिंग अपनी कार से बाहर निकलती है, उसके बाल हवा में लहरा रहे होते हैं। चिंग चिंग को देखकर यूशिन काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, शोयन भैया ये लड़की तो काफी ज्यादा प्रीटी है। आखिर आप जैसे लंगूर के हाथ ऐसा अंगूर कैसे लग गया। मैं यूशिन से कहता हूँ, तुम बस जलती हो मेरी खूबसूरती से, और हाँ तुम इसे अपनी भाभी बुला सकती हो। तभी चिंग चिंग हमारे पास आती है। मैं उसे यूशिन से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ और फिर मैं यूशिन से कहता हूँ, तुम कार में आगे बैठ जाना। पर चिंग चिंग तुरंत कहती है, नहीं कार में आगे तुम बैठोगे शोयन, क्योंकि यूशिन तो मेरे साथ बैठेगी। मैं तुरंत कहता हूँ, नहीं नहीं यूशिन को आगे बैठने दो, अगर वो कार में आगे नहीं बैठी तो उसे मोशन सिकनेस होती है, तुम्हारे पास तो मैं बैठ जाऊंगा। ये सुनकर यूशिन कहती है, मुझे कब से मोशन सिकनेस होने लगी, कितना झूठा ही है। पर चिंग चिंग कहती है, नहीं नहीं आगे तो तुम ही बैठोगे। खैर मैं कार की आगे वाली सीट पर जाकर बैठ जाता हूँ और अपने मन में सोचने लगता हूँ, यार यूशिन ने तो मेरा पूरा प्लान खराब कर दिया। मैं अपने सामने बैठी आंट वांग को हेलो बोलता हूँ। आंट वांग बिना हेलो बोले मुझे सीधा मुझसे कहती है, मुझे बस इतना बताओ कि हमें जाना कहाँ है। मैं उनसे कहता हूँ शॉपिंग स्ट्रीट की तरफ। मेरे कहते ही तुरंत वो शॉपिंग स्ट्रीट की तरफ निकल पड़ती है। पीछे से चिंग चिंग मुझसे कहती है, हम शॉपिंग करने मॉल भी तो जा सकते हैं। मैं चिंग चिंग से कहता हूँ, मॉल के कपड़े ज्यादातर महंगे होते हैं और तुम्हें तो पता है कि मैं कितना गरीब हूँ, इसीलिए हम सामान शॉपिंग स्ट्रीट से खरीदेंगे, वहाँ पर सस्ता मिलता है। पीछे बैठी यूशिन चिंग चिंग से काफी सारी बातें करती है। वो चिंग चिंग की काफी ज्यादा तारीफ करती है और उसके बाद वो कहती है, आप तो इतनी ज्यादा प्रेटी हो फिर भी आप इस लंगूर की दोस्त क्यों हो। ये सुनकर मुझे गुस्सा आ जाता है और मैं कहता हूँ, यूशिन तुम बस एक और वर्ड बोलो और मैं तुम्हें कार से बाहर फेंक दूंगा। यूशिन पीछे से कहती है, ये कार तुम्हारी नहीं है समझे, इसीलिए हमारी बातों पर ध्यान मत दो। चिंग चिंग यूशिन से उसकी उम्र पूछती है। यूशिन कहती है कि उसकी उम्र 13 साल है। उसके बाद यूशिन चिंग चिंग से कहती है, आपको मैं एक बात बता दूं, मेरा भाई बहुत ज्यादा बेवकूफ तो है पर वो दिल का काफी अच्छा भी है। ये सुनकर मैं अपने मन में कहता हूँ, ये लड़की तो अच्छी बातें भी कर लेती है, मैंने फालतू में इसको डांट दिया था। खैर उसके बाद हम लोग शॉपिंग स्ट्रीट पहुंच जाते हैं। कार से उतरने के बाद हम लोग वॉक करते हुए सारे स्टोर्स को चेक कर रहे होते हैं। मैं अपना हेयर कट कराने के लिए एक सैलून में चला जाता हूँ और यूशिन और चिंग चिंग एक कपड़ों की शॉप में चले जाते हैं। यूशिन एक आउटफिट को देखकर वहाँ की ओनर से पूछती है, ये आउटफिट कितने का है। वहाँ की ओनर कहती है, ये आउटफिट 100 युआन का है। पर यूशिन तुरंत कहती है, मैं इस आउटफिट के सिर्फ 30 युआन दूंगी। वहाँ की ओनर कहती है, इतने पैसे कम नहीं होते बच्चे। खैर यूशिन कहती है, बस 50 युआन, इससे ज्यादा मैं नहीं दूंगी। शॉप की ओनर कहती है, नहीं हम इतना कम नहीं कर सकते। ये सुनकर यूशिन कहती है, ठीक है हमें ये नहीं चाहिए, सामने वाली स्टोर पर और भी प्यारे प्यारे कपड़े हैं, हम लोग वहाँ से खरीद लेंगे। वो चिंग चिंग का हाथ पकड़ कर कहती है, चलो इस स्टोर से चलते हैं, और यहाँ से जाने लगती है। तभी पीछे से शॉप की ओनर कहती है, ठीक है रुको रुको ले लो 50 युआन में। यार यूशिन तो बिल्कुल आंटियों जैसा बार्गेन कर रही है जैसे आंटियां करती हैं, अपना प्राइस बताकर शॉप से जाने की एक्टिंग करना। खैर उसके बाद यूशिन 50 युआन देकर वो आउटफिट खरीद लेती है। चिंग चिंग ये देखकर काफी हैरान होती है और अपने मन में कहती है, मैं तो 300 का सामान 500 में लेकर आ जाती हूँ, इस छोटी बच्ची को तो मुझसे भी अच्छा बार्गेन करना आता है। खैर यूशिन कहती है, सिस्टर चलो अब यहाँ से चलते हैं। चिंग चिंग उससे कहती है, तुम्हें बस एक ही आउटफिट चाहिए था क्या। यूशिन उससे कहती है, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे कपड़े रखे हैं, मैंने अपने कुछ पैसे बचाए थे ताकि मैं शोहन भाई के लिए कुछ कपड़े खरीद सकूं। ये सुनकर चिंग चिंग कहती है, वो खुद से अपने कपड़े खरीद सकता है, तुम्हें अपने पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। तभी यूशिन चिंग चिंग से कहती है, आज सुबह मैंने उसके अंडरवियर को देखा जो कि बालकनी में लटकी हुई थी, और मैं उस चीज को अंडरवियर भी नहीं कह सकती क्योंकि उसमें सिर्फ होल ही होल था, वो पूरी की पूरी फटी हुई थी। ये सुनकर चिंग चिंग अपने मन में इमेजिन करने लगती है कि शोएन के पास बिल्कुल भी कपड़े नहीं है और वो फटे कपड़ों में गुजारा करता है। यूशिन चिंग चिंग से आगे कहती है, ये बात तुम शोएन भैया को मत बताना, उससे काफी बुरा लगेगा। तभी मैं वहाँ पर आ जाता हूँ। यूशिन मुझे देखकर कहती है, शोएन भैया आप हेयर कट के बाद पहले से अच्छे लग रहे हो। मेरे आसपास से गोल्डन लाइट्स निकलने लगती हैं और मैं कहता हूँ, मैं तो हमेशा ही अच्छा लगता हूँ, मैं अगर गंजा भी हो जाऊँ तब भी मैं अच्छा ही लगूंगा। चिंग चिंग कहती है, ये हेयर स्टाइल सच में तुम पर सूट कर रहे हैं, तुम इसमें अच्छे लग रहे हो। ये सुनकर मैं कहता हूँ, मुझे ऑलरेडी पता है कि मैं कितना ज्यादा सुंदर हूँ, तुम लोग जितनी मेरी तारीफ करो उतना कम है। और चिंग चिंग तुम मुझे घूरना बंद करो यार। ये सुनकर चिंग चिंग कहती है, मैं तुम्हें कब घूर रही थी, अपने मन में कहानियां मत बनाओ। यूशिन चिंग चिंग की तरफ देखते हुए कहती है, सिस्टर तुम्हारा तो पूरा चेहरा लाल हो चुका है। चिंग चिंग कहती है, हाँ क्योंकि गर्मी ज्यादा हो रही है। मैं हल्का सा हंसता हूँ और कहता हूँ, ठीक है अब बातें करना बंद करो और चलो यहाँ से। उसके बाद हम लोग वापस से वॉक करते हुए और भी स्टोर्स देख रहे होते हैं। खैर उसके बाद यूशिन एक स्टोर को देखती है और कहती है, हम वहाँ जा रहे हैं। मैं उससे कहता हूँ, तुम गलत जगह जा रही हो, उस स्टोर में लड़कों के कपड़े मिलते हैं। यूशिन कहती है, भैया आपके कपड़े काफी पुराने हो चुके हैं, इसीलिए हम आपके कपड़े खरीदने जा रहे हैं। मैं यूशिन से कहता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, तुम्हारा भैया बहुत गरीब है। यूशिन मुझसे कहती है, आप पैसों की फिक्र मत करो, मेरे पास पैसे हैं। ये सुनते मैं काफी खुश हो जाता हूँ और मैं कहता हूँ, यूशिन तुम मेरी सबसे अच्छी बहन हो। यूशिन कहती है, आप सच में पागल हो चुके हो। मैं कहता हूँ, ये लड़की बिना सोचे समझे पैसे खर्च करती है। चिंग चिंग कहती है, अब नाटक बंद करो, तुम्हें अच्छा लग रहा है कि तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए कपड़े खरीद रही है। खैर उसके बाद हम लोग उस स्टोर में चले जाते हैं। यूशिन और चिंग चिंग मेरे लिए कपड़े सिलेक्ट कर रही होती हैं। यूशिन को देखते हुए मैं अपने मन में कह रहा होता हूँ, मेरी पिछली जिंदगी में ग्रेजुएशन के बाद मेरी यूशिन से इतनी ज्यादा बातचीत नहीं होती थी। उसके बाद मैंने मैन क्या उसे शादी कर ली थी और फिर उसकी वजह से मैं अपने किसी भी फैमिली मेंबर से नहीं मिल पाता था। खैर उसके बाद यूशिन ने जो मेरे लिए टी शर्ट पसंद करी होती है, मैं उसे ट्राई करता हूँ। यूशिन चिंग चिंग से पूछती है, तुम्हें भैया के कपड़े कैसे लग रहे हैं। मुझे तो काफी बढ़िया लगे। चिंग चिंग कहती है, मेरे हिसाब से ये ठीक ही है। खैर उसके बाद हम लोग अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर लेते हैं। मेरे
पूरे हाथ शॉपिंग बैग से भरे हुए होते हैं। मैं काफी ज्यादा थक चुका होता हूँ इन्हें पकड़े हुए, पर ये दोनों लड़कियां मुझे और भी बैग्स आकर पकड़ा देती हैं। मैं इन दोनों से कहता हूँ, तुम लोगों ने तो मुझे अपना नौकर समझ रखा है। पर तभी चिंग चिंग कहती है, आज का डिनर मेरी तरफ से है। ये सुनते मैं खुश हो जाता हूँ और कहता हूँ, अरे मैं आप लोगों को नौकर ही तो हूँ, बस मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। मैं पूरे 12 घंटों के लिए आपका नौकर हूँ। चिंग चिंग कहती है, सिर्फ 12 घंटे 24 घंटों के लिए क्यों नहीं। मैं हंसते हुए चिंग चिंग से कहता हूँ, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ सो भी जाऊँ तो उसके लिए अलग से पैसे लगेंगे। ये सुनते ही चिंग चिंग कहती है, तुम ठरकी कहीं क्या। उसके बाद मैं यहाँ से भागने लगता हूँ। दोनों लड़कियां हंसते हुए मेरा पीछा कर रही होती हैं। खैर उसके बाद हम लोग एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। चिंग चिंग ने काफी ज्यादा खाना ऑर्डर किया होता है। चिंग चिंग कहती है, खाना शुरू करते हैं। यूशिन कहती है, आप हमारे खाने के पैसे दे रही हो, मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है। चिंग चिंग कहती है, तुम्हें अपने भाई से कुछ सीखने की जरूरत है, मैंने तो उसे खाने के लिए कहा भी नहीं, फिर भी देखो वो कैसे खा रहा है। चिंग चिंग यूशिन से भी खाने के लिए कहती है। मैं और यूशिन आपस में खाने के लिए लड़ रहे होते हैं। चिंग चिंग मुझे डांट रही होती है कि मैं एक बच्ची से खाने के लिए क्यों लड़ रहा हूँ, पर चिंग चिंग हमें देखकर खुश भी होती है। पर तभी हमारे पीछे वाले टेबल पर एक आदमी हमारी फोटो खींच लेता है। उससे उसकी बीवी पूछती है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। वो आदमी अपनी बीवी को बताता है, वो सामने जो लड़की बैठी है वो हमारे बैंक के ओनर की है। मैं उन्हें तुरंत इनकी फोटो भेजता हूँ। उसकी बीवी कहती है, वो दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं, तुम्हें ये फोटो उसके फादर को नहीं भेजनी चाहिए। वो आदमी कहता है, मुझे वो लड़का देखने में गरीब लग रहा है, मेरा बॉस इनके रिलेशनशिप को कभी अप्रूव नहीं करेगा। उसकी वाइफ उसे कुछ नहीं बोलती। वो आदमी कहता है, और शायद मुझे प्रमोशन भी मिल सका है। दूसरी तरफ हम चिंग चिंग के फादर को देखते हैं, जो कि एक बहुत ही आलीशान पार्टी में होते हैं। वो आराम से किसी से बातें कर रहे होते हैं। तभी उनका वो एम्प्लॉय उन्हें फोटो भेज देता है। वो तुरंत बहाना बनाकर वहाँ से चले जाते हैं और तुरंत वो फोटो चिंग चिंग की मदर को भेजते हैं और उन्हें कॉल करते हैं। चिंग चिंग की मॉम कहती हैं, तुम मुझे कॉल करना कब बंद करोगे, अभी मैं काफी बिजी हूँ। चिंग चिंग के फादर कहते हैं, मैंने तुम्हें एक फोटो भेजी है, उसे देखो। मुझे समझ नहीं आता कि चिंग चिंग अभी तक उस लड़के के साथ क्यों है। चिंग चिंग की मॉम भी वो फोटो देखती है, पर गुस्सा होने के बजाय वो काफी खुश होती है। वो फोन पर कहती है, आखिर इस फोटो में गलत क्या है। जब तुम तुम्हारी बेटी के साथ होते हो तब तो वो ऐसे स्माइल नहीं करती जैसे अभी वो इस फोटो में कर रही है। वो फाइनली अब मुझे एक नॉर्मल लड़की जैसे लग रही है, और वैसे भी अब वो बड़ी हो गई है, और जब तक वो शोयन के साथ है मुझे उसकी ज्यादा चिंता नहीं होती। उसके फादर ये सब बातें सुनकर कॉल कट कर देते हैं और गहरी सोच में पड़ जाते हैं। दूसरी तरफ अब हमारे घर जाने का समय हो चुका था। मैं मैसेज में वापस से चिंग चिंग को अपना नंबर भेजता हूँ और उसकी कार की विंडो के सामने खड़े होकर कहता हूँ, अब तक तुम्हें मेरा नंबर तो याद हो ही गया होगा, अगर तुम्हें रात में नींद ना आए तो मुझे कॉल कर लेना। चिंग चिंग कुछ कह नहीं पाती, बस शर्माती ही रह जाती है। खैर उसके बाद काफी सारे दिन बीत जाते हैं। मेरी और चिंग चिंग की काफी बातें भी होती हैं। खैर एक दिन मैं वे के साथ बाहर आया होता हूँ। वे कह रहा होता है, हमारे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम भी जल्दी ही आने वाले हैं, मैं उसकी तैयारी में काफी बिजी हो चुका हूँ और मैं तेरे साथ ड्राइविंग प्रैक्टिस पर भी नहीं जा पा रहा हूँ। मैं वैसे कहता हूँ, अरे कोई बात नहीं, हम दोनों ही काफी मेहनत कर रहे हैं और मुझे वैसे भी जुलाई तक अपना ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। ये सुनकर वे कहता है, तुम्हें इतनी जल्दी क्या है, तुम्हारे पास तो कार भी नहीं है। मैं उससे कहता हूँ, मैं कॉलेज में खरीद लूंगा। वैसे वे मुझे बताओ, मुझे कौन सी कार लेनी चाहिए, बेंज, BMW या फिर ऑडी। ये सुनते ही वे कहता है, यार देख मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, ये जो तुम महंगी महंगी कार्स की बातें कर रहे हैं, तुम स्कूटर भी अफोर्ड कर सकते हो भी। खैर वे के साथ घूमने के बाद मैं अपने घर वापस आ जाता हूँ। यूशिन तुरंत मेरे पास भागते हुए आती है। वो मुझे बताती कि चिंग चिंग ने आज उसे अपने घर पर इन्वाइट करा है। मैं यूशिन से कहता हूँ, तुमने अभी क्या कहा। यूशिन कहती है, सिस्टर चिंग चिंग ने मुझे खुद इन्वाइट करा है। ये सुनकर मैं कहता हूँ, आज तक उसने मुझे तो कभी इन्वाइट नहीं करा। यहाँ और सोफे पर बैठो और मुझे बताओ कि क्या हुआ था। यूशिन सोफे पर बैठकर कहती है, शोयन भैया क्या आपको चिंग चिंग पसंद है। मैं उससे कहता हूँ, ये सब बड़ों की बातें हैं, तुम इनमें मत पड़ो, और मैं आजकल देख रहा हूँ कि तुम्हारी चिंग चिंग से काफी ज्यादा बातें हो रही हैं। यूशिन कहती है, वो इसलिए क्योंकि मैं घर पर काफी बोर हो जाती हूँ अकेले। मैं यूशिन से कहता हूँ, मुझे अपना फोन दो, मुझे तुम दोनों की चैट्स देखनी है। पर यूशिन मुझे साफ मना कर देती है। मैं यूशिन से उसका फोन छीनने लगता हूँ, पर वो बार बार भागे जा रही थी। उतने में ही मेरी मॉम आ जाती है। यूशिन तुरंत मेरी मॉम को देखकर रोने की एक्टिंग करने लगती है और कहती है, आंटी शोयन भैया मेरा फोन चुराने की कोशिश कर रहे थे। यूशिन के इतना कहते ही मेरी मॉम मेरे पीछे झाड़ू लेकर पड़ जाती है और यूशिन पीछे से हंस रही होती है। दूसरी तरफ चिंग चिंग बालकनी पर बैठकर गिटार बजा रही होती है। तभी मैं उसे मैसेज करता हूँ और कहता हूँ, मैंने सुना है कि तुमने मुझे और यूशिन को अपने घर पर इन्वाइट करा है। चिंग चिंग कहती है, मैंने बस यूशिन को इन्वाइट करा है, तुम्हें नहीं। मैं चिंग चिंग से कहता हूँ, अरे यार उसे लेकर तुम्हारे घर कौन ही आएगा, मुझे ही तो लेकर आना होगा उसे। अब मान भी लो कि तुमने हम दोनों को ही इन्वाइट करा है। मैं अपने मन में कह रहा होता हूँ, यूशिन के बहाने मैं चिंग चिंग के साथ और भी टाइम बिता सका हूँ। चिंग चिंग को ऐसा न लगे कि मैं उसके घर आना चाहता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ, मैं आना तो नहीं चाहता था क्योंकि मैं काफी बिजी था, पर अब तुम इतना बुला रही हो तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। चिंग चिंग कहती है, अगर तुम्हें मेरे घर नहीं आना तो मैं ड्राइवर को भेजकर चिंग चिंग को अपने घर बुला लूंगी, तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर वो हंसने लगती है। मैं उससे कहता हूँ, तुम मुझे अपने घर बुलाना नहीं चाहती। मुझे थोड़ा गुस्सा आता है और आगे मैं कहता हूँ, तुम अपने एक अकेले दोस्त से अच्छे से बर्ताव नहीं कर सकती क्या। चिंग चिंग कहती है, तुम ही सिर्फ मेरे दोस्त नहीं हो, यूशिन भी मेरी दोस्त है। मैं कहता हूँ, पर वो तो अभी बच्ची है। चिंग चिंग कहती है, हाँ मुझे बच्चे पसंद है। ये सुनकर मैं हंसते हुए उससे कहता हूँ, अगर तुम्हें बच्चे पसंद है तो हम फ्यूचर में 3-4 कर लेंगे। पर मेरे इस मैसेज के बाद चिंग चिंग मेरा कोई रिप्लाई नहीं करती। मैं समझ जाता हूँ कि वो मुझसे गुस्सा हो गई। मैं उसे गुड नाइट बोलकर अपना फोन रख देता हूँ और सोने के लिए चला जाता हूँ। अगली सुबह जब मैं उठता हूँ, मैं देखता हूँ मुझे चिंग चिंग का मैसेज आया है। वो उस मैसेज में कह रही होती है, अगर तुमने दोबारा कभी ऐसा मजाक किया तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। ये मैसेज देखकर हंसते हुए मैं अपने मन में कहता हूँ, मेरी क्या गलती थी, फ्यूचर में तो वैसे भी ऐसा होना ही है। बाहर मैं यूशिन के पास जाकर बैठ जाता हूँ और उससे पूछता हूँ कि क्या वो अपना होमवर्क कर रही है। वो मुझसे कहती है, मुझे मैथ का ये सवाल समझ नहीं आ रहा, क्या आप मेरी मदद करोगे। मैं उसे साफ साफ कह देता हूँ, देखो ये मैथ तुम्हारे छठे क्लास की है, इसलिए मैं दखल नहीं दूंगा, और वैसे भी अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो मैं मैथ से दूर
रहता हूँ। उस सब्जेक्ट को देखते ही मेरा सर दर्द करने लगता है। उसके बारे में तुम ऑनलाइन देख लो, पर हाँ मैं तुम्हें एक चीज सिखा सकता हूँ, मैं तुम्हें एडवाइस दे सकता हूँ जिंदगी के बारे में। ये सुनकर यूशिन कहती है, कैसी एडवाइस शोयन भैया? मैं कहता हूँ, मैं तुम्हें जिंदगी और लोगों के बारे में समझा सकता हूँ, और मैं तुम्हें ये भी सिखा सकता हूँ कि तुम कैसे पता लगा सकते हो कि कोई लड़का अच्छा है या फिर बुरा। ये सुनते ही यूशिन कहती है, कैसे? मैं यूशिन से कहता हूँ, तुम अपने हाथ से उस लड़के की नाक को बंद कर दो। अगर वो अपने मुंह से सांस लेने लगे तो इसका मतलब है कि वो अच्छा लड़का नहीं है। पर तुम्हारा भाई यानी मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ, इसीलिए जितना हो सके उतनी मेरी तारीफ करा करो चिंग चिंग के सामने। ये सुनते यूशिन कहती है, नहीं आप झूठ बोल रहे हो। खैर उसके बाद आंट वांग हमें लेने के लिए हमारे घर आती हैं। हम लोग कार में बैठकर चिंग चिंग के घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। चिंग चिंग के घर के बाहर जो गार्डन होता है उसे देखकर यूशिन कहती है, ये कितना खूबसूरत है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि हम किसी पार्क में हो। अमीर होना सच में अच्छा होता है। खैर थोड़ी ही देर में हम चिंग चिंग के घर पहुंच जाते हैं। चिंग चिंग अपने डोर पर ही खड़ी होती है और यूशिन को अंदर बुलाती है। आंट वांग हम सबको देखकर अपने मन में कह रही होती है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये दोनों बस दोस्त हों। खैर उसके बाद हम लोग चिंग चिंग के घर के अंदर जाते हैं। चिंग चिंग हमसे पूछती है कि हमें कौन सी आइसक्रीम खानी है। मैं उससे कहता हूँ कि मुझे पॉप्सिकल खाना है, और यूशिन एक्साइटमेंट के साथ कहती है कि उसे पुडिंग खानी है। चिंग चिंग अपना फ्रिज चेक करती है और कहती है, असल में हमारे फ्रिज में ये दोनों ही नहीं है, बस कुछ आइसक्रीम्स ही पड़ी हैं। ये सुनकर मैं कहता हूँ, मुझे कुछ भी चलेगा। खैर उसके बाद चिंग चिंग हमें आइसक्रीम्स देती है। यूशिन उसको शुक्रिया बोलती है। चिंग चिंग उससे कहती है, बातें बाद में करना, पहले खा लो। यूशिन उससे पूछती है, सिस्टर चिंग चिंग क्या ये पूरी बिल्डिंग आपकी फैमिली की है? चिंग चिंग कहती है, हाँ ये बहुत बड़ी जगह है। दूसरी तरफ सिक्योरिटी कैमरास की मदद से चिंग चिंग की मॉम इन लोगों को देख रही होती है। अपनी बेटी को एंजॉय करता देख उनके चेहरे पर एक स्माइल होती है। यूशिन मुझसे कहती है, शोयन भैया आखिर आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मैं यूशिन से कहता हूँ, तुम दोनों आपस में बातें करो, मुझे परेशान मत करो। यूशिन चिंग चिंग से कहती है, चिंग चिंग क्या मैं तुम्हारा रूम देख सकती हूँ? चिंग चिंग हाँ कहती है। उसके बाद वो उसे अपना रूम दिखाने ले जाती है। यूशिन उसके रूम को काफी अच्छे से देख रही होती है, और जब वो उसके वार्डरोब की तरफ बढ़ती है तब वो चिंग चिंग की कलेक्शन देखकर काफी शौक हो जाती है और कहती है, चिंग चिंग तुम तो सच में काफी लकी हो, तुम्हारे पास तो तुम्हारा खुद का क्लोजेट रूम है। यूशिन की बात सुनकर चिंग चिंग अपने मन में कहती है, क्या वॉकिंग क्लोजेट होना सच में कोई खुशी की बात है? यूशिन आगे कहती है, शोयन भैया का रूम तो तुम्हारे क्लोजेट से भी छोटा है, पर तुम्हें पता है मेरे शोयन भैया भी काफी अच्छा है। वो थोड़ा सा बेवकूफ है और बंदर जैसा लगता है। दोनों आपस में शोयन के बारे में थोड़ी बातें करते हैं। उसके बाद चिंग चिंग कहती है, चलो अब नीचे चलते हैं और चलकर कोई मूवी देखते हैं। खैर आगे आंट वांग हमें ड्रॉ करने के लिए हमारे साथ आती है। कार में बैठे यूशिन मुझसे कह रही होती है, अमीर होना कितना अच्छा होता है ना? ये सुनकर मैं यूशिन से कहता हूँ, तुम्हें बस मन लगाकर पढ़ाई करनी है, एक अच्छे कॉलेज में जाना है और खूब मेहनत करके बहुत सारे पैसे कमाने हैं, और फिर तुम भी अमीर बन जाओगी। खैर यूशिन थोड़ी परेशान होकर मुझसे पूछती है, शोयान भैया तुम वहाँ पर कुछ भी बोल नहीं रहे थे, क्या तुम्हें ऐसा लगने लगा कि तुम्हारे और चिंग चिंग के बीच बहुत बड़ा गैप है? मैं उससे कहता हूँ, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे बस रियलाइज हो गया कि मेरे पिछले गोल्स बहुत छोटे थे, अब मैं और भी ज्यादा ऊपर एम करूंगा। यूशिन कहती है, आपके गोल्स हैं क्या आखिर? मैं उसके हेड को पेट करते हुए कहता हूँ, तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर वो थोड़ी गुस्सा हो जाती है। खैर उसके बाद मैं रात में बार में जाता हूँ। वहाँ पर जाऊँ मुझे पैसों का एनवलप देते हुए कहती है, ये लो तुम्हारी सैलरी। अपनी पहली अर्निंग को देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हो जाता हूँ। जाओ मुझे बताती है, इसमें तुम्हारी सैलरी और साथ ही में बोनस भी है। बॉस ने मुझसे ये कहा था कि ये मैं तुम्हें दे दूँ। ये टोटल 3300 है। मैं जाओ को थैंक्स बोलता हूँ और कहता हूँ, मेरी तरफ से बॉस को भी थैंक्स बोलना। वैसे बॉस आखिर है कहाँ? जाओ मुझे बताती कि बॉस यहाँ पर आज नहीं है, उन्हें कोई जरूरी काम है। मैं जाओ से पूछता हूँ, क्या हमारी बॉस की शादी हो चुकी है? जाओ कहती है, पहले तुम कसम खाओ कि तुम किसी को भी नहीं बताओगे। ये सुनकर मैं कहता हूँ, मैंने अपने होठों पर फेविक्विक चिपका लिया, अब बताओ मुझे कि क्या बात है? जाओ कहती है, बॉस का एक फियांसे था, वो भी 7 सालों से। उन दोनों की एंगेजमेंट भी हो चुकी थी, पर शादी से पहले बॉस के फियांसे का एक्सीडेंट हो गया और उसकी उसी एक्सीडेंट में डेथ हो गई। उनकी डेथ आज ही के दिन हुई थी। हर साल आज ही के दिन बॉस हमेशा उसकी ग्रेव पर जाती है। ये सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगता। खैर आगे जाओ और मैं अपना नॉर्मली काम करने लगता हूँ। टाइम बीता जाता है, तभी यहाँ पर वे आ जाता है। उस वक्त पर मैं सफाई कर रहा होता हूँ। मैं वे से पूछता हूँ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? वे कहता है, क्या मैं यहाँ पर नहीं आ सकता? मेरे लिए एक कोल्ड बियर लेकर आओ। मैं वे से कहता हूँ, वो फ्रिज में रखी है, खुद जाकर निकाल लो। वे जाकर चेयर पर बैठकर कहता है, ओए मैं तेरा कस्टमर हूँ तो तुम ला कर दो मुझे वे पर काफी गुस्सा आता है। खैर जाओ उसे उसकी बियर लाकर दे देती है। वे अपना चश्मा ठीक करते हुए उसे शुक्रिया कहता है और फिर मुझसे कहता है, हे तुमने कहा था तुम्हारी बॉस काफी सुंदर है और उसके पैर भी काफी लंबे हैं और उसकी आवाज भी काफी मीठी है, आखिर तुम्हारी बॉस कहाँ पर है? मुझे भी उनसे मिलवाओ। मैं वैसे कहता हूँ, तुम्हारी किस्मत खराब है, आज बॉस यहाँ पर नहीं है। ये सुनते ही वे उदास हो जाता और कहता है, मेरी किस्मत ही खराब है। मैं वैसे पूछता हूँ, आखिर तुम यहाँ पर इतना लेट क्या कर रहे हो? तुम्हारी मॉम तुम्हें कुछ नहीं कहती क्या? तब वे मुझे बताता है, मेरी मॉम बिजनेस ट्रिप पर गई है और मेरे डैड आज रात अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हैं, और तुम्हें तो पता है कि आज वर्ल्ड कप है, तुम्हें तो पता ही कि मेरे डैड को सॉकर कितना पसंद है। मैं वैसे पूछता हूँ कि आज किसका मैच है? वे कहता है जर्मनी वर्सेस ब्राजील है। मेरे हिसाब से ब्राजील के जीतने के चांसेस ज्यादा है, इसीलिए मुझे मैच नहीं देखना। ये सुनते ही मैं तुरंत याद करने लग जाता हूँ कि 2014 में वर्ल्ड कप कौन जीता था। तभी मुझे एक ऐसी चीज याद आती जिससे मैं काफी ज्यादा खुश हो जाता हूँ और मैं अपने मन में कहता हूँ, आखिर मैं पैसे कमाने के इतने बड़े चांस को कैसे भूल सकता था। मैं वैसे कहता हूँ कि मुझे अपनी बाइक की चाबी दे। वे कहता आखिर तुम्हें मेरी बाइक क्यों चाहिए? मैं कहता हूँ मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, और वे की पॉकेट से चाबी लेकर यहाँ से निकल जाता हूँ। मैं उससे कहता हूँ, मैं बाद में तेरी गाड़ी तेरे घर पर पहुंचा दूंगा, और मैं उसकी बाइक लेकर काफी स्पीड से आगे बढ़ रहा होता हूँ।
मुझे असल में इस वर्ल्ड कप पर बेट लगाना था। मैं जल्दी से बेट लगाने के लिए वहाँ पर पहुंच जाता हूँ। मैं जाते ही उनसे कहता हूँ, क्या मैं अभी भी जर्मनी और ब्राजील वाले मैच पर बेट लगा सकता हूँ? वो अंकल कहते हैं, हाँ तुम लगा सकते हो। वो मुझे देख कर कहते हैं, ऐसा लग रहा है कि तुम पहली बार बेट लगा रहे हो। ज्यादातर लोगों ने आज ब्राजील पर बेट लगाई है। मेरी मानो तो तुम भी अपनी बेट ब्राजील पर लगाओ, क्योंकि जीतने के सबसे ज्यादा चांसेस ब्राजील के हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि मुझे जर्मनी पर बेट लगानी है। ये सुनकर वो हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि जर्मनी जीत जाएगी और 5 से ज्यादा स्कोर कर पाएगी? तुम बस अपने पैसे बर्बाद कर रहे हो। मैं उनसे कहता हूँ, मुझे पैसे बर्बाद करने दीजिए, आप बस मेरी बेट जर्मनी पर लगा दीजिए। वैसे कितने की बेट लगाने पर कितने मिलते हैं? अंकल बताते हैं, 1 युआन लगाने पर 150 मिलते हैं। ये सुनकर मैं अपने मन में सोचने लगता हूँ, इसमें पैसे तो काफी ज्यादा मिल रहे हैं, पर मेरे सारे पैसे अभी स्टॉक मार्केट में पड़े हुए हैं। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है सोचने का। मुझे अभी अभी जो सैलरी मिली होती है, मैं अपनी पूरी सैलरी को जर्मनी पर लगा देता हूँ। अंकल मुझे देखकर थोड़े हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, बच्चे इतने पैसे मत लगाओ, अगर जर्मनी हार गई तो तुम्हारे सारे पैसे चले जाएंगे। मैं मुस्कुराते हुए उनसे कहता हूँ, मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है, आप बस बेट लगा दीजिए। उसके बाद वो मेरी बेट लगा देते हैं और मुझे एक टोकन देते हैं। वो अभी भी कह रहे होते हैं कि ब्राजील के जीतने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, पर मैं उनकी बात पर ध्यान नहीं देता और यहाँ से चला जाता हूँ। अंकल अपने मन में सोच रहे होते हैं, आजकल के ये यंग लोग भी ना बिना सोचे समझे कुछ भी करते हैं। जर्मनी ब्राजील से जीत ही नहीं पाएगी। खैर मैं बाइक चलाते हुए अपने मन में सोच रहा होता हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं पैसे कमाने का इतना बढ़िया मौका इतनी आसानी से भूल गया था। जीतने पर मुझे ऑलमोस्ट 5 लाख युआन मिलेंगे। इतना भी मेरे लिए काफी है और ये पूरे 5 लाख मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दूंगा। उससे मेरा प्रॉफिट 10 गुना ज्यादा या फिर 100 गुना ज्यादा भी हो सकता है। खैर आगे जब मैं अपने बार में वापस जाता हूँ तो वे अभी भी वहीं पर बैठा होता है। मैं उसे उसकी गाड़ी की चाबी वापस कर देता हूँ। वो मुझसे पूछता है कि मैं कहाँ पर गया था, पर मैं उसे कुछ भी नहीं बताता और कहता हूँ ये एक सीक्रेट है। मैं जाओ से कहता हूँ, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने आज मेरा काम संभाला, मैं कल तुम्हारे बदले साफ सफाई करूंगा। जाओ कहती है, कोई बात नहीं, जल्दी करो और अपने दोस्त को लेकर घर जाओ। मैं उससे कहता हूँ, ठीक है कल मिलते हैं। ओए वे चल यहाँ से चलते हैं। घर पर आने के बाद मैं उस बेट के टोकन को देख रहा होता हूँ। मुझे पहले से ही पता है कि कल मैं जीतने वाला हूँ, इसीलिए मैं चुपचाप उस टोकन को एक किताब के अंदर रखकर चुपचाप सो जाता हूँ। मेरे 3300 कल तक 5 लाख बन जाएंगे। मैं कल के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ और ये कहकर मैं सो जाता हूँ। अगली सुबह मैं जल्दी उठ जाता हूँ और फोन को तुरंत चेक करता हूँ। वे मुझे मैसेज करके बताता है कि जर्मनी जीत गई। वे को यकीन नहीं हो रहा होता कि जर्मनी कैसे जीत गई। मैं तुरंत अपनी वही किताब उठाता हूँ और उसमें से अपने बेड के टोकन को निकाल लेता हूँ। मैं जल्दी से अपने बेड से उठा हूँ और जल्दी जल्दी फ्रेश हो जाता हूँ। उसके बाद जल्दी से ब्रेकफास्ट करता हूँ और फिर अपने जूते पहनकर घर से जाने लगता हूँ। मैं जाते जाते यूशिन से कहता हूँ, मुझे थोड़ा काम है इसलिए मैं सुबह में ही बाहर जा रहा हूँ, और हाँ तुम अपना ब्रेकफास्ट करना मत भूलना। ये कहकर मैं अपने घर से निकल जाता हूँ और तुरंत अपने बेड के पैसे लेने के लिए लॉटरी सेंटर में आ जाता हूँ। वहाँ पर मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स फिल करता हूँ और उसके बाद जाकर वो डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर देता हूँ। वो स्टाफ उन डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से चेक करती है और थोड़ी ही देर में मेरे फोन पर नोटिफिकेशन आ जाती है, मेरे बैंक में 5 लाख युआन क्रेडिट कर दिए गए। मैं वहाँ की स्टाफ को शुक्रिया बोलता हूँ और उसके बाद अपने घर वापस आ जाता हूँ यूशिन के लिए व्हाइट कट चिकन लेकर। जैसे ही वो ये देखती है वो अपना फोन तुरंत साइड रखती है और कहती है, शोएन भैया तुम तो अमीर हो गए हो। मैं यूशिन से कहता हूँ, मैंने तो बस चिकन ही खरीदा है, आखिर इसमें अमीर होने वाली क्या बात है? यूशिन कहती है, अरे आपके पास पैसे कब होते हैं? अगर आप अमीर नहीं होते तो आप ये कैसे खरीदते हैं? मैं उससे कहता हूँ, फालतू की बातें बंद करो और खाओ। मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। यूशिन अपने मन में कह रही होती है, भैया कुछ तो छुपा रहे हैं। मैं काफी ज्यादा खुश होता हूँ। मैं जल्दी से अपने सारे पैसों से स्टॉक्स खरीद लेता हूँ और सारे पैसों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देता हूँ। मैं काफी ज्यादा खुश होता हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चिंग चिंग कॉमिक्स पढ़ रही होती है। उसके बाद वो यूशिन को मैसेज करती है, यूशिन तुम क्या कर रही हो, क्या तुम घर पर अकेली हो? यूशिन कहती है, नहीं मेरा भाई भी साथ में है। चिंग चिंग पूछती है वो क्या कर रहा है। यूशिन तुरंत उसका फोटो खींच लेती है जब वो मुस्कुरा रहा होता है और उसे चिंग चिंग को भेज देती है और कहती है, मुझे नहीं पता बस फोन को देकर मुस्कुराए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि इसके पास थोड़े पैसे आ गए हैं। चिंग चिंग उसकी फोटो देखकर थोड़ा हंसी है। उसके बाद यूशिन उससे कहती है, मेरा भाई कॉलेज के लिए शंघाई जा रहा है, आप कौन से कॉलेज में जा रही हो? चिंग चिंग उसे बताती कि वो भी शंघाई जा रही है। ये सुनकर यूशिन काफी खुश हो जाती है और कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है, जब मैं भी शंघाई आऊंगी तब हम लोग फिर से साथ में कहीं घूमने जा सकते हैं। पर चिंग चिंग थोड़ी उदास लग रही होती है और कहती है, अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो मुझे नए लोगों से मिलने में काफी डर लगता है। इस पर यूशिन उससे कहती है, फिक्र मत करो, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे भाई से बोल देना, वो काफी ज्यादा अच्छा है। और वैसे मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ। चिंग चिंग कहती है, कौन सा सीक्रेट? यूशिन कहती है, मेरे भाई ने आपकी चैट को पिन कर रखा है। ये सुनकर चिंग चिंग ब्लश करने लगती है और कहती है, ये लड़का पागल है, पर अपने मन में काफी खुश होती है। खैर इसी के साथ कुछ दिन बाद यूशिन के जाने का टाइम हो जाता है। उसकी मॉम उसे लेने आ जाती है। यूशिन मेरा हाथ पकड़ कर कहती है, मेरी बात सुनो शोएन भैया, आपको चिंग चिंग को प्रोटेक्ट करना होगा कॉलेज में। मैं यूशिन के गाल पिंच करते हुए कहता हूँ, आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? खैर उसके बाद उसकी मॉम उसे लेकर जाने लगती है। उनके जाने के तुरंत बाद मेरी मॉम मुझसे पूछती है, आखिर ये चिंग चिंग कौन है जिसके बारे में यूशिन कह रही थी? मैं और मेरी मॉम वॉक करते हुए घर जा रहे होते हैं। मैं अपनी मॉम से कहता हूँ, चिंग चिंग बस मेरी दोस्त है। मेरी मॉम मुझसे कहती है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो मेनक्या होती है ना? मैं ये सुनकर हैरान हो जाता हूँ और कहता हूँ, वेट आपको मेरे और मेनक्याओं के बारे में पता था? मॉम कहती है, तुम मुझसे कुछ छुपा नहीं सकते, तुम उसके लिए हर एक दिन नाश्ता ले जाते थे और साथ ही में उसको डेली चॉकलेट्स भी देते थे। मैं मॉम से कहता हूँ, अरे मॉम पुरानी बातें भूल जाइए, अब मेरा और उसका कुछ भी नहीं चल रहा। ये सुनकर मेरी मॉम हंस पड़ती है और कहती है, क्या उसने तुम्हारा काट दिया? मैं कहता हूँ, नहीं नहीं मॉम ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मुझे पता चल गया कि वो मेरे लायक नहीं है, और आप फिक्र मत करिए मॉम, मैं आपके लिए एक अच्छी बहू ढूंढ कर लाऊंगा। खैर ऐसे ही मैं और मेरी मॉम बातें करते हुए घर की तरफ जा रहे होते हैं। हम देखते हैं चिंग चिंग अपने रूम में गिटार बजा रही होती है। तभी वो उठकर लैपटॉप की तरफ जाती है और जो सॉन्ग उसने यूट्यूब पर डाला था, जब वो जाकर चेक करती है तो वो सॉन्ग वायरल हो चुका होता है, जिसे देखकर वो काफी हैरान होती है। कमेंट्स में हर कोई सॉन्ग की तारीफ कर रहा होता है। तुम लोग भी मेरी वीडियोस की तारीफ कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। देखो मैं नहीं रोकूंगा तुम लोगों को तारीफ करने से, तुम लोग कर सकते हो, जाओ और अभी करो। चिंग चिंग तुरंत अपना फोन उठाकर शोएन को मैसेज
मैसेज करती है और उसे बताती कि हमारा सॉन्ग वायरल हो चुका है। शुएन भी थोड़ा हैरान होता है पर एक मुस्कुराहट के साथ कहता है ये तो काफी बढ़िया है। वो मुझे बताती कि हमारा सॉन्ग यूट्यूब पर 21 रैंक कर रहा है। मैं उसकी बात सुनकर थोड़ा हैरान होता हूँ और तुरंत जाकर चेक करता हूँ और हाँ वो सच कह रही होती है। मैं चिंचिंग से कहता हूँ तुम्हें तो अब सिंगर बन ही जाना चाहिए, पर वो थोड़ी निराश होकर कहती है सपने देखना बंद करो, मेरा कोई भी प्लान नहीं है एंटरटेनमेंट वर्ल्ड ज्वाइन करने का। खैर आगे मैं उससे बताता हूँ कि यूशिन ऑलरेडी अपने घर जा चुकी है। वो कहती है कि उसे पहले से पता है। ये सुनकर मैं कहता हूँ अगर यूशिन मेरे साथ नहीं है तो क्या तब भी तुम मुझे अपने घर बुलाओगी। ये सुनकर चिंचिंग एक पल के लिए थोड़ा सोचती है और फिर कहती है तुम कभी भी आ सकते हो। इस बार उसकी बात सुनकर मैं हैरान हो जाता हूँ। वो आगे मुझे बताती है कि उसकी मॉम अब उसके साथ रह रही है। मैं उसे बताता हूँ कि मेरे पास कुछ फ्री टाइम है तो मैं उसके घर आ सकता हूँ। वो हंसती है और कहती है बस अब बाद में बात करते हैं, मैं नहाने जा रही हूँ। चिंचिंग अपना टॉवल उठाती है। तभी शुएन का एक और मैसेज आता है अरे यार अब तो वीडियो कॉल करना बनता है। चिंचिंग गुस्सा हो जाती है और कहती है ठरकी कहीं का। अगली सुबह मैं अपना फोन देख रहा होता हूँ और स्टॉक मार्केट काफी अच्छी चल रही होती है। उसके बाद मैं उठकर तैयार हो जाता हूँ। आज मेरी जॉब का आखिरी दिन था। मैं अपनी जॉब के लिए निकल जाता हूँ। जाओ और मैं मिलकर पूरी मेहनत से अपना काम कर रहे होते हैं। मैं साथ में सिंगिंग भी कर रहा होता हूँ। उसके बाद रात में जब बार बंद हो जाता है बॉस मुझे अपने पास बुलाती है और मुझे पैसों वाला एक और रेड एनवलप देती है। मैं उनसे कहता हूँ ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं। बॉस कहती है इसे मेरी तरफ से गिफ्ट समझना, तुम कॉलेज जा रहे हो इसलिए मैंने तुम्हें ये दिया है, जाकर कुछ अच्छे अच्छे कपड़े खरीदो। पर फिर भी मैं अपनी बॉस से कहता हूँ पर ये पैसे सच में ज्यादा हैं। ये सुनकर जाओ कहती है आखिर तुम्हारे जैसे बेशरम इंसान को शर्म कब से आने लगी, चुपचाप रख लो। ये सुनकर मैं कहता हूँ जाओ तुम्हारी बातों से मुझे हर्ट हुआ है। ये सुनकर वो दोनों हंसने लगती हैं। उसके बाद हम सब मिलकर साथ में ड्रिंक्स करते हैं और साथ में खूब सारी बातें भी करते हैं। हमें बात करते हुए काफी टाइम हो जाता है। अब मेरे जाने का समय हो चुका था। मैं जाओ से कहता हूँ जाओ आ जाओ हक करते हैं। जाओ को हक करने के बाद मैं कहता हूँ अब मेरी फेवरेट बॉस की बारी है। उसके बाद मेरी बॉस भी आकर मेरे गले लग जाती है। मुझे बॉस को हक करता देख जाओ कहती है तुम्हें बस बहाना चाहिए था बॉस को हक करने का। मैं हंसते हुए कहता हूँ सच में यहाँ से दूर जाते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मेरी बॉस कहती है जल्दी करो और जाओ, इसे एक इमोशनल गुड बाय मत बनाओ। मैं उन दोनों को बाय बोलकर यहाँ से चला जाता हूँ। थोड़ी देर बाद जाओ भी चली जाती है। बॉस पूरे बार में अकेली होती है और अपने मन में कुछ सोचने लग जाती है। तभी से शिफ्ट होता है चिंचिंग के घर पर। चिंचिंग के फोन पर कॉल आ रहा होता है। जब उसकी मॉम फोन उठाकर देखती कि कॉल किसका है तो उन्हें पहले से ही पता होता है कि ये कॉल शुएन का होगा। तभी उन्हें पैरों की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वो फोन वापस से टेबल पर रख देती है और बुक पढ़ने का नाटक करने लगती है। तभी चिंचिंग यहाँ पर आ जाती है और अपना फोन उठाकर अपने रूम में चली जाती है। चिंचिंग शुएन से कहती है तुम मुझे मैसेज भी तो कर सकते थे तो कॉल क्यों करी। शुएन कहता है मेरा नेट इतना अच्छा चल नहीं रहा था, वैसे मेरी पार्ट टाइम जॉब खत्म हुई तो कैसा रहेगा अगर हम कल शाम मॉल चले तो। चिंचिंग कहती है पर क्यों। मैं उसे बताता हूँ मुझे एक सूटकेस खरीदना है और कॉलेज के लिए और भी बहुत सारी चीजें खरीदनी है। तुम भी तो शंघाई जा रही हो है ना, तो चलो कल साथ में चलकर सारा काम का सामान खरीद लेंगे। चिंचिंग भी साथ में जाने के लिए मान जाती है। मैं मुस्कुराते हुए उससे कहता हूँ ठीक है फिर कल शाम में मिलते हैं। उसके बाद वो कॉल कट कर देती है। चिंचिंग की मॉम उससे पूछती है इस टाइम पर तुम्हें कौन कॉल कर रहा था। चिंचिंग अपनी मॉम से कहती है शुएन का कॉल था और वो कल मेरे साथ शॉपिंग पर जाना चाहता है। चिंचिंग की मॉम उसे एक और चीज बताती है मुझे जल्दी एक बिजनेस ट्रिप पर निकलना होगा, मैंने तुम्हारे डैड को बोल दिया मेरी जगह वो तुम्हें शंघाई ले जाएंगे। पर चिंचिंग इस बात पर मना कर देती है। चिंचिंग की मॉम उसे समझाती है पर चिंचिंग मानने को तैयार ही नहीं होती। उसे अपने डैड के साथ नहीं जाना होता। वो अपनी मॉम से अपना हाथ छुड़ाकर अपने रूम में चली जाती है। उसकी मॉम उसके डैड को कॉल करती है और कहती है तुम्हारी बेटी तुम्हारे साथ शंघाई नहीं जाना चाहती। ये सुनकर उसके डैड कहते हैं अगर वो मेरे साथ नहीं जाएगी तो आखिर वो जाएगी कैसे। उसकी मॉम कहती है तुम्हारी बेटी बहुत जिद्दी है, मैं उसे समझा नहीं सकती। उसके डैड कहते हैं मैं आज तुम्हारे घर आकर खुद उससे बात करूंगा, तो मेरे लिए भी डिनर तैयार रखना। ये सुनकर उसकी मॉम कहती है हाँ तुम भी यहाँ पर आकर एक बार ट्राई कर लो। उसके बाद उसके डैड कॉल काट देते हैं। खैर अगले दिन मैं कैब करके चिंचिंग के घर पर आ जाता हूँ पर उसका सिक्योरिटी गार्ड मुझे अंदर जाने नहीं दे रहा होता, इसीलिए मैं उसे कॉल करके बाहर बुला लेता हूँ। वो जल्दी से मुझे लेने भी आ जाती है। मेरे साथ चलते हुए चिंचिंग मुझसे कहती है मैं तुम्हें पहले याद दिला देती हूँ कि मेरी मॉम आज घर पर है। ये सुनकर मैं कहता हूँ तो क्या हुआ, मुझे डर नहीं लगता, वैसे भी कौन सा तुम्हारी मॉम मुझे झाड़ू लेकर बाहर भगा देंगी। चिंचिंग मेरी बात सुनकर हंसने लगती है। जैसे ही हम लोग घर के करीब पहुंचते हैं मैं देखता हूँ कि डोर पर चिंचिंग की मॉम खड़ी है। वो काफी अच्छे से मेरा स्वागत करती है और मुझे अंदर आने के लिए कहती है। मैं घर के अंदर आते ही उन्हें ग्रीट करता हूँ। उसके बाद वो किचन में जाकर मुझसे पूछती है तुम पानी पियोगे या फिर कोई कोल्ड ड्रिंक। मैं उनसे कहता हूँ कि मुझे कुछ भी चलेगा, पर चिंचिंग हमारी बात बीच में ही काट देती है और कहती है मॉम इसे कुछ भी नहीं चाहिए, हम अभी ही जा रहे हैं। चिंचिंग की मॉम कहती है ठीक है फिर मैं आंट मॉम को बुला लेती हूँ, वो तुम लोगों को ले जाएंगी। ये सुनकर मैं उनसे कहता हूँ आंटी अगर आपको मुझ पर भरोसा हो तो मुझे ड्राइव करना आता है, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है। ये सुनकर चिंचिंग की मॉम कहती है पर तुमने तो अपने पूरे समर हॉलीडेज काम करने में बिता दिया था, तो तुम्हें ड्राइविंग लाइसेंस कब मिला। ये सुनकर मैं उनसे कहता हूँ मैं शाम में काम करता था, सुबह मेरे पास फ्री टाइम रहता था। ये सुनकर चिंचिंग के मॉम के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आती है और वो अपने मन में कहती है ये लड़का तो सच में काफी मेहनती है। खैर चिंचिंग गाड़ी की चाबी शोन को दे देती है। मैं आंटी से कहता हूँ आप फिक्र मत करिए, मैं आपकी बेटी का अच्छे से ध्यान रखूंगा। उसकी मॉम मुझसे कहती है मुझे तुम पर भरोसा है और हाँ चिंचिंग को 6 बजे से पहले घर ले आना, आज उसके डैड भी आ रहे हैं इसलिए हम साथ में डिनर करेंगे। मैं कहता हूँ कोई भी दिक्कत की बात नहीं है आंटी, मैं समय से पहले उसे ले आऊंगा। ये कहकर मैं चिंचिंग को लेकर निकल जाता हूँ। गाड़ी चलाते हुए मैं चिंचिंग से कहता हूँ तुमने नोटिस किया क्या तुम्हारी मॉम का बर्ताव मेरे साथ अच्छा हो गया है। चिंचिंग कहती है तो क्या हो गया, और गाड़ी अच्छे से चलाओ तुम समझे। मैं उससे कहता हूँ फिक्र मत करो मैं प्रो हूँ, और ये कहते ही मैं गाड़ी की स्पीड और बढ़ा देता हूँ। हम लोग मॉल पहुंच जाते हैं और कई सारे स्टोर्स को चेकआउट करने लगते हैं। हम बहुत सारी शॉप्स पर जाते हैं, अलग अलग चीजें देखते हैं और अलग अलग चीजें खरीदते हैं। उसके बाद हम लोग एक सुपर मार्ट में आकर और भी बहुत सारी चीजें खरीदते हैं। मैं चिंचिंग से कहता हूँ आज मैं तुम्हें अपने पास से डिनर करवाता हूँ, पर आज तुम अपनी फैमिली के साथ डिनर करने वाली हो। हम लोग
गाड़ी में सामान रख रहे होते हैं। चिंग चिंग मुझसे कहती है, तुम सच में मुझे डिनर करवाने वाले थे? मुझे भरोसा नहीं हो रहा। मैं उससे कहता हूँ, मेरे ऊपर शक मत करो, मैंने पिछले कुछ महीनों में अच्छे खासे पैसे कमाए हैं, मैं अब गरीब नहीं रहा। ये सुनकर चिंग चिंग कहती है, कोई ना, डिनर को रहने देते हैं, सामने स्टारबक्स है, चलो तुम्हारी तरफ से कॉफी। मैं उसे कहता हूँ, ठीक है चलो। दूसरी तरफ चिंग चिंग के डैड घर पहुंच जाते हैं। वो पूछते हैं चिंग चिंग कहाँ पर है। उसकी मॉम बताती है वो शोएन के साथ बाहर गई हुई है। ये सुनकर उसके डैड को काफी गुस्सा आता है और वो कहते हैं, और तुमने उसे उसके साथ जाने दिया? उसकी मॉम कहती है, क्यों, तुम्हें कोई दिक्कत है? डैड कहते हैं, मुझे लगता है कि तुम पागल हो चुकी हो, अगर यही सब चलता रहा तो बात बहुत आगे तक पहुंच जाएगी। उसकी मॉम बुक रहते हुए कहती है, जब तक मेरी बेटी खुश है तब तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तभी उसके डैड को बाहर से कार का साउंड आता है। वो दोनों घर से बाहर आकर देखते हैं तो शोएन चिंग चिंग के साथ वापस आ चुका होता है। शोएन उसके लिए डोर ओपन करता है और गाड़ी से सामान निकालते हुए चिंग चिंग से कहता है, जब मैं बहुत ज्यादा अमीर बन जाऊंगा तो तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजें खरीदूंगा। ये सुनकर चिंग चिंग मुस्कुराती है, पर तभी चिंग चिंग की नजर अपने डैड पर पड़ती है जो कि काफी गुस्से में होते हैं। उन्हें देखकर चिंग चिंग का मूड खराब हो जाता है। शोएन भी उन्हें देख लेता है। चिंग चिंग की मॉम कहती है, तुम लोग तो काफी जल्दी आ गए। मैं उसकी मॉम से कहता हूँ, हमें लगा अगर रास्ते में ट्रैफिक मिल गया तो हम लेट हो जाएंगे, इसीलिए हम जल्दी आ गए। जैसा मैंने कहा था, मैं चिंग चिंग को 6 बजे से पहले ले आऊंगा और अब मेरे जाने का टाइम हो गया है। वो चिंग चिंग को उसका सामान पकड़ाते हुए कहता है, बाद में फोन पर बात करते हैं। पर तभी उसकी मॉम कहती है, शोएन अभी काफी लेट हो चुका है, तुम भी हमारे साथ डिनर क्यों नहीं करते? ये सुनकर तीनों हैरान हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं डिनर के टाइम पर चिंग चिंग एक बाउल में राइस निकाल रही होती है। ये देखकर उसके डैड कहते हैं, मेरा पेट भर गया है, मैं और नहीं खा सका। पर चिंग चिंग कहती है, तो मैं ये चावल आपके लिए थोड़ी निकाल रही हूँ, और वो चावल का बॉल चिंग चिंग जाकर शोएन को देती है। ये देखकर उसके डैड और भी गुस्सा हो जाते हैं। उसकी मॉम कहती है, शोएन तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है, इसे अपना ही घर समझो। मैं ये सुनकर आंटी को थैंक्स बोलता हूँ और खाना शुरू करता हूँ। जब हम सब खाना खा रहे होते हैं तब चिंग चिंग के फादर भी हमारे पास आकर बैठ जाते हैं। वो चिंग चिंग से कहते हैं, तुम्हारी मॉम और मैंने आपस में बात कर लिया, तुम्हें शंघाई मैं लेकर जाऊंगा, अगर तुम्हें वहाँ का डॉम पसंद नहीं आता तो मैं तुम्हारे लिए वहाँ पर कोई फ्लैट खरीद दूंगा। चिंग चिंग कहती है, कोई जरूरत नहीं है, मैं वहाँ खुद चली जाऊंगी, अगर आप दोनों बिजी हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं इन सब की बातें तो सुनता हूँ पर मैं इस फैमिली मैटर में कुछ भी नहीं बोलता। उसके डैड कहते हैं, जब मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं जाना चाहती? तभी मैं उनकी बात काट कर बीच में चिंग चिंग से बोलता हूँ, मैं भी तो शंघाई जा रहा हूँ तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलती? इस पर चिंग चिंग तुरंत एग्री कर जाती है। ये सुनकर उसके डैड पूरी तरह से पागल हो जाते हैं। मैं आगे कहता हूँ, मैं 28 तारीख को शंघाई जाने वाला था पर मैं 27 को भी जा सकता हूँ। मेरा बेस्ट फ्रेंड भी हमारे साथ शंघाई जा रहा है, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो तो मैं चिंग चिंग को भी अपने साथ ले जा सकता हूँ। उसकी मॉम ये सुनकर कहती है, क्या तुम अकेले जा रहे हो, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे? मैं उनसे कहता हूँ, हमें बस रजिस्ट्रेशन ही तो करवाना है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। उसकी मॉम सोच में पड़ जाती है। मैं उनसे आगे कहता हूँ, आंटी आप फिक्र मत करिए, पहले मैं चिंग चिंग को उसके कॉलेज ड्रॉप कर दूंगा और जैसे ही वो सेटल हो जाएगी उसके बाद मैं अपना काम देखूंगा। ये सुनकर चिंग चिंग के फादर अपना खाना छोड़ देते हैं और कहते हैं कि उनका पेट भर गया है। वो काफी ज्यादा नाराज हो चुके होते हैं। वो चुपचाप जाकर सोफे पर पेपर पढ़ने की एक्टिंग करने लगते हैं। ये सब देखकर मैं थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता हूँ। मैं आंटी से कहता हूँ, मुझे अब काफी देर हो चुकी है, अगर मैंने और देर करी तो मेरे पेरेंट्स को मेरी चिंता होने लगेगी। ये सुनकर उसकी मॉम कहती है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। मैं उनसे कहता भी हूँ कि इसकी कोई जरूरत नहीं है आंटी, पर फिर वो कहती कि उन्हें मुझसे कुछ बात करनी है, इसीलिए मैं मान जाता हूँ। जाते जाते मैं चिंग चिंग से कहता हूँ, मैसेज पर बात करते हैं। जब मैं यहाँ से चला जाता हूँ तब उसके डैड उससे पूछते हैं, चिंग चिंग तुम ये सब क्यों कर रही हो? क्या तुम मुझे नीचा दिखाना चाहती हो या फिर तुम सच में उस शोयान को पसंद करती हो? चिंग चिंग उनकी बात को इग्नोर कर देती है। बाहर उसकी मॉम मुझसे कहती है, कार को तुम ड्राइव क्यों नहीं करते? मैं उनसे कहता हूँ, हाँ क्यों नहीं, मेरी ड्राइविंग काफी अच्छी है। उसके बाद मैं कार के अंदर बैठ जाता हूँ और उसे ड्राइव करने लगता हूँ। चिंग चिंग की मॉम मुझसे काफी सारी बातें करती है। फिर आगे वो मुझसे पूछ ही लेती है, तुम और चिंग चिंग कितना आगे तक गए हो अभी तक? मैं उनसे साफ कह देता हूँ, चिंग चिंग और मैं बस दोस्त हैं। उसकी मॉम आगे कहती है, फिर आगे का तुम्हारा क्या प्लान है? मैं थोड़ा सीरियस होकर कहता हूँ, आंटी मुझे पता है कि आपका क्या मतलब है, पर मैं सच कहना चाहता हूँ, शायद से फ्यूचर में मैं और आपकी बेटी कपल बन सकते हैं। ये सुनते उसकी मॉम कहती है, तुम तो सच में काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। मैं उनसे कहता हूँ, अगर मैं कुछ और कहता हूँ तो आप वैसे भी मेरा यकीन नहीं करती। उसकी मॉम आगे कहती है, चिंग चिंग के कभी ज्यादा दोस्त नहीं रहे पर फिर तुम उसकी लाइफ में है। मैं समझ जाता हूँ कि वो क्या कहना चाहती थी। मैं उनसे कहता हूँ, आप मेरे मोटिव को जानना चाहती हैं कि मैं आपकी बेटी के आसपास क्यों रहता हूँ? आंटी मैं बस आपसे इतना कहना चाहूंगा, परेशान मत होइए, मैं अपना वादा पूरा करूंगा। अगर मैं शंघाई चला भी जाता हूँ तब भी मैं अपनी बात पर टिका रहूंगा। जब तक हम दोनों की एज नहीं हो जाती तब तक मैं कुछ भी नहीं करूंगा। आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। ये सुनकर उसकी मॉम के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो अपने मन में कहती है, शायद से मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही थी। खैर आगे मैं उनसे कहता हूँ, आज तक मैंने कभी अपनी लाइफ में इनसिक्योर फील नहीं करा था जब तक मैंने आपका घर नहीं देखा था। जब मैंने पहली बार आपका घर देखा मुझे मेरे और आपकी बेटी के बीच गैप नजर आ गया था, पर अभी मेरी उम्र इतनी ज्यादा नहीं है, इसीलिए मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। जब तक मैं उसके लिए बेहतर नहीं बन जाता तब तक हम सिर्फ दोस्त रहेंगे। क्या अब आपको थोड़ी तसल्ली मिली? ये सब सुनकर उसकी मॉम कहती है, शोयान जब वो दिन आएगा तब सबसे पहले मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। ये सुनकर मैं उनसे कहता हूँ, शायद से वो दिन जल्दी ही आएगा। खैर उसके बाद हमारी काफी लंबी बातचीत चलती है। चिंग चिंग की मॉम को समझ आ जाता है कि शोयान से बेटर लड़का चिंग चिंग के लिए नहीं हो सकता। आगे मैं अपने घर पर आ जाता हूँ और मैं चिंग चिंग को मैसेज करता हूँ कि वो मुझे अपना आईडी नंबर भेज दे ताकि मैं हमारी टिकट्स बुक कर सकूँ। चिंग चिंग मुझे अपना आईडी नंबर भेज देती है। उसके बाद वो मुझसे पूछती है कि उसकी मॉम से मेरी क्या बात हुई थी। मैं उससे कहता हूँ, ज्यादा कुछ नहीं, उन्होंने बस मुझसे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए बोला था। आगे हम लोग सारी प्लानिंग कर लेते हैं और सुबह के 8:30 बजे मिलने का प्लान करते हैं। उसके बाद मैं मिलने का टाइम वे को बताने चला जाता हूँ। वे अपने घर पर गेम खेल रहा होता है। मैं उसे कॉल करके कहता हूँ, वे प्लान चेंज हो चुका है, हम 27 तारीख को शंघाई के लिए निकल रहे हैं, मेरी गर्लफ्रेंड भी हमारे साथ चल रही है। ये सुनकर वे कहता है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड? मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैं उससे कहता हूँ, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं अचमानवा पढ़ना बंद कर दूंगा हमेशा के लिए। ये सुनते ही
वे को मुझ पर यकीन हो जाता है। उसके बाद मैं उसका भी आईडी नंबर मांग लेता हूँ टिकट्स खरीदने के लिए और उसे मिलने की टाइमिंग बता देता हूँ। उसके बाद मैं फोन कट कर देता हूँ। शंघाई जाने से एक दिन पहले मैं अपने दोनों साइड्स के ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाता हूँ। मुझे दो रेड एनवलप भी मिलते हैं जिसमें अच्छे खासे पैसे रखे होते हैं। जब हम लोग गाड़ी में बैठकर घर के लिए निकल रहे होते हैं तब मेरी मॉम मुझसे कहती है, जब तुम पैसे कमाने लग जाओ तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स की हमेशा इज्जत करना। मैं उनसे कहता हूँ, हाँ क्यों नहीं मॉम। ये सुनकर वो खुश होती है। उसके बाद हम लोग घर वापस आ जाते हैं। रात में मैं अपना सारा सामान पैक कर रहा होता हूँ। मेरी मॉम मुझसे कहती है, सब फिर से चेक कर लेना कि तुमने सारा सामान रखा है कि नहीं, और अगर तुम चाहो तो डैड तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने के लिए जा सकते हैं। मैं उनसे कहता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने कार बुक कर लिया। मेरी मॉम आगे मुझसे कहती है, हर दिन अपने कपड़े बदलना मत भूलना और उन्हें उतारने के बाद उन्हें अच्छे से धोना। वो मुझसे ऐसे ही और भी काफी सारी बातें कहती हैं। मैं उनसे कहता हूँ, मैं सब समझ गया। वो मुझसे कहती हैं, जब तुम वहाँ पहुंच जाना तो तुरंत मुझे मैसेज करना। आगे वो कहती हैं, अगर तुम्हें कभी भी पैसों की जरूरत हो तो मुझसे मांग लेना, समझे। मैं उनसे कहता हूँ, मैं समझ गया। वो आगे और भी कुछ कहने जा रही होती हैं पर मैं उन्हें बीच में रोककर कह देता हूँ, मॉम अब बस भी करिए, मैं सब समझ गया। अगर आप मुझे पूरी रात समझाएंगी तो मैं सो नहीं पाऊंगा। आप ज्यादा चिंता मत करिए, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। उसकी मॉम कहती है, हाँ कुछ ज्यादा ही बड़े हो गए अब तुम, जो मॉम को चुप रहने के लिए बोल रहे हो। मैं अपनी मॉम को हाँ करते हुए कहता हूँ, अरे मॉम अब वापस से सास बहू वाला ड्रामा मत शुरू कर दीजिएगा, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। आप अपने कमरे में जाइए और जाकर सो जाइए। अगली सुबह मैं सोकर उठता हूँ। मैंने बस अपना नाश्ता फिनिश ही करा था तभी दरवाजे पर घंटी बजती है। मैं जाकर देखता हूँ तो ये वे होता है। वो मुझसे कहता है, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए, आखिर हम कब जाने वाले हैं। मैं उससे कहता हूँ, पहले अंदर आ जाओ। मेरे मॉम डैड भी आकर वे से मिलते हैं। वे उन दोनों को अच्छे से ग्रीट करता है। मैं अपने पेरेंट्स से कहता हूँ, अब आप दोनों अपने काम पर जा सकते हैं, मैं जब जा रहा हूँ तब घर अच्छे से बंद कर लूंगा। ये सुनकर उसकी मॉम कहती है, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें ड्रॉप करने के लिए तुम्हारे साथ चल सकते हैं। पर उसके डैड कहते हैं, चलो भी अब वो 18 साल का हो चुका है, वो कोई बच्चा नहीं रहा, इसके बारे में इतनी चिंता मत करो। आगे मेरी मॉम कहती है, ठीक है मैं समझ गई, बस अपना कोई सामान मत भूलना। मैं उनसे कहता हूँ, हाँ मैं समझ गया मॉम। उसके बाद मेरे पेरेंट्स अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। वे मुझसे कहते हैं, आखिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड कब तक आएगी। मैं उससे कहता हूँ, पहले तुम आराम से बैठ जाओ, वो भी जल्दी ही आ जाएगी। मैं जल्दी से कपड़े बदल कर आता हूँ। वे सोफे पर बैठ जाता है और अपने मन में सोचने लगता है, आखिर इसकी गर्लफ्रेंड होगी कौन, क्या वो हमारे स्कूल से होगी। अगर वो हमारे स्कूल से है तो मैं उसे जानता हूँ। कुछ ही देर में मैं कपड़े बदल कर आ जाता हूँ और वे से चलने के लिए कहता हूँ। हम लोग अपना सामान लेकर मेरे घर से निकल जाते हैं और अपार्टमेंट के बाहर वाले गेट के पास आकर खड़े हो जाते हैं। वे कहता है, हमारी कार कहाँ पर है जो तुमने बुक करी थी। मैं उससे कहता हूँ, वो देखो वो खड़ी हमारी कार। उस कार को देखकर वे पूरा हैरान हो जाता है और कहता है, अरे ये तो बहुत महंगी कार है। मैं उससे कहता हूँ, बातें करना बंद करो और जल्दी से आगे चलो। हम लोग जाकर उस कार में बैठ जाते हैं। वो कार किसी और की नहीं बल्कि चिंग चिंग की होती है। चिंग चिंग पहले से ही कार में बैठी होती है। मैं उसे वे से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। वे भी उसे हेलो बोलता है और उसके कुछ देर बाद अपने मन में सोचने लगता है, आखिर ये श्वेन की किस्मत कितनी बढ़िया है, इसको कितनी प्यारी गर्लफ्रेंड मिल गई। वे कार में बैठे बैठे श्वेन को मैसेज करता है, आखिर ये इतनी प्यारी लड़की तेरे जैसे बंदर से क्यों सेट है, आखिर मुझसे गलती हो कहाँ रही है। मैं वैसे कहता हूँ, अपने काम पर ध्यान दे। खैर आगे मैं चिंग चिंग से कहता हूँ, मैंने सब कुछ पहले से प्लान कर रखा है, हम शंघाई बहुत ही जल्दी पहुंच जाएंगे। खैर थोड़ी देर बाद हम स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। स्टेशन की एंट्रेंस हमारे सामने होती है। कार से उतरने के बाद जब वे चिंग चिंग को देखता है तो वो अपने मन में कहता है, जब ये कार में बैठी थी तब मैंने नोटिस नहीं करा, पर ये लड़की तो काफी लंबी भी है, ये खूबसूरत है, लंबी है और हर एक चीज में अच्छी है। ये श्वेन जैसे लंगूर को इस जैसा अंगूर मिला कैसे है। खैर आगे मैं चिंग चिंग से कहता हूँ, तुम्हारा बड़ा वाला बैग मैं पकड़ लेता हूँ। चिंग चिंग कहती है ठीक है। फिर मैं उन दोनों को स्टेशन के एंट्रेंस तक का रास्ता दिखाता हूँ। हम लोग स्टेशन के अंदर पहुंच जाते हैं। मैं उन दोनों से उनकी आईडी मांगता हूँ और कहता हूँ कि मैं टिकट लेकर आ रहा हूँ, तब तक तुम दोनों बैग्स का ध्यान रखना। मैं उन दोनों की आईडी लेकर टिकट लेने के लिए चला जाता हूँ और जल्दी से टिकट ले भी लेता हूँ। मैं उन दोनों से जाकर कहता हूँ, मैंने टिकट्स ले लिए हैं, चलो चलते हैं। मैं उसके बाद उन दोनों को उनकी सीट्स बताता हूँ। वे तुम लेफ्ट में बैठोगे, मैं मिडिल में बैठूंगा और चिंग चिंग मेरे राइट में। वे कहता है, तुम मुझे सबसे बेकार सीट दे रहे हो। मैं उससे कहता हूँ, अरे कोई बात नहीं यार, थोड़ी देर की तो बात है। वे कहता है, ठीक है कोई ना। कुछ ही देर में हमारी ट्रेन आ जाती है। मैं ट्रेन के अंदर जाकर अपना सामान रख देता हूँ और उसके बाद अपनी सीट पर आकर बैठ जाता हूँ। मैं अपना फोन निकाल कर अपने पेरेंट्स को मैसेज कर देता हूँ कि मैं ट्रेन में बैठ गया हूँ। मैं बाकी दोनों से भी कहता हूँ कि वो लोग भी यही करें। वे भी अपने पेरेंट्स को मैसेज कर देता है। मैं अपने डैड को मैसेज करके बता देता हूँ कि मैं ट्रेन में हूँ। वो कहते हैं कि वो समझ गए। मैं उनसे आगे मैसेज में कहता हूँ, आप हमेशा घर पे खांसते रहते थे पर अब मैं घर पे नहीं होऊंगा, तो अब से अपना ध्यान रखिएगा और स्मोक थोड़ा कम करिएगा। फोन के दूसरे साइड से अपने बेटे की ऐसी बातें सुनकर उसके डैड काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और वो कह रहे होते हैं, मेरा बेटा तो सच में बड़ा हो चुका है, उसे अपने डैड की हेल्थ की चिंता है। मुझे तुम्हारे मुंह से ये सुनकर काफी अच्छा लगा। वैसे मैंने आपकी सिगरेट्स के सारे डिब्बे उठाकर डस्टबिन में फेंक दिया ताकि आप उन्हें पी ना सके। ये सुनते उसके डैड का चेहरा पत्थर का बन जाता है और वो टूट भी जाते हैं। मेरे डैड मुझे तुरंत कॉल लगाते हैं पर मैं उनकी कॉल अब नहीं उठाता। वे मुझसे कहता है, अंकल तुम्हें कॉल कर रहे हैं, तुम उनकी कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो। मैं उससे कहता हूँ, फिक्र मत करो, मैंने ऑलरेडी उन्हें मैसेज कर दिया है। उसके बाद मैं चिंचिंग से कहता हूँ, टाइम वेस्ट करना बंद करो चिंचिंग, तुम भी अपने पेरेंट्स को बता दो। पर वो मुझसे कहती है कि उसे नहीं बताना। मैं उसका फोन उठाता हूँ और कहता हूँ, तो तुम्हारी जगह मैं बता दे रहा हूँ, हम एक फोटो खींचकर उन्हें भेज देते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि तुम सेफ हो। मैं फोटो खींचने के लिए कैमरा खोलता हूँ पर चिंचिंग अपना फेस छुपाने लगती है। वो बार बार फोटो के लिए मना करे जा रही थी, इसीलिए मैं उससे कहता हूँ, अगर तुम मेरे साथ फोटो नहीं खिंचवाओगी तो मैं खड़ा होकर खूब जोर से बोलूंगा कि चिंचिंग मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर चिंचिंग गुस्सा हो जाती है और वो कहती है, एक बार ये करके तो देखो, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। खैर मैं दोबारा से कैमरा खोलकर एक फोटो खींच लेता हूँ। इस बार वो अपना फेस कवर नहीं करती। मैं वो फोटो उसकी मॉम को भेज देता हूँ और उन्हें ये भी बता देता हूँ कि हम लोग ट्रेन पर बैठ चुके हैं। आगे मैं उनसे कहता हूँ, जैसे ही हम लोग ट्रेन से उतर जाएंगे मैं आपको दोबारा मैसेज करूंगा। उसकी मॉम मुझे थैंक यू बोलती है। आगे वो उसके डैड को कॉल करके कहती है, तुम्हारी बेटी ट्रेन में बैठ चुकी है, इसीलिए मुझे बार बार मैसेज करना बंद करो। ट्रेन में बैठकर वे बाहर के नजारे देख रहा होता है। जैसे ही वो मुझे फोन चलाते हुए देखता है वो
मुझसे पूछता है, हे तुम क्या कर रहे हो? मैं उससे कहता हूँ, मैं स्टॉक मार्केट की न्यूज चेक कर रहा था। ये सब चीजें तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेंगी। ये सुनकर वे कहता है, तुम्हारे थोड़े से नंबर क्या ज्यादा आ गए मुझसे, तुम तो खुद को समझदार समझने लगे। अच्छा वो सब छोड़ो, मुझे बताओ कि तुम चिंग चिंग से कैसे मिले? मैं उससे कहता हूँ, ये एक लंबी कहानी है। तुम्हें हमारा वो क्लास रियूनियन याद है? वे कहते हैं, हाँ तुम उस दिन जल्दी चले गए थे, तुमने बहुत ज्यादा पी ली थी, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। उसके बाद मैं वे को बताता हूँ, जैसे ही मैं वहाँ से बाहर निकला था मैं घर नहीं गया था, मैं बस अपना मूड फ्रेश करना चाहता था। मैं साइड वॉक पर चल रहा था, तब मुझे किसी के गिटार बजाने की आवाज आई। वो म्यूजिक मुझे काफी बढ़िया लग रहा था, पर तभी वे मेरी स्टोरी के बीच में आकर कहता है, अरे यार सीधा पॉइंट पर आना। मैं आगे कहता हूँ, वो म्यूजिक का साउंड जहाँ से आ रहा था मैं उस तरफ जाने लगता हूँ। तब मैं एक लड़की को बेंच पर बैठे गिटार बजाते हुए देखता हूँ। मैं बस एक पेड़ के किनारे खड़ा रहा और उसे सुनता रहा। मैंने काफी ज्यादा पी ली थी। जो लड़की गिटार बजा रही थी मुझे उसका चेहरा भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, पर थोड़ी फ्रेश एयर मिलने के बाद मुझे थोड़ा अच्छा लगने लगा। और जब मैंने उस लड़की को दोबारा देखा तो मुझे पता चला वो सच में बहुत सुंदर है, पर मैं सीधे जाकर उससे बात नहीं कर सकता था। पर फिर अचानक से मुझे वॉमिट होने लगी। तब उस लड़की ने मुझे टिश्यू दिया। शायद से मुझे देखकर वो सोच रही होगी कि ये लड़का कितना हैंडसम है, इसीलिए उस लड़की ने आकर मुझसे मेरी वीचैट की आईडी मांग ली। ये सुनने के बाद वे कहता है, इतनी प्यारी लड़की ने सामने से तुमसे तुम्हारी आईडी मांगी, मेरे माथे पर सी लिखा हुआ है क्या? झूठ बोलना बंद करो। ये सुनकर मैं कहता हूँ, तुम्हें यकीन करना या नहीं करना वो तुम पर है। ये सुनकर वे कहता है, अगर मैंने तुम्हारा यकीन करा तो मैं सच में कोई पागल हूँगा। मैं वैसे कहता हूँ, वैसे चिंग चिंग की और भी काफी ज्यादा प्यारी प्यारी दोस्त हैं, अगर तुम चाहो तो मैं उन्हें तुमसे इंट्रोड्यूस करवा सकता हूँ। ये सुनते ही वे खुश हो जाता और कहता है, अरे क्यों नहीं यार मेरे भाई, तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। वैसे थोड़ी देर इंतजार करो, मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। ये कहकर वे यहाँ से चला जाता है। तभी चिंग चिंग मेरी टी शर्ट पकड़ लेती है। मैं कहता हूँ, आखिर तुम ये क्या कर रही हो? चिंग चिंग मुझसे कहती है, जब मैं सो रही थी तब तुम वैसे क्या बातें कर रहे थे? वैसे मैं सो नहीं रही थी, बस नाटक कर रही थी, तो मैंने सब कुछ सुन लिया। अगर तुमने दोबारा झूठ बोला तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। ये सुनकर मैं कहता हूँ, मैंने तो बस वे को सच बताया और क्या। ये सुनकर चिंग चिंग कहती है, जो तुमने उसको बताया उसमें से क्या सच था? ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। जितने भी पार्ट्स अभी तक इसके आए थे मैंने सबको एक्सप्लेन कर दिया है, और अगर फ्यूचर में इसके और पार्ट्स आते हैं तो मैं उन्हें भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहीं पर ये वीडियो खत्म हो जाती है। लेकिन एक सेकंड रुको, अभी मत जाना। याद रखना, अगर ये महीना एंड होने से पहले मेरे 100 के कंप्लीट हो गए तो मैं दूसरे क्रिएटर्स की इनकम्प्लीट मानवा सीरीज भी इसी चैनल पर कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा। कमेंट में जरूर बताना सबसे पहले कौन सी सीरीज चाहिए। पर हाँ, दूसरों की वीडियो में तभी कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा जब तुम लोग मेरे 100 के करवा दोगे। इसीलिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली कंप्लीट एक्सप्लेनेशन वीडियो में।